वेलकम बैक गाइस, न्यू वीडियो इज आउट। और ये वाली जो वीडियो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 3 आवर प्लस की बनी है। आई नो मैंने पोस्ट में कहा था कि 3 आवर 30 मिनट्स की बनेगी, बट वो तो मेरा एक क्या कहते हैं उसे अंदाज़ा था, लेकिन उतना हो नहीं पाया। और आई थिंक 3 आवर्स बी इज़ प्रिटी गुड, मतलब काफ़ी बड़ा वीडियो है, तो तुम लोग एंजॉय ज़रूर करोगे। और इस वीडियो में मैंने पूरे ना 30 चैप्टर्स कवर करे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब देखो, संडे को ही मैंने वीडियो डाली थी और मंडे ट्यूसडे 2 दिन गए, यानी मैंने एक दिन में ना 15 चैप्टर किए, जो कि बहुत मेहनत लगी। तुम्हें समझ आ रहा होगा इस बात को। बाकी या 15 होके 30 हो गए, और 2 दिन बाद मतलब तुम्हें वेडनेसडे को आ गई, जो कि काफ़ी सही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे को ये करूँ या संडे को करूँ, तो उस पर भी है ना मैं पोल करूँगा, तो उस पर तुम अपना जवाब दे सकते हो। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने ना सुपर थैंक्स दिया था, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था। तो @शोएब अहमद UCXCL भाई को दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स। शोएब अहमद भाई ने ना काफ़ी बात दिया है। और @Pawan-001-00 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स। एंड @आदित्य त्रिपाठी 8009 भाई को तो दिल से बहुत बड़ा सुपर थैंक्स फॉर 1K का सुपर थैंक्स दिया है भाई ने, जो कि इस चैनल पे पहला था, मतलब पहला 1K है। तो या रियली बिग शाउट आउट टू @आदित्य त्रिपाठी 8009, @रवि कुमार RY1CP भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड @आकाश चौधरी 3327 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। @अभिषेक यादव YUC6CH भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड ऑल द सपोर्ट। एंड आकाश सिंह T7B60 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। और मेडिटिव माइंड पॉजिटिव वाइब 4132 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड ऑल द सपोर्ट। और आई नो मेंबर्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो अगर तुम भी मेंबर नहीं हो तो ज्वाइन करके देखना। तो मैं उनका भी नाम ले लेता हूँ। @ओम प्रकाश मौर्य भाई, और @विंक्स, @नाइट राइडर्स, शाहरुख खान, आई मीन @शाहरुख खान, और दमीन वर्मा और उर्दू में कुछ तो लिखा है भाई, मैं इस नाम को पढ़ भी नहीं सकता। किसी दिन टाइम मिला तो इसका ये करूंगा मैं, मतलब अभी सर्च करने का टाइम नहीं है, मुझे अभी वीडियो अपडेट करनी है, तो अगले वीडियो में नाम लूंगा जो भी होगा देख के। तो या थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। और बाकी कुछ नहीं, वीडियो देखो, मैंने काफ़ी इमेजेस क्वालिटी इंप्रूव की है और काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। ऐसे ही मैं इंप्रूव करता जाऊंगा। आई होप कि अगली वीडियो जब आएगी तब उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिले। आई डोंट नो। और आज तो मैं छुट्टी लिया था, अगर तुम्हें सही बताओ तो, मतलब आज मैं कॉलेज को भी नहीं गया क्योंकि वीडियो बनानी थी। बट तो वही कहना था। अब आई थिंक कल से मैं जाऊंगा, एक दिन का गैप हो गया तो नहीं, तो वो फिक्स नहीं। बाकी तुम वीडियो को एंजॉय करना, मुझे बताना कैसा लगा, और ऑल दिस मतलब सपोर्ट करना, हाइप करना। बाकी कुछ डाउट हो तो वो सब बताना, और मुझे ये भी बताना कि मैं 10K अब तो 11K हो गया, तो रियली थैंक्स फॉर दैट। एंड मुझे बताना कि उसको स्पेशल कुछ करना है या नहीं, क्योंकि आई डोंट नो मैं लाइव स्ट्रीम करूँ या क्या करूँ या कुछ और करूँ, तुम मुझे बताना, या फिर मैं पोस्ट भी कर दूंगा। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एंजॉय दोगी। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस सिचुएशन से। हमारा वैम्पायर एमलिन वाइट एक रूम में है, और तभी आर्गोस नाम का एक दूसरा वैम्पायर वहां पहुंच जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि एमलिन ने वहां रखे पुराने न्यूज़पेपर्स और एक छोटे से लकड़ी के बक्से को हटाना भूल गया था। नॉर्मली ये चीजें कमरे में अलग अलग जगह पर होती, पर अब वो एक साथ रखी थी, जो काफी अजीब लग रहा था। आर्गोस की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे लगा कि जरूर कोई यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसे अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। और इसका सीधा मतलब ये था कि कातिल अभी भी कमरे में ही कहीं छिपा हुआ है। ये सोचकर आर्गोस एकदम अलर्ट हो गया। अब देखो, यही सेम थॉट एमलिन के दिमाग में भी आया, लेकिन वो आर्गोस की सोच को रिवर्स इंजीनियर कर रहा था। उसे समझा गया कि उसकी छोटी सी गलती पकड़ी गई है। सिचुएशन खराब हो चुकी थी। दोनों वेपायर्स ने एक ही टाइम पर रिएक्ट किया। आर्गोस एक तरफ उछला और अपने शरीर से बैट के पंख जैसा काला धुआं निकालने लगा, जो एक डिफेंसिव मूव था। लेकिन दूसरी तरफ एमलिन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लेमानोस ट्रेवल्स खोली और उसके एक पेज पर उंगली फिराई। अचानक पूरे कमरे में चांदी जैसी रोशनी फैल गई और जोरदार बिजली कड़की। ये लाइटनिंग स्ट्राइक सीधे आर्गोस पर नहीं गिरी, बल्कि उसके बगल में जमीन पर गिरी, और वहां से छोटी छोटी बिजली की करंट्स में बंटकर फैलने लगी। और यहीं पर आर्गोस से एक गलती हो गई। उसके काले धुएं वाले पंखों ने बिजली को अपनी तरफ खींच लिया, जैसे कोई मैग्नेट हो। सारी बिजली की करंट्स उसकी बॉडी से जा टकराईं, और वो एक सेकंड के लिए पूरी तरह पैरालाइज हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। एमलिन ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से किताब का पन्ना पलटा और एक और लाइटनिंग स्ट्राइक वाले पेज पर उंगली घुमा दी। उसे खुद हैरानी हो रही थी कि इस किताब में इतने सारे लाइटनिंग स्ट्राइक के पेज क्यों हैं,
लेकिन इस वक्त वो बस खुश था कि वो इन्हें बार बार यूज कर सकता है। फिर से सिल्वर कलर की बिजली कड़की और सीधे आर्गोस पर जा गिरी। उसकी बॉडी से काला धुआं निकलने लगा और वो बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि फिर से कांपने लगा। बस इसी मौके का फायदा उठाकर एमलिन अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ा और इससे पहले कि आर्गोस कुछ समझ पाता, उसने उसकी गर्दन पकड़कर जोर से घुमा दी। कचाक की एक भयानक आवाज आई और आर्गोस का सिर पूरा पीछे की तरफ घूम गया। ऐसा लगा जैसे गेम ओवर हो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। आर्गोस मरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर जो सड़े हुए घाव थे वो फट गया और उनमें से गहरा अंधेरा बाहर निकलने लगा। उसे देखकर एमलिन भी एक पल के लिए घबरा गया। आर्गोस ने दोनों हाथ उठाए, अपना सिर पकड़ा और एक और की आवाज के साथ उसे वापस सीधा कर लिया। ये सीन देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए। और बस इसी मोमेंट पर आर्गोस ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया। वो अब एक नॉर्मल वैम्पायर नहीं, बल्कि एक रैम्पेजर बन चुका था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे सिर्फ तबाही मचाना आता है। उसकी बॉडी फूलने लगी और उसमें से टहाने मवाद बहने लगा। असल में वो पहले से ही लूज कंट्रोल होने की कगार पर था और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वो यहाँ आया था। पर इस फाइट ने उसे पूरी तरह से मॉन्स्टर बना दिया। अब एमलिन को समझ आ गया कि मामला बहुत सीरियस हो गया है, पर उसने मिस्टर फूल से प्रेयर करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक तो टाइम नहीं था और दूसरे यकीन था कि वो एक सीक्वेंस 7 के रैम्पेजर को अकेले हैंडल कर सकता है। उसने फिर से लेमानोज ट्रैवल्स खोली और एक और लाइटनिंग स्ट्राइक मारी। इस बार बिजली और आर्गोस के अंधेरे ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। आर्गोस अब पूरी तरह एमलिन पर फोकस कर चुका था और उस पर हमला करने के लिए झपटा। एमलिन नीचे झुका और रोल करके उसके जानलेवा हमले से बच गया और इसी बीच उसने अपनी जेब से एक मेटल की बोतल निकाली। ये उसका ट्रम्प कार्ड था। जैसे ही आर्गोस मुड़कर फिर से उसके पास आया, एमलिन ने बोतल का ढक्कन खोलने का भी इंतजार नहीं किया। उसने बस उसे अपनी उंगलियों से पिंच करके उसमें एक क्रैक बना दे उसे आर्गोस की तरफ फेंक दिया। उस बोतल में सन वाटर था, एक ऐसा लिक्विड जिसे एमलिन ने खुद अपनी स्पिरिचुअलिटी से बनाया था और ये वेम्पायर्स के खिलाफ बेहद असरदार था। एक पोशंस प्रोफेसर होने का यही तो फायदा है, आप पहले से तैयारी करते रखते हो। जैसे ही सन वाटर की बूंदें आर्गोस पर पड़ी, वो दर्द से चीखने लगा। उसकी बॉडी से धुएं के गुबार उठने लगे और उसकी सारी ताकत चली गई। वो जाकर एमलिन से टकराया जरूर, लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं पहुंचा पाया। एमलिन ने खुद को संभाला और बिना अपनी चोट की परवाह किए उसने एक और लाइटनिंग स्ट्राइक आर्गोस पर मार दी। इस बार आर्गोस की दर्द भरी चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। वो बेचारा ऐसे तड़प रहा था जैसे उसे सीधे सूरज की रोशनी में रख दिया गया हो। एमलिन ने मौका नहीं गंवाया और सन वाटर की एक और बोतल निकालकर पूरी की पूरी उस पर उड़ेल दी। इस बार तो आर्गोस चीख भी नहीं पाया और उसकी बॉडी मोम की तरह पिघलने लगी। ये सब खत्म होने के बाद एमलिन ने राहत की सांस ली। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक रैम्पेजर को अकेले ही हरा दिया। उस मोमेंट में उसे एहसास हुआ कि टैरो क्लब ने उसे उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर आर्गोस ने आते ही डेड बॉडी चेक की होती तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन चाहे जो भी होता जीत उसी की होती। उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ और समझ ने उस पूर्वज ने उसके टैरो क्लब में क्यों शामिल करवाया था। ये कोई मामूली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की गैदरिंग थी। तभी उसे बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसे पता था कि आर्गोस की चीखों ने आसपास के लोगों को जगा दिया होगा, कोई न कोई पुलिस को जरूर बुलाएगा। उसने जल्दी से क्राइम सीन को साफ करने का सोचा। उसने गैलिस केविन की लाश से वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक निकाली, जो एक दिल तरह दिखने वाली लाल चीज थी। उसे और गैलिस के सिर को न्यूज़पेपर में लपेटकर बक्से में डाला। फिर उसने एक और दवा की बोतल निकाली और पूरे कमरे में स्प्रे कर दी। इसके बाद उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छोटी छोटी काली चमगादड़ें बनाई, जिन्होंने उस दवा के साथ मिलकर एक साइलेंट ब्लैक फ्लेम पैदा की। उन लपटों ने खून, लाश और लड़ाई के सारे निशान जला दिए। एमलिन का मकसद सबूतों को पूरी तरह मिटाना नहीं था, बल्कि सीन को इतना अजीब बना देना था कि पुलिस या ऑफिशियल बियॉन्ड ज्यादा जांच पड़ताल न करें और केस को ठंडे बस्ते में डाल दें। ये ईस्ट बोरो था, यहाँ की पुलिस वैसे भी बहुत आलसी थी। सारा काम खत्म करने के बाद एमलिन ने लेमानोस्ट्रॉल्स का टेलीपोर्टेशन वाला पेज खोला और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। करीब 15 मिनट बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां न कोई लाश मिली, न ही कोई सबूत। उन्होंने वहां के लोगों को डांटकर भगा दिया और कहा कि वो सब बस वहम था, और इस तरह केस वहीं बंद हो गया। दूसरी तरफ एमलिन ईस्ट बोरो से निकलकर पहले अपने घर गया, किताब को छिपाया और फिर अपना इनाम लेकर सीधा वेस्ट बोरो में ओडोरा के घर की तरफ निकल गया। वो अपनी जीत का ऐलान करने और अपना रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो कहानी शुरू होती है ओडोरा के विला से, जहां हमारा वैम्पायर दोस्त एमलिन व्हाइट कॉस्मी नाम के एक दूसरे सेंगुइन से मिलता है। ये दोनों ही अब बैरन की रैंक पर थे। जो वैम्पायर्स में एक एमलिन मन ही मन सोचता है, मैं भी एक बैरन हूँ और अभी अभी तो मैं एडल्ट हुआ हूँ, मतलब बंदे में थोड़ा एटीट्यूड तो आ गया था। खैर वो सोफे से उठता है और रिस्पेक्ट से झुककर बोलता है, गुड इवनिंग माय लॉर्ड। अब कॉस्मिच कहने ही वाला था कि उसकी नाक फड़कती है और उसकी नज़र सीधे एमलिन के पैरों के पास रखे लकड़ी के बक्से पर जाती। वो पूछता है, ये ताज़े खून की महक। और फिर जैसे उसे कुछ याद आता है, वो एक सेकंड बाद ही बोलता है, क्या तुमने एक और टारगेट को मार दिया?
ये सुनते ही एमलिन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो सिर हिलाकर कहता है, नहीं। इससे पहले कि कॉस्मी आगे कुछ पूछता, एमलिन एक गहरी स्माइल के साथ रिवील करता है, एक नहीं, बल्कि दो। भाई साहब दो। कॉस्मी, जो एक मिडिल एज जेंटलमैन जैसा दिख, ये सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। वो देखता है कि एमलिन नीचे झुककर उस बॉक्स का ढक्कन खोलता है, लेकिन इस प्रोसेस में एमलिन के चेहरे पर हल्का दर्द आता है क्योंकि उसके दाहिने हाथ में चोट लगी हुई थी। पर उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया और बॉक्स को थोड़ा झुका दिया ताकि सामने बैठे कॉस्मी को अंदर का नज़ारा साफ साफ दिख जाए। और अंदर क्या था? पुराने न्यूज़पेपर्स के ढेर में दो जले हुए खूनी सिर पड़े थे और उनके बगल में दिल जैसी दिखने वाली दो ट्रांसपेरेंट चीजें भी थीं, एक लाल और जिंदादिली से भरी हुई और दूसरी लगभग काली पड़ चुकी थी। ये दोनों ही वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स थीं। ये सीन इतना इम्पैक्टफुल था, कॉस्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शौक में एमलिन को घूरते हुए पूछता है, ये तुमने किया? उसे सिर्फ एक सिर की पहचान हुई कि वो गैलिस केविन का है, लेकिन दो दो वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नकली तो हो नहीं सकती थीं। एमलिन ने बॉक्स नीचे रखा, अपने दाहिने हाथ को नेचुरली लटकाया और चुपके से चोट को ट्राउजर से पोंछते हुए स्माइल के साथ जवाब दिया, बेशक। फिर उसने एक कहानी बनाई जो टैरो क्लब से सीखी हुई टेक्निक थी, मतलब सच और झूठ का मिक्सचर। उसने कहा, बात यह है कि जब मुझे 7,000 पाउंड्स का रिवॉर्ड मिला था तो मैंने एक बियॉन्डर गैदरिंग में एक बैरन की लेगेसी खरीदी और उससे एडवांस हो गया। मैं नहीं चाहता था कि ये लेगेसी किसी और के हाथ लगे, और वैसे भी जरूरी नहीं कि बेचने वाला ही हंटर हो। इस मौके का फायदा उठाकर एमलिन ने यह भी बता दिया कि वो अब ऑफिशियली एक बैरन है। अब कॉस्मी मन में सोचता है, मुझे तो कब से पता था कि तुम बैरन हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतनी सारी स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें खरीदना और पोशन की बुक्स उधार लेना किसी ने नोटिस नहीं किया होगा? मैं तो तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी से हैरान हूं। तुम्हारे पास एक भी मिस्टिकल आइटम नहीं है और तुम्हें तो बस डॉल्स खरीदने में इंटरेस्ट था। बिना किसी शोर शराबे के दो आर्टिफिशियल वैम्पायर्स का शिकार करना एक बैरन के लिए भी आसान नहीं होता। ये एमलिन बिना किसी को बताए इतना स्ट्रांग कब हो गया? ये सब सोचते हुए कॉस्मी ने चेहरे पर एक फेक स्माइल के साथ कहा, हो तो ये बात है। एमलिन, तुमने हमसे ये बात छुपाई क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि दूसरे सैंगुइन तुम्हें लॉर्ड कहकर बुलाएं? एमलिन ने उसके एक्सप्रेशन को नोटिस किया और अपनी ठुड्डी उठाकर कहा, मैं सबको बताने ही वाला था, लेकिन क्योंकि हंटिंग कंपटीशन चल रहा था तो मैंने सोचा कि सबको एक सरप्राइज दूं। कॉस्मी, मैंने प्राइमोर्डियल मून के 3 फॉलोअर्स का शिकार कर लिया है और तुमने 5 टारगेट्स दिए थे। इसका मतलब है कि मैं जीत गया। वो अब बेसब्र हो रहा था कि कब वो माय लॉर्ड की जगह सीधे कॉस्मी नाम से बुलाएगा। कॉस्मी की पलकें झपकीं और वो हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, तुम बाकी 2 टारगेट्स को इग्नोर कर सकते हो। वो हम दूसरों के लिए छोड़ देंगे ताकि उन्हें भी कॉन्सोलेशन प्राइज मिल सके। ये कहने के बाद कॉस्मी को लगा कि उसका एटीट्यूड थोड़ा ठंडा है, तो उसने फिक्र दिखाते हुए पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? थोड़ी सी। एमलिन ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उंगलियां फैलाईं। सच तो ये था कि उसकी सबसे बुरी चोट तब लगी थी जब उसने ईस्टबोरो से टेलीपोर्ट करने के बाद लेमानोस ट्रॉल्स के कवर पर अपना खून लगाने के लिए अपनी स्किन फाड़ दी थी। कॉस्मी ने इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचा और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा, इस हंटिंग कंपटीशन का विनर बनने पर तुम्हें बधाई हो। तुम्हें 2 प्राइज मिलेंगे। पहला, फ्यूचर में जब भी विस्काउंट बनने का मौका आएगा तो तुम फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट में होगे और रिचुअल के लिए तुम्हें फ्री में हेल्प मिलेगी। दूसरा, तुम्हें एक मिस्टिकल आइटम मिलेगा। ये एक रिंग है जिसे हमारे एंसेस्टर ने खुद बनाया है। इसमें कोई गॉडहुड तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत पावरफुल मिस्टिकल शक्तियां हैं। एंसेस्टर ने इसका कोई नाम नहीं रखा था, इसलिए हम सब इसे लिलिथ्स रिंग कहते हैं। और कन्वेंशन के हिसाब से ये दोनों बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे सैंगुइन रेस की होंगी, जिससे हमें शायद 2 नए सैंगुइन मिल सकें और बदले में तुम्हारी 1000 पाउंड्स कैश मिलेंगे। एंसेस्टर के हाथ की बनी रिंग। एमलिन थोड़ा निराश था कि रिवॉर्ड में सीधे विस्काउंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिली, लेकिन एंसेस्टर लिलिथ की बनाई हुई रिंग मिलना किसी भी सैंगुइन के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन अब एमलिन टैरो गैदरिंग्स में हिस्सा ले चुका था और 2 हंट भी पूरे कर चुका था। उसे लगा कि मामला इतना सिंपल नहीं है। वो सोचने लगा, एंसेस्टर ने ही मुझे मिस्टर फूल के पास भेजा था और अब मुझे एंसेस्टर की ही रिंग मिल रही है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने फैसला किया कि वो बाद में मिस्टर फूल से प्रेयर करके पूछेगा। कॉस्मी ने देखा कि एमलिन की खुशी कम हो गई है और वो चुप है, तो उसने कहा, वो रिंग और कैश तुम्हें कल मिलेंगे। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाऊंगा और ऑफिशियली तुम्हारी जीत अनाउंस करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एमलिन ने कहा और वहां से निकल गया। कैरेज में बैठकर वो आसमान में क्रिम्सन मून को देख रहा था और अपने आज के मिशन से सीखे हुए लेसन्स को याद कर रहा था। फिर उसने हिसाब लगाया कि उसे लेमानोल्स को कितनी बियॉन्डर पावर्स लौटानी है। टोटल 10 पावर्स। वो सोचने लगा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ पावर्स तो शायद मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। खैर, जब एंसेस्टर की रिंग मिल जाएगी तो मैं उसकी पावर्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ ग्रे फॉग के ऊपर क्लेंथ फूल बनकर बैठा था और एमलिन की प्रेयर पर सोच रहा था।
उसे लगा था कि उसे रात में जागकर किसी नौसिखिए वैम्पायर की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन एमलिन ने तो 11 बजे तक सब खत्म कर दिया था। क्लेन ने सोचा, एमलिन को एंसेस्टर लिलिथ से एक रेवलेश मिला था और अब उसे उनकी रिंग मिल रही है। ये लिलिथ जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लेन ने एमलिन को जवाब दिया, जब भी मुझसे प्रेयर करो या गैदरिंग में हिस्सा लो तो वो रिंग उतार देना। इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्लेन रियल वर्ल्ड में लौट आया और आराम से सुबह तक सो गया। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद उसकी एक टीचर वाहना के साथ लेसन का टाइम था, वीकेंड पर होने वाली बॉल के लिए। डांस सिखाते सिखाते वाहना ने अचानक पूछा, मैंने सुना है कि मैम मैरी कल दोपहर आपसे मिलने आई थी। हाँ। क्लेन ने सोचा कि सोशल नेटवर्क की दुनिया में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। फिर वाहना ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि मैम मैरी ने अपने सारे शेयर्स बैंक में गिरवी रखकर एक बड़ा लोन लिया है। ये एक तरह की वार्निंग थी कि कहीं क्लेन किसी स्कैम में न फंस जाए। क्लेन जानता था कि मैम मैरी सीक्रेटली ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन उसने वाहना की फिक्र की तारीफ की। उसने एक वार्म स्माइल के साथ कहा, थैंक यू। मैं अपने हर दोस्त के कैरेक्टर पर भरोसा करता हूँ, लेकिन बिजनेस में सावधानी हमेशा पहला प्रिंसिपल है। मैंने पहले ही वाल्टर को एक इंडिपेंडेंट लॉयर और अकाउंटिंग टीम हायर करने के लिए कह दिया है। जब तक वो सब कुछ चेक नहीं कर लेते, मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। ये सुनकर वाहना इंप्रेस हो गई और बोली, आप वाकई में एक वाइज इंसान हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ये समझदारी पास्ट में मिले लेसन से आई है। इसके बाद वो लोग थोड़ा मजाक करते हैं और लेसन खत्म होने पर क्लेन मैम मैरी के इनविटेशन पर कोइम कंपनी की तरफ निकल जाता है। तो भाई कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लेन ड्वेन डांटेस बनकर क्या कर रहा है। चैप्टर 798 की शुरुआत होती है चेरवुड बोरो से कोइम कहानी के ठीक बाहर। जैसे ही क्लेन अपनी शाही कैरिज से उतरता है, वो आसपास ऐसे देखने लगता है जैसे पहली बार आया हो। मतलब हर चीज में एक नयापन ढूंढ रहा था वो। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो इस एरिया के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि सड़क के उस पार गार्डेले डिपार्टमेंट स्टोर है जहां मिडिल क्लास लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और पास में ही एक दुकान थी जो देसी पाइस के लिए फेमस थी। और सबसे मजेदार बात, यहीं पर उसने शर्लॉक मोरियार्टी बनकर डोरागू गेल का पीछा करने में काफी टाइम बिताया था ताकि उसके अफेयर का सबूत मिल सके। मतलब सोचो क्या गजब का ग्लो अप है। कहाँ एक प्राइवेट टिप कर जासूसी करना और कहाँ आज एक अमीर टाइकून बनकर उसी जगह पर आना। ये सीन मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये दिखाता है कि क्लेन की लाइफ कितनी बदल चुकी है, पर उसकी यादें अभी भी वही हैं। खैर, अपनी यादों से बाहर निकलकर क्लेन अपने वैलेट रिचर्डसन के साथ कोइम कंटी की तरफ बढ़ता है। वहां मैडम मेरी और उनकी लेडीज मेड पहले से ही इंतजार कर रही थीं। अब देखो, उस जमाने के लोएन किंगडम में एक रूल था जो थोड़ा कंजर्वेटिव था। एक लेडी का सर्वेंट हमेशा एक लेडी ही होनी चाहिए, वरना फालतू की गॉसिप शुरू हो जाती थी जिससे सोशल लाइफ और शादी पर असर पड़ता था। इसीलिए भले ही मैडम मेरी की मेड को सेक्रेटरी का भी काम करना पड़ता था, जिसके लिए अच्छी नॉलेज और नेगोशिएशन स्किल चाहिए होती थी। उन्हें एक पढ़ी लिखी औरत ही चुननी पड़ी। यही सेम चीज जेंटलमैन लोगों पर भी लागू होती थी। उनके वैलेट और सेक्रेटरी भी मेल ही होने चाहिए थे। हालांकि रूल्स के बाद भी हर साल ऐसे केसेस आते थे जहां मालिक और नौकर के बीच कुछ न कुछ हो जाता था, जिसमें ज्यादातर मेड्स ही विक्टिम बनती थीं। उन बेचारियों को या तो धोखा दिया जाता था या मजबूर किया जाता, और जब बात खुलती थी तो उन्हें नौकरी से निकालकर उनकी रेपुटेशन बर्बाद कर दी जाती थी। ये छोटी सी डिटेल उस सोसाइटी की डार्क साइड दिखाती हैं जो बाहर से बहुत सिविलाइज लगती थी। चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। मैडम मेरी एक स्माइल के साथ क्लेन का वेलकम करती हैं। गुड आफ्टरनून ड्वेन। क्लेन भी झुककर जवाब देता है, गुड आफ्टरनून मैडम। ये एरिया तो सच में बहुत फल फूल रहा है। ये बस वैसी ही बातें थी जैसे हम मौसम के बारे में बात करते हैं, एक फॉर्मेलिटी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैरी उसे कोइम कंदरी के अंदर ले जाती हैं और बताती हैं कि अभी कुछ प्रोफेशनल्स उसे सब कुछ घुमाकर समझाएंगे। और फिर लगभग आधे घंटे बाद ऊपर एक बफे तैयार है जहां उन्होंने अलग अलग सर्कल्स के कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। डिफरेंट सर्कल्स के दोस्त। क्लेन तुरंत समझ गया ये मैडम मैरी उसका सोशल सर्कल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर था। तो क्लेन भी पोलाइटली कहता है कि बैकलैंड में नया होने के नाते उसे भी नए दोस्त बनाने का इंतजार है। इस पर मैरी कहती हैं, नहीं, आप बिल्कुल भी बाहर के नहीं लगते। आप तो एक सच्चे बैकलैंड यंधवा हैं जिसने बेहतरीन एजुकेशन ली है। ये सब बातें करते हुए वो लोग रिसेप्शन एरिया में पहुंचते हैं जहां अच्छी खासी लाइटिंग थी। वहां एक मजबूत कद का आदमी सूट में खड़ा था जिसकी मूंछें काफी सुंदर थीं। मैरी इंट्रोड्यूस कराती हैं, यह है ल्यूक सैमर, हमारी कोइम कहानी के पहले मैनेजर। अब आता है मजा, क्लेन मन ही मन सोचता है, मैं तो इसे जानता हूं। मैं उसकी सैमर एक सीरियस और प्रोफेशनल यम्मान था जिसे मशीनरी पसंद थी। जब क्लेन शर्लॉक था तब ल्यूक ने कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाया था। नहीं, उसने मिन स्ट्रीट पर रहने वाले सरकारी अधिकारियों की चापलूसी की थी। वो बस अपना काम करता। मैरी ल्यूक को बताती हैं, ये मेरे दोस्त हैं ड्वेन डांटेस, ये एंथ्रेसाइट और हाई क्वालिटी चारकोल में इंटरेस्टेड हैं। इन्हें सब कुछ डिटेल में समझाओ। ल्यूक, जिसे पहले ही बता दिया गया था, आगे बढ़ता है और देसीबे के इस टाइकून को देखता है। और भाई, उसके चेहरे पर जो गर्मजोशी और रिस्पेक्ट वो देखने लायक थी। वो कहता है,
मिस्टर डांटेस, ये कोई मनहई का हेडक्वार्टर है। हमारे कई एंथ्रेसाइट माइंस के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है। हम चेरवुड, हिलस्टन, नॉर्थ और वेस्ट बोरो में 30% डिमांड पूरी करते हैं। हमें नेवी से भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस है। क्लेन के दिमाग में चल रहा था। मैंने ल्यूक को ऐसे एक्सप्रेशन के साथ कभी नहीं देखा था। यही होता है पैसर पावर कमाल। डिटेक्टिव शर्लॉक के सामने जो मैनेजर एकदम प्रोफेशनल था, वही टाइकून ड्वेन डांटेस के सामने मक्खन लगा रहा था। क्लेन बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसके साथ घूमता रहा और बीच बीच में सवाल पूछता रहा, पर अपना असली इरादा जाहिर नहीं होने दिया। आधे घंटे बाद वो लोग सेकंड फ्लोर पर एक बड़े मीटिंग रूम में जाते हैं। वहां दीवारों के साथ टेबल्स लगी थीं, जिन पर हैम, सॉसेज, ब्रेड सैलेड, केक, पुडिंग जैसे ठंडे गर्म डिशेज रखे भी थे। साथ में कुछ ही क्ले अंदर जाता है। मैडम मैरी उसे दो आदमियों से मिलवाती हैं जो उनके पास खड़े बात कर रहे थे। ये हैं रिपोर्टर माइक जोसेफ, डेली ऑब्जर्वर से, और ये हैं एक बेहतरीन सर्जन डॉक्टर एरॉन सेरेस। बैकलैंड में आपको अक्सर इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये सुनते ही क्लेन के होंठ लगभग कांप गए। मतलब उसे हंसी आ रही थी। वो मन में सोचता है, अरे यार, ये तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। और फिर उसकी नज़र डॉक्टर एरॉन पर जाती है। वो सोचता है, मैं तो डॉक्टर एरॉन की वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे से भी ज्यादा फैमिलियर हूं। फिर उसे रियलाइज होता है, अरे ये सुनने में कितना गलत लग रहा है। ये क्लेन का इंटरनल ह्यूमर है जो सिचुएशन को लाइट बना देता है। खैर, वो खुद को संभालता है और पेशेंटली इंतजार करता है जब तक मैरी उन दोनों को ड्वेन डांटेस के बारे में न बता दें। फिर वो माइक और एरॉन को ग्रीट करता है। माइक जोसेफ पिछले साल जैसा ही दिख रहा था, पतली भौहें, रफ स्किन और चार्मिंग नीली आंखें। और डॉक्टर एरॉन जो वैसे तो ठंडे और रिजर्व नेचर के थे, पर पिछले आधे साल में उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ था, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस और मूड काफी हाई था। जैसे ही माइक को पता चलता है कि डांटेस देसी का एक बड़ा टाइकून है, वो तुरंत अपना नेम कार्ड निकाल कर देता है और मजाक में आंख मारते हुए कहता है, अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना हो तो मुझे बताइएगा। डेली ऑब्जर्वर हो या सॉक टाइम्स, मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिला दूंगा। क्लेन के दिमाग में फिर से कमेंट्री चालू हो जाती है, तुम तो बस एक रिपोर्टर हो जिसके पास इतने सारे फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। तुमने शर्लॉक मोरियार्टी को तो कभी डिस्काउंट प्राइस का जिक्र नहीं किया। उस बेचारे डिटेक्टिव को नीचा देख रहे थे क्या? ये दिखाता है कि दुनिया कैसे स्टेटस देखकर बदलती है। क्लेन भी अपना कार्ड एक्सचेंज करता है और कहता है कि उसे ऐसी ज़रूरतों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके बाद वो डॉक्टर एरॉन की तरफ मुड़ता है और उन्हें भी अपना कार्ड देता है। मैं हाल ही में बीमार था और अब ठीक हुआ हूँ। मुझे पता है कि एक डॉग कितना ज़रूरी होता है। एरॉन जवाब देते हैं, मैं एक सर्जन हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे ज़्यादा मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन क्लेन मन ही मन में सोच रहा था, नहीं, मैं तो तुमसे बहुत मिलना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारे बच्चे की बर्थ पार्टी में भी शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ से स्टोरी का सबसे क्रूशियल पार्ट शुरू होता है। क्लेन को डॉक्टर एरॉन से दोबारा कनेक्शन बनाने का एक परफेक्ट मौका मिल गया था। आपको याद होगा, उसके पास जो पेपर क्रेन था जिससे वो विल ऑसेप्टिन यानी उस अनबॉर्न बच्चे से कांटेक्ट करता था, वो अब फटने वाला था और शर्लॉक मोरियार्टी बनकर वो खुलेआम बैकलैंड में एरॉन से मिल नहीं सकता था। लेकिन अब मैडम मैरी के इंट्रोडक्शन की वजह से वो बहुत नेचुरली एरॉन के करीब जा सकता है और जब टाइम आएगा तो उसे पार्टी में जरूर बुलाया जाएगा। वो मन ही मन खुश होता है, क्या पता मुझे उस स्नेक ऑफ मरकरी का गॉडफादर ही बना दिया जाए। आखिर हम दोनों एक ही गॉडेस के फॉलोअर्स हैं। फिर उसे ख्याल आता है, कहीं इससे वो बच्चा गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। मुझे सावधान रहना होगा। ये सब सोचते हुए भी वो पहली मुलाकात में ज्यादा पैशनेट नहीं दिखता और थोड़ी देर बाद करके दूसरे गेस्ट से मिलने चला जाता है। पूरे इवेंट के दौरान क्लीन खाने पीने का भी ध्यान रखता है ताकि वो माहौल में आसानी से घुल मिल जाए, एक परफेक्ट एनिमे की तरह। जब वो सबसे मिल लेता है तो मैरी उसे रोकती हैं और कहती हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मेरे दोस्त हैं। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें दूसरे कैंप से किसी को नहीं बुलाया था और वो क्लेन को भी अब अपना दोस्त मान रही थी। क्लेन ये समझ जाता है और फिर सीधे बिजनेस की बात पर आता है। वो पूछता है, एक डेंड्रोइन के तौर पर मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर मुझे जानना है कि कोइम अम्हाई के कंट्रोलिंग शेयर्स के लिए कौन मुकाबला कर रहा है। मैरी 2 सेकंड चुप रहती हैं, फिर बताती हैं, बैरन सिंड्रास और उनके दोस्त। वो कंपनी को पब्लिकली लिस्ट कराकर आसमान छूने वाली वैल्यूएशन कमाना चाहते हैं। उन्हें कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बैरन सिंड्रास लोएन के सबसे अमीर लोगों में से एक था, एक बैंकैक्ट्री ओनर और पावरफुल बिजनेसमैन। क्लेन सोचता है कि यह आदमी बहुत अमीर है। अगर इसने सच में कीमत बढ़ानी शुरू कर दी तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। क्या ऐसा होगा कि वो मुझे पैसे से कुचलने की कोशिश करेगा? ये तो किसी टिपिकल कहानी जैसा हो जाएगा। फिर भी क्लेन और सवाल नहीं पूछता और बस कहता है, मैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। ये देखकर कि ड्वेन डांटेस सीधे पीछे नहीं हट रहा, मैरी थोड़ी शुक्रगुजार होती हैं और कहती हैं, इस जमाने में आप जैसे दिलेर लोग बहुत कम मिलते हैं। बफे खत्म होने के बाद क्लेन अपनी कैरिज में बैठकर नॉर्थ बोरो वापस जाने लगता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो अचानक रिचर्डसन को सेंट सैमुअल कैथेड्रल की तरफ चलने को कहता है। उसे अभी भी उस कैथेड्रल में हुई अनोमली का सही जवाब नहीं मिला था और वो सोच रहा था कि क्या उसे कीपर से कांटेक्ट करने का कोई मौका ढूंढना चाहिए। उसे याद था कि हर दोहर कम से कम एक कीपर प्रेयर हॉल में गॉडेस से प्रेयर करता है।
पर सवाल ये था मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूं। उस माहौल में तो नॉर्मल बातचीत भी शोर लगेगी और दूसरों को शक भी हो सकता है। ये सोचकर वो फैसला करता है कि पहले वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और फिर कोई सॉल्यूशन निकालेगा। और इसी सस्पेंस के साथ कैरेज अपना रास्ता बदले बिना आगे बढ़ती रहती है और क्लेन अपनी आंखें बंद करके अपने थोड़े बेचैन मन को शांत करने की कोशिश करता है। अब देखना यह है कि वो कीपर से कैसे कांटेक्ट करेगा और बैरन सिंड्रास के खिलाफ उसका अगला मूव क्या होगा। तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 799 की कहानी शुरू होती है नॉर्थ बरो के सेंट सैमुअल कैथेड्रल से। हमारा हीरो क्लेन, जो कि ड्वेन डांटेस का भेष बनाए हुए है, कैथेड्रल के मेन प्रेयर हॉल में एंटर करता है। उसका मकसद साफ था, जासूसी करना। उसने अपनी नज़रों से पूरे हॉल को स्कैन किया और एक झटके में अपने टारगेट को ढूंढ निकाला। वो टारगेट पहली ही लाइन में बैठा एक बुजुर्ग था, जिसने क्लर्जीमैन वाले काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उससे एक बहुत ही अजीब सी वाइब आई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और बाल सूखे और बेजान थे। वो आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से प्रार्थना कर रहा था। क्लेन को पता था कि ये उन्हीं कीपर्स में से एक है जिन्हें उसने पहले भी महसूस किया था। कीपर्स वो लोग होते हैं जो चर्च के अंदर मौजूद एक बहुत ही खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट की रखवाली करते हैं। तो क्लेन चुपचाप जाकर उससे 2 बेंच पीछे बैठ जाता है अपना हैट, और केन अपने असिस्टेंट रिचर्डसन को थमा देता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। क्लेन चुपचाप अपने अंगूठे को अपनी इंडेक्स फिंगर पर 2 बार टैप करता है और उसकी स्पिरिट बॉडीज वाली विजन एक्टिवेट हो जाती है। ये एक खास पावर है जिससे वो लोगों की आत्मा से जुड़े धागों को देख सकता है। अचानक क्लेन की आंखों के सामने काले इल्यूजनरी धागों का जाल बिछ जाता है जो हर इंसान की स्पिरिट बॉडी से निकल रहे थे। उसने अपनी नजरें सीधे उस कीपर पर टिका दी और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। मतलब अगर वो एक क्लाउन की तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखता तो वो सच में वहां चीख पड़ता। उसने देखा कि उस कीपर के शरीर से स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स तो निकल रहे थे, लेकिन उसका पूरा शरीर अंदर से एकदम काला था। एक ऐसा अंधेरा जो उन धागों के ओरिजिन को ही निगल रहा था। ये किसी भी नॉर्मल बियॉन्डर से बिल्कुल अलग था। क्लेन को तुरंत समझ आ गया कि सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। इन कीपर्स की आत्मा उसको सील की वजह से म्यूटेट हो चुकी थी। वो एक तरह से उस सील का ही हिस्सा बन चुके थे और जैसे ही वो अपना कंट्रोल खोने लगते, वो सील्ड आइटम खुद उन्हें जबरदस्ती शांत कर देता था। अब क्लेन को समझ आया कि कीपर्स हमेशा बुजुर्ग और वॉलंटियर्स ही क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अंजाम पहले से पता होता है। ये सोचकर क्लेन एक ठंडी आ भरता है और अपनी विजन को बंद करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक जोड़ी आंखें दिखाई देती हैं, बिल्कुल काली, जिनमें कोई इमोशन नहीं था। वो आंखें उसी कीपर की थीं। पता नहीं कब वो कीपर अपनी जगह से उठकर पीछे घूमा और अब वो सीधा ड्वेन डांटेस यानी क्लेन को घूर रहा था। भाई साहब, ये सीन इतना क्रीपी था कि क्लेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने किसी तरह खुद को संभाला और एक नॉर्मल इंसान की तरह उस कीपर को देखकर स्माइल करके सिर हिलाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कीपर ने भी जवाब में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल क्लेन को महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया से खींच लिया गया हो। सब कुछ धुंधला हुआ और फिर साफ हो गया। क्लेन समझ गया कि उसे एक ड्रीम में खींच लिया गया है। उसने ड्वेन डांटेस का अपना अमीर वाला एटीट्यूड बनाए रखा और चारों तरफ देखा। वो अभी भी उसी कैथेड्रल में था, लेकिन अब सब कुछ टूटा फूटा और वीरान था। बेंचें बिखरी पड़ी थीं और हर जगह धूल और जंगली घास उगी हुई थी, जैसे सदियों से कोई आया ही न हो। वो कीपर अब डोनेशन बॉक्स के पास खड़ा घूरा था। जैसे ही क्लेन ने उसकी तरफ देखा, कीपर ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर सफेद, नुकीले और अजीब से दांत थे, और उन दांतों में छोटे छोटे इंसानों के चेहरे फंसे हुए थे जो दर्द से तड़प रहे थे, जैसे उन्हें वहां कैद कर लिया गया हो। ये नज़ारा बहुत ही डिस्टर्बिंग था। फिर उस कीपर के गले से एक जानवर जैसी गुर्राहट निकली और उसकी पीठ झुक गई। उसके कपड़ों के अंदर से, उसकी रीढ़ की हड्डी के पास से 4 नए हाथ बाहर निकले, जिन पर कोई स्किन नहीं थी, सिर्फ खून से सनी नसें दिख रही थीं। उन हाथों पर काले बाल उगाए और उंगलियों के नाखून तेज हो गए। सिर्फ 3 सेकंड में वो नॉर्मल दिखने वाला बुजुर्ग एक 8 पैरों वाले मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो एक मकड़ी जैसा लग रहा था जो अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। और इतना ही काफी नहीं था। टूटे फूटे अलतार के पीछे से 2 बड़े बालों वाले हाथ बाहर निकले और पूरे हॉल में काले धुएं से बने स्लिप टेंटेकल्स फैल गए। क्लेन को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था, एक ऐसा डर जो उसकी रूह कंपा रहा था। उसे समझाया कि उसकी जासूसी की वजह से कीपर ने अपना कंट्रोल खो दिया है। अब सोचो, क्लेन चाहता तो अपनी पावर यूज करके इस ड्रीम से बाहर निकल सकता था, लेकिन तभी उसे सिचुएशन की गंभीरता समझ आई। अगर वो लड़ता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। तो उसने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। वो एक आम इंसान की तरह डरने की एक्टिंग करने लगा, कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगा जैसे किसी बुरे सपने में फंसा हो। और उसके ऐसा करते ही बाहर की असली दुनिया से एक ठंडी लहर आई और उसने पूरे ड्रीम को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ शांत कर दिया। ये उसको और सील का डिस्क मैकेनिज्म था। क्लेन ने अपनी आंखें खोलीं और रियलाइज किया कि उसे सच में झपकी आ गई थी। वो कीपर वापस अपनी जगह पर प्रार्थना कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ड्वेन डांटेस के कैरेक्टर में रहते हुए क्लेन ने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे वो अभी भी उस बुरे सपने के सदमे में हो। करीब 1 मिनट तक एक्टिंग करने के बाद उसने गहरी सांस ली और प्रार्थना करने लगा। अब उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या कीपर को याद होगा कि उसकी जासूसी की वजह से ये सब हुआ, या फिर वो पहले से ही कंट्रोल खोने की कगार पर था? अगर कीपर ने बिशप्स को बता दिया तो क्या होगा?
वो लड़ने के लिए तैयार था, तो वो जरूरत पड़ती कि पावर यूज करके वहां से भाग जाता। कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि बिशप इलेक्ट्रा, जिसे वो जानता था, उसकी तरफ आ रहे हैं। क्लेन का दिल जोर से धड़का, उसे लगा कि अब वो पकड़ा गया। लेकिन फिर उसने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा अगर कीपर ने उन्हें बता दिया होता कि मैं एक खतरा हूं, तो वो सब मिलकर मुझ पर ड्रीम में ही हमला करता कि बाकी लोगों को कोई खतरा ना हो। वो एक जान पहचान वाले बिशप को मेरे पास सांत्वना देने के लिए क्यों भेजते? इसका मतलब है कि वो मुझे एक विक्टिम समझ रहे हैं जिसे एक बुरा सपना आया है। बिशप एलेक के पास आकर बैठे और पूछा, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्लेन ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं कब आंख लग गई और एक बहुत बुरा सपना आ गया। मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूँ। बिशप ने उसे समझाया कि सपने कभी कभी हमारे अंदर के डर का ही रूप होते हैं और उसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्लेन ने राहत की सांस ली और प्रार्थना करने लगा। तभी उसने देखा कि वो कीपर उठा और एक दूसरे बिशप के साथ साइड वाले दरवाजे से चला गया। क्लेन ने चैन की सांस ली, उसे लगा कि खतरा टल गया है। वो उस शांत माहौल में खोने ही वाला था कि अचानक उसे अपने ही दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। और उस आवाज ने कहा, तुम्हें क्या लगा जो तुमने किया वो बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गए कि तुमने एवरनाइट गॉडेस के होली आर्टिफैक्ट को छुआ है? तो भाई, चैप्टर 800 की शुरुआत होती है एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट के साथ। हमारे हीरो क्लेन के दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजती है, और वो भी तब जब वो एक कैथेड्रल में प्रार्थना कर रहा था। ये सीन इतना टेंशन वाला था कि क्लेन की मसल्स एकदम टाइट हो गईं और उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग गई। अब आप सोचो सबसे डरावनी बात क्या थी? वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि बिल्कुल क्लेन की अपनी ही आवाज थी। जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। ये कोई टेलीपैथी नहीं थी, ये आवाज सीधे उसके दिल में, उसके मन में गूंज रही थी। ये फील करके क्लेन का दिमाग 1000 की स्पीड से चलने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या ड्रीम में उसकी स्पिरिट बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर कोई उसे एक सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? उसके दिमाग में अनगिनत थॉट्स आने लगे और उसने सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सोचा कि ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि वो क्लेन मोरेटी है और उसने एक होली आर्टिफैक्ट को छूकर कसम खाई थी। इन दोनों बातों को जानने वाले लोग बहुत ही कम थे। पहला नाम दिमाग में आया मिस्टर एजिक का, लेकिन क्लेन ने सोचा कि अगर उन्हें कोई मैसेज देना होता तो वो सीधे देते, ऐसे डरावने तरीके से क्यों देते। दूसरा नाम था वेलोसेप्टिन का, जो कि फेट यानी किस्मत को कंट्रोल करने वाले स्नेक ऑफ मरकरी हैं, लेकिन उनके लिए भी सैम लॉजिक था, वो सीधे कांटेक्ट कर सकते थे। तीसरा शक गया एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक पर, शायद वो उसे करप्ट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो नोटबुक तो चर्च के हेडक्वार्टर्स में बहुत ही सिक्योरली सील की हुई थी, उसका असर यहाँ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और फिर इन सब के अलावा सिर्फ एंटिटी थी जो ये दोनों बातें जानती थी, एवरनाइट गॉडेस। लेकिन क्लेन ने सोचा कि एक गॉडेस के एक भगवान भला ऐसे छिपकर बात क्यों करेंगी? अगर उन्हें क्लेन को पकड़ना होता तो वो बस एक इशारा करती, तो और चर्च के दर्जनों बियॉन्डर्स उसे आकर पॉसिबल नहीं था। और जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तब क्लेन को एक बहुत ही भयानक सच का एहसास हुआ कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी ही थी। ये वो खुद था। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सोचो कि आपका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद बन जाओ। ये उसकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी थी जो उसके अंदर ही बन गई थी। अब सवाल ये था कि ऐसा हुआ क्यों? तो भाई, सिचुएशन ये थी कि क्लेन पिछले टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। उसे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक चुरानी थी, और इसके लिए वो ड्वेन डेंटिस नाम का एक अमीर आदमी बनकर एक्टिंग कर रहा था। ऊपर से उसने बिना पूरी तरह डाइजेस्ट किए एक्स्ट्रा पोशन भी पी लिए थे। ये सारा प्रेशर, ये सारी एक्टिंग उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, और इसी वजह से उसके अंदर एक और पर्सनालिटी पैदा। जैसे ही क्लेन इस तीजे पर पहुंचा, वो आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजी। इस बार वो आवाज क्लेन के प्लान्स का मजाक उड़ाने लगी, उसे क्रिटिसाइज करने लगी। उस आवाज ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हारे सारे एक्शन सिर्फ किस्मत की वजह से काम कर रहे हैं। अगर होली स्वॉर्ड वाला डीकन बैक ओन में होता, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो तुम्हें सेंस नहीं कर पाता? तुम दोनों एक कसम से जुड़े हुए हो। मतलब क्लेन की अपनी ही दूसरी पर्सनालिटी उसे बुरी तरह से रोस्ट कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि उसके प्लान्स में खामियां हैं और वो कितना लकी रहा है कि अब तक पकड़ा नहीं गया। ये सीन बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि ये दिखाता है कि क्लेन का मेंटल स्टेट कितना बिगड़ चुका था। और फिर उस आवाज ने जो कहा, उसे सुनकर क्लेन की हालत और खराब हो गई। उस आवाज ने कहा, मैं क्लेन हूं, तुम मिंगरुई हो। फिर वो खुद ही कंफ्यूज होकर बोली, नहीं, मैं झो मिंगरुई हूं, तुम क्लेन हो। ये एक फुल ब्लाउन आइडेंटिटी क्राइसिस था। क्लेन को समझ आ गया कि सिचुएशन बहुत सीरियस है, और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दूसरी पर्सनालिटी धीरे धीरे और भी स्ट्रांग हो जाएगी और शायद बॉडी का कंट्रोल छीनने की कोशिश करेगी। उसने फैसला किया कि उसे फौरन कैथेड्रल से निकलना होगा और इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। तो क्लेन ने अपनी आंखें खोली और बिशप इलेक्ट्रा को देखकर एकदम शांत चेहरे से कहा, मुझे अब काफी शांत महसूस हो रहा है। और भाई, उसने मन ही मन में एक जोक भी मारा, जब से मुझे मेंटल इलनेस हुई है मेरा दिमाग काफी बेहतर हो गया है। ये उसका अपना तरीका था खुद को याद दिलाने का कि असली क्लेन कौन है, ताकि वो एक्टिंग में खुद को खो ना दे।
इसके बाद बिशप ने उसे होली वाटर दिया, जिसे पीने के बाद क्लेन को वाकई में थोड़ा सुकून है। उसके दिमाग में जो आवाज़ थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। ये सीन दिखाता है कि चर्च की चीज़ों में वाकई में स्पिरिट बॉडी को शांत करने की पावर होती है। इसके बाद क्लेन ने एक सच्चे अमीर आदमी की तरह डोनेशन बॉक्स में 50 पाउंड्स डोनेट किए और अपने सर्वेंट रिचर्डसन के साथ कैथेड्रल से बाहर निकल गया। घर वापस आकर क्लेन ने दोपहर में सोने का बहाना बनाया और अपने सारे नौकरों को भेज दिया। फिर वो अपने मास्टर बेडरूम के बाथरूम में गया और वहां से वो अपनी सीक्रेट जगह यानी ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वहां जाकर उसने स्पिरिट बॉडी को चेक किया और उसे कन्फर्म हो गया कि प्रॉब्लम सच में थी। उसकी स्पिरिट बॉडी में थोड़ा केओस था और उसके ऑरा के कलर्स भी थोड़े अजीब थे। अब जब प्रॉब्लम कन्फर्म हो गई थी तो क्लेन ने उसका सलूशन निकालना शुरू किया। उसने द फूल के अपने हाईबक चेयर पर बैठकर द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो को कंज्यूर किया और फिर द वर्ल्ड ने मिस्टर फूल से प्रार्थना की, ऑनरेबल मिस्टर फूल, प्लीज़ द मून को इन्फॉर्म करें कि मैं मेंटल टेरर कैंडल आधे दिन के लिए रेंट पर लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो उसे हासिल कर सकते हैं। और भाई चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। द मून यानी एमलिन व्हाइट के रिएक्शन पर। एमलिन जो शाम को अपनी एक इंपॉर्टेंट रिंग मिलने का इंतजार कर रहा था, वो द वर्ल्ड की ये रिक्वेस्ट सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, इसे कैसे पता कि मैं मेंटल कैंडल हासिल कर सकता हूँ। और इसी क्लिफहैंगर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। तो भाई चैप्टर 801 की शुरुआत होती है एमलिन से, और वो बेचारा एकदम भौंचक्का रह गया था। जैसे ही उसे द वर्ल्ड का मैसेज मिला, उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि द वर्ल्ड को मेंटल टेरर कैंडल के बारे में पता था। अब सोचो, ये एक ऐसी बात थी जो एमलिन ने टैरो क्लब में कभी किसी को नहीं बताई थी। बिशप उत्रावस की, जिनसे उसे ये कैंडल मिल सकती थी, वो भी बहुत कम मिस्टिकल आइटम्स यूज करते थे, तो ये नॉलेज पब्लिक नहीं थी। एमलिन को ये बात सिर्फ इसलिए पता चली क्योंकि शर्लॉक मोरियार्टी ने उसे हिंट दिया था। तो द वर्ल्ड को कैसे पता चला? इस एक सवाल ने एमलिन को इतना परेशान कर दिया कि वो अपने आसपास देखने लगा। उसे शक होने लगा कि द वर्ल्ड शायद भेस बदलकर उसी के पास कहीं मौजूद है, शायद चर्च में बैठे किसी अमसान के रूप में। उसे हर कोई, चाहे वो मोटा सा आदमी हो या एक फैशनेबल लेडी, सब पर शक हो रहा था कि कहीं यही तो द वर्ल्ड नहीं है। मतलब सिचुएशन की इंटेंसिटी देखो, उसे लग रहा था कि कोई उस पर हर पल नजर रख रहा है। ये फीलिंग ही बहुत डरावनी होती है। फाइनली उसने डिसाइड किया अमले को सीधे ही निपटाना होगा। वो चर्च के पादरियों के ब्रेक रूम में गया, एक शांत जगह ढूंढी और मिस्टर फूल से कांटेक्ट किया। उसने कहा, मैं द वर्ल्ड से डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। और बस 10 सेकंड के अंदर वह ग्रे फॉग के ऊपर वाला सीन, मैजेस्टिक पैलेस, वो लंबी सी टेबल और उसके एक तरफ वर्ल्ड का वो धुंधला सा फिगर बैठा हुआ था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इस बार एमलिन थोड़ा बदला हुआ था। उसने आते ही द वर्ल्ड से सवाल नहीं किया। पहले उसने मिस्टर फूल को झुकझुक कर रिस्पेक्ट दी और फिर अपने टारगेट की तरफ देखा। उसका पहला सवाल सीधा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मेंटल टेरर कैंडल हासिल कर सकता हूँ? अब यहाँ क्लेन ने, जो द वर्ल्ड का किरदार निभा रहा था, एक बहुत ही चालाक जवाब दिया। उसने अपनी गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, शायद हम पहले मिल चुके हैं। बस इतना ही बोला और बाकी सब एमलिन की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया। मेरे हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे सस्पेंस और भी बढ़ गया। क्लेन को पता था कि एमलिन कभी भी द वर्ल्ड और शर्लॉक मोरियार्टी को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई सुराग ही नहीं था। एमलिन का दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वो कुछ लोगों पर शक कर रहा था, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। जब एमलिन काफी देर तक चुप रहा तो द वर्ल्ड ने उसे यकीन दिलाया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं टैरो क्लब के किसी भी मेंबर का बुरा नहीं चाहता। ये सुनकर एमलिन ने मन में सोचा, कोई बात नहीं, एक दिन तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। फिर वो मुद्दे की बात पर आया, तुम्हें मेंटल टेरर कैंडल से क्या करना है? मुझे बिशप को देने के लिए एक ठोस कारण चाहिए होगा। अब क्लेन को अपनी असली प्रॉब्लम बतानी थी, तो उसने द वर्ल्ड के कैरेक्टर को सीरियस बनाया और कहा, मुझे अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का इलाज करना है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये शब्द सुनते ही एमलिन की हालत खराब हो गई। वो थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों में जो डर था वो साफ बता रहा कि उसे अब पूरा यकीन हो गया है कि द वर्ल्ड सच में एक बहुत ही खतरनाक पागल है। लेकिन उसने सोचा कि हाँ, मेंटल टेरर कैंडल ऐसे मामलों में काम तो आती है। तो उसने कहा, मैं इसे सिर्फ आधे दिन के लिए उधार दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्लेन ने मन में चल रही घबराहट को छुपाते हुए द वर्ल्ड से कहलवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता था कि अगर कैंडल इफेक्टिव हुई तो 15 मिनट में काम हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो चाहे वो महीनों तक उसे रखे, कोई नहीं पड़ेगा। डील फाइनल हुई। रेंटल फीस थी 300 पाउंड्स और साथ में लेमानोस ट्रेवल्स के बियॉन्डर पावर्स वाले 5 पेजेस। एमलिन ने स्मार्टली अपना आधा कर्जत वर्ल्ड पर डाल दिया था। जैसे ही डील हुई, एमलिन रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। अब आया असली चैलेंज। द वर्ल्ड के सामने तो उसने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, लेकिन अब बिशप उत्रावस्की से वो आइटम मांगना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो नर्वस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिशप का रिएक्शन क्या होगा। उसने खुद को हिम्मत देने के लिए सोचा, मैंने प्लेग के टाइम फादर की इतनी मदद की है, इतने लोगों को बचाया है, लोगों को हर्ब्स के बारे में सिखाया है, अर्थ मदर में उनका विश्वास बढ़ाया है, तो क्या मैं आधे दिन के लिए एक कैंडल भी नहीं मांग सकता?
यही सोचते हुए वो अपना सिर ऊंचा करके हाफ जायंट बिशप उत्रावस्की के पास गया और सीधे बोला, मेरा एक दोस्त है जिसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे उसके लिए मेंटल टेरर कैंडल चाहिए। उसने अपनी अच्छी बातों का जिक्र नहीं किया क्योंकि उसका घमंड उसे ऐसा करने से रोक रहा था। बिशप ने नीचे एमलिन की तरफ देखा और एक गर्मजोशी वाली स्माइल के साथ कहा, ओके, बस बस ओके। एमलिन तो शॉक में चला गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बिशप इतनी आसानी से मान गए। उसने दोबारा पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं इसे खो दूंगा? इस पर बिशप मुस्कुराते जवाब दिया, हर चीज और हर इंसान का एक अंत होता है, सब कुछ वापस धरती में मिल जाता है और फिर से एक नया जीवन शुरू होता है। अगर मेंटल टेयर कैंडल खो जाती है तो इसका मतलब बस इतना होगा कि मेरा उससे कनेक्शन खत्म हो गया। ये किस्मत का फैसला होगा। एमलिन ने मन ही मन सोचा, कैंडल का खोना किस्मत है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा तो मारा जाना भी तो किस्मत ही होगी। खैर, उसने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप वो अजीब सी दिखने वाली कैंडल ले ली। फिर दोस्त के इलाज का बहाना बनाकर वो चर्च से निकला, एक सराय में कमरा लिया और सैक्रिफाइस वाला रिचुअल शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ग्रे फॉग के ऊपर क्लेन को मेंटल टेरर कैंडल मिल चुकी थी। अब चैप्टर का सबसे इंटेंस और जरूरी हिस्सा शुरू होने वाला था। क्लेन को पता कि उसके अंदर एक और पर्सनालिटी, जो ओरिजिनल क्लेन मोरेटी की बची हुई यादें और भावनाएं थीं, वो धीरे धीरे ताकतवर हो रही है। वो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर उसने जरा भी देर की तो वो अपनी बॉडी का कंट्रोल हमेशा के लिए खो सकता था। ग्रे फॉग के ऊपर का स्पेस परफेक्ट था, क्योंकि यहाँ दोनों पर्सनालिटीज की लड़ाई का कोई नेगेटिव इफेक्ट बाहर की दुनिया पर नहीं पड़ता। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सी गॉड सेप्टर को हाथ में बुलाया। इस बार उसने कोई डिवाइनेशन नहीं किया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं का मतलब कौन सी पर्सनालिटी होगी, तो रिजल्ट का कोई मतलब नहीं था। एक चुटकी बजाई और मेंटल टेरर कैंडल जल उठी। कैंडल की लौ नीले रंग की थी और उसके जलते ही क्लेन के आसपास का माहौल बदलने लगा। वो मैजेस्टिक पैलेस गायब हो गया और उसकी जगह एक अपार्टमेंट का कमरा आ गया, वही कमरा जहां क्लेन मोरेटी ने खुद को गोली मारी थी। और उस कमरे में बेड पर एक और क्लेन बैठा हुआ था। वो बिल्कुल क्लेन जैसा ही दिखता था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उस क्लेन ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया और अब तुम मेरी आत्मा को भी खत्म करना चाहते हो। असली क्लेन मोरेटी मैं हूं। तुम एक घिनौने पैरासाइट हो। ये पर्सनालिटी अभी नई बनी थी, इसलिए उसके पास कोई खास पावर नहीं। जब भारी कदम से उसकी तरफ बढ़ता रहा, उसे अपनी तरफ आता देख उस दूसरे क्लेन की आंखों में गुस्सा डर में बदलने लगा। वो कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुमने मुझसे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। क्या वो काफी नहीं है? मैं तुम्हारे शरीर में चुपचाप रहूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें सजेशन दूंगा। मैं कभी भी कंट्रोल छीनने की कोशिश नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दो। लेकिन क्लेन खामोश रहा और उसने अपना सी गॉड सेप्टर वाला हाथ ऊपर उठाया। ये देखकर वो दूसरा क्लेन पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गुस्से और डर में चिल्लाया, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहता तो मैं खुद को सामने लाता ही क्यों? मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है, वो लगातार कह रहा था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्लेन ने शांति से उसे देखा और फिर उसके सेप्टर के नीले जेम्स एक करके चमकने लगे। एक झटके में बिजली की ढेरों लकीरें निकली और उस दूसरे क्लेन को घेर लिया, जैसे एक तूफान आ गया हो। एक दर्दनाक चीख के बीच वो फिगर तेजी से गायब होने लगा और बिजली के आखिरी वो उसका नामो निशान मिटा दिया। सब खत्म होने के बाद क्लेन ने अपना सेप्टर नीचे किया और आंखें बंद कर लीं। उसने मन में सोचा, जैसा कि मुझसे उम्मीद थी, उसे मेरे दिल के सॉफ्ट स्पॉट्स पता थे। उसे पता था कि मुझ पर असर डालने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है। लेकिन मैं अब जान चुका हूं कि मैं कौन हूं। मैं झो मिंगरुई हूं, जो क्लेन की यादों और भावनाओं के साथ मिल चुका है। अगर मैं तुम्हें जाने देता तो इसका मतलब होता कि मैं मान रहा हूं कि हम दोनों अलग हैं, और जैसे ही मैं रियल वर्ल्ड में वापस जाता, मैं तुरंत कंट्रोल खो देता। एक गहरी सांस के साथ क्लेन ने अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा और उस मेंटल वर्ल्ड से बाहर आ गया। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और उस पर जीत हासिल की थी। तो भाई, जब क्लेन की आंखें दोबारा खुलती हैं तो उसके दिमाग में चल रही सारी धमकियां और रिक्वेस्ट गायब हो चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने वो लाइट ब्लू कलर की फ्लेम अभी भी जल रही थी। उसने सीरियसली अपनी स्पिरिट बॉडी की हालत चेक की और कंफर्म किया कि कंफ्यूजन वाले सारे साइंस जा चुके थे। उसकी ऑरा के कलर्स एकदम प्योर हो गए थे, कोई भी धब्बे नहीं बचे थे। फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लेन ने राहत की सांस ली और सी गॉड सेप्टर को नीचे किया कर एक चुटकी बजा उसने मेंटल टेयर कैंडल को भी बुझा दिया। लेकिन वो तुरंत असली दुनिया में वापस नहीं गया। वो ग्रे फॉग के ऊपर शांति से बैठा रहा, ताकि वो अपने अंदर बचे हुए नेगेटिव इमोशंस को शांत कर सके। इस पूरे मामले के बाद क्लेन को एक बात और गहराई से समझ आ गई थी। एक बेयोंडर का रास्ता पागलपन से लगातार लड़ने का रास्ता है। अगर कोई भी बेयोंडर सावधान न रहे तो उसे या तो लूज ऑफ कंट्रोल के कगार पर धकेल दिया जाता है, या फिर उसे कोई न कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ही जाती है। और एक बार सिम्पटम्स दिखने लगे तो टाइम पर उन्हें सॉल्व न करने पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, इतनी कि उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। अब सवाल ये था कि उसकी ये स्प्लिट पर्सनालिटी बनी कैसे? तो भाई, इसके पीछे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था, मतलब दूसरी दुनिया से आया था।
ऊपर से उसने ओरिजिनल क्लेन मोरेटी के मेमोरी फ्रेगमेंट्स को फ्यूज किया था और उसके इमोशंस का कुछ हिस्सा भी उसे मिला था। तो एक तरह से उसके अंदर आइडेंटिटी डिसोसिएशन यानी पहचान का कन्फ्यूजन होना तो नेचुरल था। साथ ही वो हाल ही में ड्वेन डॉन्टेस बनकर एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक चुराने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक खाई के किनारे पर चलने जैसा था। इस एक्टिंग का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था और फिर जब उस कीपर के मेंटल करप्शन उसे हिट किया तो ये प्रॉब्लम फटकर बाहर आ गई। ये सब सोचते हुए क्लेन ने अपना हाथ उठाकर अपने सिर को मला और ग्रे फॉग से गायब हो गया। जैसे ही वो अपनी बॉडी में वापस आया, क्लेन को अपना दिमाग और आत्मा काफी ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस हुए। ऐसा लगा जैसे किसी धूल भरी खिड़की को किसी ने अच्छी तरह से साफ कर दिया हो। और सबसे बड़ा बोनस ये था कि उसने जो एक्स्ट्रा फेसलेस पोशन पिया था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया था। मतलब मुसीबत आई पर एक फायदा भी देकर गई। ये जो दूसरी पर्सनालिटी बनी थी वो असल में उसकी सारी पुरानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का नतीजा थी। मेंटल टेरर कैंडल की मदद से वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, जो एक तरह से कंप्लीट और इफेक्टिव साइको एनालिसिस जैसा था। शॉर्ट टर्म में तो अब उसे इस मामले में कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे लगातार खुद पर नजर रखनी थी और खुद को रेगुलेट करते रहना था। वो जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। ये सब सोचते हुए क्लेन वॉशरूम से बाहर निकला, बालकनी में आया और दूर के पहाड़ों और पास की हरियाली को देखने लगा। उसकी कंडीशन अब काफी अच्छी थी। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसकी खुद की पहचान और सेल एक्सेप्टेंस और गहरी हो गई थी। वो जो हमेशा एक डिस्कनेक्शन फील करता था वो अब काफी कम हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी पर जीत हासिल करने उसे इतने फायदे होंगे। यहाँ क्लेन के मन में एक डार्क ख्याल आता है, अगर एक और स्प्लिट पर्सनालिटी बनाने से वो और ज्यादा स्ट्रांग और डील करने में मुश्किल नहीं हो जाती, तो वो चाहता कि उसकी कुछ और पर्सनालिटीज बन जाएं ताकि वो खुद को कई बार मारकर और भी पावरफुल बन सके। लेकिन ये सोचते ही उसने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसा। सच कहूं तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी वाला मामला किसी और के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनसॉल्वेबल था। क्लेन तो इसलिए बच गया क्योंकि उसे पता था कि मेंटल टेरर कैंडल कहाँ से मिलेगी। उसे प्रॉब्लम की जड़ पता थी और उसके पास इसे सॉल्व करने का पुराना एक्सपीरियंस भी था। तभी वो इस छिपे हुए खतरे को खत्म कर पाया और अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी को मजबूत होने से रोक पाया। वरना बेस्ट केस में उसका हाल बिशप उत्रावस्की जैसा होता और वर्स्ट केस में वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो देता, जब तक कि पागल होना तय न हो जाता। और तो और मेरे पास बैकअप के तौर पर एक साइकियाट्रिस्ट भी तो है। ये सोचकर क्लेन हंसा और वापस अपने कमरे में आकर एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठ गया। फिर उसने दिन में हुई घटनाओं को याद किया और फ्यूचर के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स नोट किए। पहला लेसन, अगर स्लीपलेस पाथवे का कोई मिड सीक्वेंस बेउंडर कंट्रोल खो देता है तो वो दूसरों को सपने में खींचकर सीधे मेंटल करप्शन फैला सकता है। फ्यूचर में उसे इससे सावधान रहना होगा। हाई सीक्वेंस बेउंडर बनने से पहले ज्यादातर पाथवे के रैम्पेजर्स ऐसा नहीं कर सकते। वो बस मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और अपनी बेउंडर पावर्स का इस्तेमाल करके अपने टारगेट्स पर अटैक करते हैं। उनके लिए अपना करप्शन दूसरों तक फैलाना मुश्किल होता है। स्लीपलेस पाथवे के अलावा स्पेक्टेटर पाथवे वाले भी शायद ऐसा कर सकते हैं। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। उसे कीपर्स की कंडीशन और कोर सील के साथ उनके रिलेशन के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन अगर उसे भेष बदलकर अंदर घुसना हो तो वो कोर सील से खराब होने की एक्टिंग कैसे करेगा ताकि उसका भेष पकड़ा न जाए। क्लेन ने देर सोचा पर उसे कोई आइडिया नहीं आया। तो वो उठा, अपनी डेस्क पर गया और कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए जो कंसीलमेंट और मिस्ट्री से जुड़े थे। वो एरोडेस को बुला रहा था। मास्टर बेडरूम का फुल बॉडी मिरर अचानक हिला और उसमें से सिल्वर लाइट निकली, जिसने लोएनीस भाषा में लिखा, आपका वफादार और विनम्र सेवक एरोडेस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। मेरी पिछली हरकतों ने आपकी इमेज को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या आप मेरी माफी स्वीकार करेंगे? तुम्हें अपनी गलती मानना भी आता है? क्लेन ने मन में सोचा और कहा, फ्यूचर में दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है। मिरर पर नए शब्द उभरे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? काम है, क्लेन ने सोच समझकर कहा। एवरनाइट चर्च के कीपर्स चाइनीज गेट पीछे कोरसील की पावर से कंटेमिनेटेड हैं। उनकी हालत एक नॉर्मल बेउंडर से अलग है। क्या उनके जैसा भेष बनाने का कोई परफेक्ट तरीका है? सिल्वर शब्द बदले और नई लाइन बनी, ग्रेट मास्टर, सिर्फ एक ही तरीका है, अपने मैरियोनेट को सैक्रिफाइस कर दे और उसे कोरसील के कंटेमिनेशन को रिसीव करने दे। वो धीरे धीरे बदलेगा और कीपर्स जैसा ही बन जाएगा। तब आप उसे अपनी बॉडी में रखकर कोरसील को धूम कर सकता है। आइडिया का अच्छा है, लेकिन एक सीक्वेंस 5 रेत से बना मैरियोनेट पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। हाई सीक्वेंस पोशन फार्मूला और इंग्रेडिएंट्स के लिए मुझे सच में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्लेन ने सोचा और कहा, तो मैं मैरियोनेट को कोर सील का कंटेमिनेशन रिसीव कैसे करवाऊं? नॉर्मली तो एक रेत मैरियोनेट जैसे ही चाइनीज गेट पास पहुंचेगा, सील उसे डिटेक्ट करके खत्म कर देगी। मिरर पर फिर से हलचल हुई और एक फिगर उभरी। उस फिगर ने एक पुराने फैशन की जालीदार हेड पहनी थी। वो लंबी थी और उसके चेस्टनट कलर के लंबे बाल थे। वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट। ग्रेट मास्टर, आप इनकी मदद ले सकते हैं, एरोडेस ने सिल्वर शब्दों में समझाया। वो क्वीन मिस्टिक तो एवरनाइट पाथवे से नहीं है। वो कैसे मदद कर सकती है? या फिर उसके पास कोई ऐसा सील्ड आर्टिफैक्ट है जो एवरनाइट पाथवे के हाई सीक्वेंस से जुड़ा हो? ये सोचते ही क्लेन को एडमिरल ऑफ स्टार्स की रिक्वेस्ट याद आई। उसे एक माइथिकल क्रीचर के ब्लड की एक बूंद चाहिए थी।
ये काम करवाने के बदले में वो क्वीन मिस्टिक से एक मिडलमैन फीस ले सकता है, और ये मदद ही उसकी मिडलमैन फीस होगी। बहुत अच्छे, तुम जा सकते हो, क्लेन ने सिर हिलाते हुए कहा। जी महान मास्टर, आपका विनम्र सेवक एरोडेस आपके अगले बुलावे का इंतजार करेगा। ये लिखकर एरोडेस ने एक हाथ की इमेज बनाई जो रूमाल हिला रहा था। ये देखकर क्लेन के मुंह का कोना थोड़ा खिंच गया। उसे समझ नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करे। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्ट बोरो में, ओडोरा फैमिली के विला में। एमलिन व्हाइट एक हल्की मुस्कान के साथ एक्टिविटी रूम में एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक सामने एक और सैंग्वाइन बैरन रुस बाथोरी खून से भरा वाइन कप पकड़े उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। रुस बाथोरी न सिर्फ पहले प्रिमोर्डियल मून बिलीवर के शिकार के दौरान घायल हुआ था, बल्कि एमलिन ने उसका शिकार भी चुरा लिया था। तुम्हारी ये हरकतें मुझे सिर्फ खुशी देंगी, एमलिन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। तभी कॉस्मी ओडोरा अंदर आया और एमलिन उसकी तरफ देखने लगा, अपने इनाम का इंतजार करते हुए। कॉस्मी ने एमलिन की नज़र को इग्नोर किया और फायरप्लेस के पास जाकर वहां मौजूद सभी सैंग्वाइन से कहा, मैंने आप सबको आज इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि हंटिंग कॉम्पिटिशन का फाइनल विनर मिल गया है। कौन है? सभी सैंग्वाइन एक दूसरे को देखने लगे, अंदाजा लगा रहे थे कि कौन जीता होगा। ज्यादातर की नजर उस बाथोरी पर थी। किसी को यकीन नहीं था कि एमलिन व्हाइट जीत सकता है। सिर्फ उस बाथोरी को एक अंदाजा था, और उसने हैरानी से उस अजीब लड़के की तरफ देखा। कॉस्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, एमलिन व्हाइट ने पहले ही 3 टारगेट्स का शिकार कर लिया है और वो ऑटोमेटिकली ये कॉम्पिटिशन जीत गया है। क्या? एक जवान सैंग्वाइन ने अविश्वास में चिल्लाकर कहा। सब जानते थे कि एमलिन किस तरह का सैंग्वाइन था। तो भाई, कहानी शुरू होती है सैंग्विन यानी वैम्पायर्स की एक गैदरिंग से, और वहां मौजूद सभी वैम्पायर्स में अपना एमलिन व्हाइट अगर सबसे अजीब नहीं था तो टॉप 10 में तो पक्का था। बात यह है कि वैम्पायर्स क्यों बहुत लंबी होती है, तो टाइम पास करने के लिए वो कोई न कोई हॉबी पाल लेते हैं। एमलिन को डॉल्स का शौक था, जो कि ठीक है। और भी लोग थे जिन्हें ये पसंद था। प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो नई डॉल्स खरीदने, उन्हें कपड़े पहनाने और हॉस्पिटल से खून लाकर पीने के अलावा घर से बाहर ही नहीं निकलता था। उसे अपने ही लोगों से, अपने वैम्पायर साथियों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल उन बूढ़े हाई रैंकिंग सैंग्विन जैसी थी जो ताबूत में लेटकर बस अपनी जिंदगी किसी तरह काट रहे थे। मतलब ये लड़का जो अभी मैच्योर हुआ था, उसकी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं थीं। इसी वजह से एमलिन हमेशा सैंग्विन गैदरिंग्स में मजाक का टॉपिक बना रहता था। पहले तो लोग बस पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे कि बैकलैंड के दूसरे सन की लोगों का उड़ता है। लेकिन जब ये खबर फैली कि एमलिन रास्ता भकर हार्वेस्ट चर्च में घुस गया और वहां उसे अर्थ मदर के बिशप ने पकड़कर अंडरग्राउंड में बंद कर दिया, तो भाई उसकी इज्जत का पूरा फलदा बन गया। वो सैंग्विन कम्युनिटी के लिए एक कलंक के मजाक बनकर रह गया था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। यही कलंक, यही मजाक वाला बंदा लगातार 3 प्रिमोडियल मून के फॉलोअर्स का शिकार कर चुका था। और वो कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं थे, वो आर्टिफिशियल वैम्पायर्स थे। ये सुनकर सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, इसने ये किया कैसे? क्या उसने अर्थ मदर चर्च वालों की मदद ली, या फिर किसी बहुत ही पावरफुल बाउंटी हंटर को हायर किया था? सब बस अपनी अपनी थ्योरीज लगा रहे थे। तभी वहां मौजूद कॉस्मी, जो एक दूसरा सैंग्विन लीडर था, हल्के से खांसता है और अनाउंस करता है, एमलिन को उसका कैरिस्टिक लेगेसी मिल गया है और वो एक बैरन बन चुका है। बैरन। ये सुनते ही जब सैंग्विन मेंबर्स ने दोबारा एमलिन की तरफ देखा तो उनकी आंखों में शक नहीं था, बल्कि शौक, हैरानी और सरप्राइज था। उनकी पूरी की पूरी दुनिया हिल गई थी। अपनी लाइफ में पहली बार एमलिन को उसके अपने लोग इस तरह से देख रहे थे। उसे इतनी खुशी हुई कि वो हवा में उड़ने लगा। उसका मन कर रहा था कि अपनी ठुड्डी ऊपर उठाकर गर्व से कहे, तुम सबको अब मुझे लॉर्ड कहकर बुलाना चाहिए। ये सेटिस्फैक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपनी मनपसंद डॉल खरीदने पर मिलता था, जिसके लिए उसे बहुत पैसे बचाए हों। एमलिन ने एक गहरी सांस ली, अपने इस ख्याल को कंट्रोल किया। उसने बस एक हल्की सी स्माइल दी और पूरे एरिया को स्कैन किया। फिर अपना कोट बटन करते हुए वो उठा और कॉस्मी ओडोरा के पास जाकर खड़ा हो गया। जब बाकी सैंग्विन अपने शौक से बाहर निकले और उन दोनों बैरन्स को मिक्स्ड फीलिंग से देखने लगे, तब कॉस्मी ने आगे कहा, इस हंटिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन विस्काउंट कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट में शामिल होगा और उसे रिचुअल के लिए फ्री में हेल्प मिलेगी, और इतना ही मिलेगी। इसके अलावा उसे हमारे एंसेस्टर द्वारा बनाई गई एक रिंग भी मिलेगी। ये बोलते हुए कॉस्मी ने एक सिल्वर ज्वेलरी बॉक्स निकाला जिस पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बने हुए थे। उसने बॉक्स खोला और सबको दिखाया। उसके अंदर एक ट्रांसलूसेंट रिंग थी जो हल्के लाल अंबर से बनी हुई लग रही थी। उसमें एक खून जैसे लाल रंग का जेम लगा था जो नाखून के साइज का था और हल्की सी चमक छोड़ रहा था। कॉस्मी ने बताया, इसका नाम लिलिथ्स रिंग है। ये पहनने वाले को और भी चार्मिंग बनाती है और उसे हमेशा फुल मून के नीचे होने वाली ऑप्टिमल स्टेट में रखती है। ये अपने आसपास के एरिया में भी फुल मून का इफेक्ट बना सकती हैं, जिससे उससे जुड़ी बियॉन्डर पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये एक दरवाजा प्रोजेक्ट कर सकती हैं जो सीधा स्पिरिट वर्ल्ड की गहराइयों में खुलता है। कॉस्मी रुका और आगे बोला, इस दरवाजे का नाम है डोर ऑफ समनिंग। इससे स्पिरिट वर्ल्ड के क्रीचर्स रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। हालांकि इसे एक फिक्स टाइम में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है।
जब कोई स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर इस दरवाजे से गुजरता है तो वो पहनने वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और लगभग 5 मिनट तक उसकी सेवा करता है। अगर ज़्यादा देर तक सेवा चाहिए तो पहनने वाले को खुद उस क्रीचर से बात करके एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। नॉर्मल सिचुएशन में बुलाए गए क्रीचर की ताकत पहनने वाले के बराबर या उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी वो बहुत कमज़ोर या बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। एक बार एक विस्काउंट ने इसी रिंग का या यूज करके एक डेमीगॉड लेवल्ड क्रीचर को समन कर लिया था, लेकिन इसमें एक रिस्क भी था। क्रीचर जितना ताकतवर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को उतना ही ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है और पहनने वाले को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हो तो तुरंत प्रोजेक्शन को खत्म करना होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट की, और वो था ब्लड थर्स्टिंग डिजीज। पहनने वाले को हर घंटे कम से कम एक वायल इंसानी खून पीना पड़ेगा, वरना उसका अपना खून उबलने लगेगा और भाप बन जाएगा, और 15 मिनट से भी कम टाइम में एक बैरन की भी मौत हो सकती है। ये सुनकर एमलिन को प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो और भी ज्यादा खून पीना चाहता था। प्रॉब्लम बस ये थी कि इतना खून मिलेगा कहाँ से। कॉस्मी ने उसकी टेंशन दूर करते हुए कहा, एडिशनल खून हमारी रेस प्रोवाइड करेगी। अब एमलिन की प्रॉब्लम बस इतनी थी कि इतना खून साथ लेकर घूमने के लिए एक मॉडिफाइड बोल चाहिए होगी। उसने दूसरे सैंग्विन को देखा जो जलन और हैरानी से उसे देख रहे थे, और फिर उसने पूछा, अगर मैं इसे पहनूंगा नहीं तो क्या मुझे ब्लड थर्स्टिंग डिजीज होगी? कॉस्मी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। एमलिन ने फिर लिलिथ रिंग को घूरते हुए पूछा, अगर मैं इसे 59 मिनट्स के लिए पहनूं और फिर उतार दूं तो क्या मुझे ये बीमारी होगी? ये सुनकर कॉस्मी के चेहरे की नसें फड़कने लगीं। उसने कहा, जब तुम रिंग पहनोगे तुम्हें ब्लड थर्स्टिंग डिजीज हो जाएगी। तुम्हें एक वायल खून पीना पड़ेगा ताकि वो 1 घंटे के लिए शांत हो जाए। इस दौरान अगर तुमने उसे उतारकर दोबारा पहना तो बीमारी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। चाहे 1 घंटा हुआ हो या नहीं, तुम्हें फिर से खून पीना पड़ेगा, समझे? ऑफ कोर्स ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, एमलिन ने कहा। कॉस्मी ने फाइनली ये रिंग हंटिंग कॉम्पिटिशन के चैंपियन एमलिन व्हाइट को दे दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एमलिन। उसने एमलिन से हाथ मिलाया और उसे वो कीमती रिंग सौंप दी। थैंक यू, एमलिन ने एक रिजर्व स्माइल के साथ कहा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं रात के 10 बजे ग्रेप फॉग के ऊपर। क्लेन को एमलिन द्वारा सेक्रीफाइस की गई लेमानोस ट्रेवल्स बुक मिल जाती है और उसे लिलिथ्स रिंग के बारे में सब कुछ पता चलता है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन क्लेन का ध्यान डोर ऑफ समनिंग पर अटक गया। वो सोचने लगा, क्या पता एक दिन ऐसा आए जब उस दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि खुद एंशिएंट गॉडेस लिलिथ गुजरे। खैर, क्लेन की थ्योरीज हमेशा ही नेक्स्ट लेवल होती हैं। उसने लेमानोस ट्रेवल्स खोली और उन बियॉन्डर पावर्स को चेक किया जो एमलिन ने यूज की थी और फिर से भरी थी। इसने तो सारे लाइटनिंग स्ट्राइक्स यूज कर डाले, ट्रैवलिंग भी गया। ये बंदा दूसरों की पावर्स यूज करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। क्लेन ने मन ही मन सोचा, एमलिन ने कुछ नई पावर्स ऐड की थी, जैसे विंग्स ऑफ डार्कनेस, फुलमुनक्ल ऑफ कोरोजन, एनिमल सेंस और एबिस शैकल्स। डोर ऑफ समनिंग नहीं है, सही है, उसे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होगा, और एमलिन के पर्सनालिटी के हिसाब से वो कुछ फेलियर्स के बाद गिव अप कर गया होगा। क्लेन ने बुक पढ़ते हुए सोचा। उसने सी गॉड सेप्टर को बुलाया और बुक कुछ और लाइटनिंग स्ट्राइक के पेजेस ऐड कर दिए, क्योंकि उसे हमेशा फायर पावर की कमी का डर रहता था। फिर क्लेन ने सन ब्रोच का यूज करके होली लाइट समनिंग और होली वाटर क्रिएशन जैसी पावर्स भी रिकॉर्ड कर दी। ये सब करने के बाद उसने मेंटल टेरर कैंडल उठाई। दोपहर में स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला मामला सुलझाने के बाद उसने ये आइटम तुरंत वापस नहीं किया था। उसे लगा था कि शायद ये उसे ग्रवल्स के अंदर कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकती है, लेकिन रिसर्च करने पर उसे पता चला कि ये कैंडल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। खैर, क्लेन ने एक ठंडी सांस ली और बेस्टोमेंट रिचुअल के जरिए मेंटल टेर कैंडल और लेमानोस ट्रेवल्स को वापस एमलिन और फोर्स को लौटा दिया। रियल वर्ल्ड में वापस आकर उसने आराम से नहाया, कुछ पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ी और सोने चला गया। सोते सोते क्लेन अचानक जाग गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सपने में घुसने देखा कि उसके सामने का सीन बदल गया है। आसमान गहरा और अंधेरा था, जिसमें हीरे की तरह चमकते सितारे थे जो उसे शांत और हैरान कर रहे थे। दूर से गाने की आवाज आ रही थी और फिर बादलों के बीच से क्रिम्सन मून बाहर निकला। ये सब देखकर क्लेन को लगा जैसे वो एवरनाइट गॉडेस के डिवाइन किंगडम में आ गया है। सपने में उसे बहुत रिलैक्स्ड और आरामदायक महसूस हो रहा था है। क्लेन को अचानक सिचुएशन समझ में आई। ये चर्च ऑफ द एवरनाइट का कोई बियॉन्डर था जो टाइकुन ड्वेन डेंटिस के सपने में आकर उसे हील करने की कोशिश कर रहा था ताकि दोपहर में हुए मेंटल ट्रॉमा से वो उबर सके। ये देखकर क्लेन ने लाचारी से मन ही मन सोचा, तुम लोग जो कर रहे हो उससे सिर्फ मेरी नींद खराब हो रही है। तो भाई, चैप्टर 804 की शुरुआत होती है एक बहुत ही रिलैक्सिंग नोट पर। पिछली रात के सारे टेंशन और ड्रामे के बाद क्लेन को फाइनली एक अच्छी गहरी नींद सोने का मौका मिला। मतलब चर्च का जो बियॉन्डो से शांत करने आया था। उसके जाने के बाद क्लेन ने भी सोचा कि चलो अब शांति से सोते हैं। और भाई, नींद की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि वो सीधा सुबह ही उठा। बाहर सूरज बस निकल ही रहा था और हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। क्लेन लगभग 10 मिनट तक तो बस आलस में बिस्तर पर ही पड़ा रहा, जो कि हम सब करते हैं, है ना। फिर उसने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच उठाई और टाइम देखा भी 6:30 भी नहीं बजे थे। अब उसके मन में वही सवाल आया जो हम सबके मन में आता है, वापस सो जाऊं या उठ जाऊं।
लेकिन उसे फील हुआ वो काफी जेटिक बिल्कुल भी थकान नहीं है, तो उसने फैसला किया कि चलो दिन की शुरुआत करते हैं। वो उठकर तैयार हुआ और अपनी बालकनी में चला गया। अब देखो ये सीन कितना पीसफुल है। बैकलैंड में इस मौसम में हवा की वजह से ज्यादा स्मॉग नहीं था, तो आसमान एकदम साफ और नीला था। नीचे गार्डनर्स काम कर रहे थे, नौकर चाकर मार्केट जा रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। इस माहौल को देखकर क्लेन एक पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस मोमेंट में ये पूरी दुनिया उसी की है। ये फीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जब आपकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा हो। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटी सी खुशी। कुछ देर बाद उसने सोचा कि क्यों न एक वॉक पर निकला जाए। तो भाई अपना बंदा तैयार हुआ, सिल्क का टॉप हैट पहना, सोने की मूठ वाली छड़ी उठाई और निकल पड़ा। उसका वैलेट रिचर्डसन पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। सोचो एक वैलेट की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, मालिक के बाद सोना और मालिक से पहले उठना। खैर क्लेन ने उसे बताया कि वो ब्रेकफास्ट से पहले एक वॉक लेना चाहता है। अब क्लेन सड़क पर टहल रहा था और सुबह की ताज़ी हवा को एंजॉय कर रहा था। उसे लगा कि कल रात की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और यहीं पर वो सोचता है कि बियॉन्डर्स को अपना मूड ठीक रखने के लिए खुद ही मौके बनाने पड़ते हैं। उसका ये वॉक पर निकलना सिर्फ टहलना नहीं था, ये एक तरह से सेंट सैमुअल कैथेड्रल के बिशप्स को एक मैसेज भी था कि मैं ठीक हूँ, अब मुझे रात में डिस्टर्ब मत करना। मतलब बंदे का दिमाग हर वक्त चलता रहता है, हर एक्शन के पीछे एक मकसद होता है। टहलते टहलते उसकी नज़र पड़ी 39 बोकलैंड स्ट्रीट पर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क का घर था। और वहां गार्डन में उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखी, हेज़ल, वही लड़की जिसके अंदर एक खतरनाक आर्टिफैक्ट छुपा हुआ है। वो अपनी मेड के साथ गार्डन में टहल रही थी। क्लेन ने मन ही मन मजाक में सोचा, अरे ये भी इतनी जल्दी उठ गई, इसकी नींद की क्वालिटी तो अच्छी होगी ही, इसे कौन सा रात के बीच में सीवर में उतरना पड़ता है। ये छोटा सा जो क्लेन के कैरेक्टर को और भी रिलेटेबल बना देता है। अब यहाँ से कहानी एक सीरियस मोड़ लेती है। क्लेन अपने पीछे चल रहे रिचर्डसन की तरफ देखता है और उससे अचानक सदर्न कॉन्टिनेंट के बारे में पूछता है। क्लेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ड्वेन डांटेस का अपना किरदार और मजबूत करना है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है और जिसे सदर्न कॉन्टिनेंट का एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन असल में क्लेन की ज्यादातर नॉलेज तो समुद्री डाकुओं और एडवेंचरर्स से मिली थी, जो भरोसेमंद नहीं थी। वो रिचर्डसन से उसका असली इंप्रेशन जानना चाहता था, क्योंकि रिचर्डसन वहीं पैदा हुआ था। रिचर्डसन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है और फिर जो जवाब देता है वो बहुत ही शॉकिंग और दिल दहला देने वाला होता है। वो कहता है, सर, सदर्न कॉन्टिनेंट को लेकर मेरा इंप्रेशन है भूख, थकावट, दर्द और मौत के बाद की दुनिया की चाहत। भाई साहब, ये तीन शब्द भूख, थकावट और दर्द बैकलैंड के लोगों की उस सोच से बिल्कुल अलग थे, जो मानते थे कि सदर्न कॉन्टिनेंट में हर जगह सोना है और अमीर बनने के मौके हैं। ये शब्द उस कड़वी सच्चाई को दिखाते जिसे किंगडम की प्रोपेगेंडा और कहानियों के नीचे छिपा दिया गया था। क्लेन ये सुनकर एकदम शांत हो गया और उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। ये सीन दिखाता है कि दुनिया जैसी ऊपर से दिखती है वैसी होती नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऑड्रे के पास पहुंचते हैं। ऑड्रे एक म्यूजियम जैसी जगह पर है जहां पुरानी पुरानी चीज़ रखी हुई हैं। वो एसोसिएट प्रोफेसर मिशेल के साथ एग्जिबिट देख रही है, जिसमें फोर्थ एपोक के जूते रखे हैं। ये जूते काफ़ी अजीब थे, एक तरफ से 3 सेंटीमीटर मुड़े हुए और दूसरी तरफ से 5 सेंटीमीटर। मतलब उस जमाने का फैशन भी बड़ा अजीब था यार। खैर, टूर के एंड में प्रोफेसर मिशेल उसे एक कोट ऑफ आर्म्स दिखाती हैं, जिस पर ड्रैगन। वो बताती हैं कि ये हार्टलार्क नाम के एक गांव से मिला है, जहां बहुत पुराने समय से ड्रैगन्स की पूजा होती है। हार्टलार्क का नाम सुनते ही ऑड्रे के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि ये वही गांव है जहां के लोगों के कलेक्टिव सबकॉन्शियस में एक माइंड ड्रैगन मौजूद थी, और उसे एक पुरानी नोटबुक मिली थी, वो भी इसी गांव के एक नाइट से जुड़ी थी। तो मतलब सब कुछ कनेक्टेड था। ऑड्रे ये पूछने ही वाली थी कि ये कोट ऑफ आर्म्स किसे मिला, कि तभी प्रोफेसर का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहती हैं, इस कोट ऑफ आर्म्स की खोज के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। ऑड्रे हैरान होकर पूछती है, ट्रेजेडी? प्रोफेसर मिशेल एक गहरी सांस लेकर बताती हैं, एक आर्कियोलॉजिकल टीम उस गांव में ड्रैगन की पूजा की लोक परंपरा पर स्टडी करने गई थी, लेकिन उसी रात टीम का एक मेंबर पागल हो गया और ये दिमागी बीमारी छूत की तरफ फैल गई। पूरी की पूरी आर्कियोलॉजिकल टीम एक एक करके पागल हो गई और उन्होंने एक दूसरे को या खुद को ही मार डाला। आखिर में उनमें से कोई भी नहीं बचा। ये सुनते ही ऑड्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाई सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। पूरी की पूरी टीम पागल हो गई और सब मर गए? ये कोई नॉर्मल घटना तो हो ही नहीं सकती। ऑड्रे के दिमाग में प्रोफेसर के शब्द गूंज रहे थे, एक एक करके सब पागल हो गए। और तभी अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। उसे समझ आता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ। ऑड्रे को एहसास हो गया है कि उस आर्कियोलॉजिकल टीम के मेंबर्स असल में साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के मेंबर्स थे, जो शायद उस माइंड ड्रैगन के राज जानने की कोशिश कर रहे थे। और नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो भाई, चैप्टर 805 की शुरुआत होती है ऑड्रे के साथ। वो इस वक्त रिलिक सर्च एंड प्रिजर्वेशन फाउंडेशन की बिल्डिंग में थी और उसके दिमाग में एक भूचाल मचा हुआ था।
सिचुएशन ये थी कि उसे एक आर्कियोलॉजिकल टीम की ट्रेजिक डेथ के बारे में पता चला था, जो किसी अजीब सी मेंटल इलनेस की वजह से पागल हो गए थे। ये सुनते ही ऑड्रे के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपना दुख जताते हुए कहा, ये तो बहुत ट्रेजेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग रॉकेट की स्पीड से चल रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये आर्कियोलॉजिकल टीम असल में साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के मेंबर्स थे। अब तुम पूछोगे उसे ऐसा क्यों लगा, तो याद करो, कुछ चैप्टर्स पहले उसे एक मिशन मिला था जिसमें उसे प्रोफेसर मिशेल से एक नोटबुक हासिल करनी थी जो 20 ईयर वॉर से रिलेटेड थी। और ये वही नोटबुक थी जो हार्टलैक विलेज के एक नाइट लिंडेलिरा की थी, वही गांव जहां के लोग ड्रैगन्स की पूजा करते थे। ऑड्रे ने उस वक्त मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट करके मैजिक मिरर डिविनेशन का यूज किया था और उसे पता चला था कि इस नोटबुक का उस गांव से बहुत गहरा कनेक्शन है और उस गांव के कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में एक माइंड ड्रैगन छिपा हुआ है। तो अपनी कम सीक्वेंस और स्ट्रेंथ को देखते हुए उसने समझदारी दिखाई और नोटबुक साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को सौंप दी थी। मतलब ये तो पक्का था कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट उस नोटबुक का इस्तेमाल करके हार्टलैक विलेज तक पहुंच गए होंगे। दूसरा सबसे बड़ा हिंट था वो अजीब मेंटल इलनेस जो किसी प्लेग की तरह फैल रही थी और लोग बेचैस में पागल हो रहे थे। देखो, रियल वर्ल्ड में मेंटल इलनेस कंटेजियस नहीं होती, मतलब एक से दूसरे को नहीं फैलती, लेकिन बियॉन्डर की दुनिया में जहां माइंड और कॉन्शनेस का खेल होता है, वहां कैओस और मैडनेस को सपनों के जरिए या सबकॉन्श लेवल पर फैलाया जा सकता है। और हार्टलार्क विलेज में तो सालों से एक माइंड ड्रैगन छिपा बैठा था। तो ऑड्रे ने पूरी पिक्चर जोड़ ली। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट नोटबुक के जरिए वहां पहुंचे और उस माइंड ड्रैगन ने खुद को बचाने के लिए कलेक्टिव सबकॉन्शियस के जरिए उन सब पर मेंटल करप्शन फैला दिया। ये सोचते ही ऑड्रे को एक ठंड सी महसूस हुई। बियॉन्डर वर्ल्ड सच में कितना खतरनाक है। वो छोटी सी टीम भी कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, वो सब चुने हुए बियॉन्डर्स होंगे, लेकिन फिर भी इतने सिंपल और अजीब तरीके से मारे गए। ये सब सोचकर ऑड्रे को खुशी भी हुई और उसने खुद की पीठ थपथपाई कि उसने सही टाइम पर सही फैसला लिया था। अगर वो उस वक्त जिद में आकर खुद उस गांव को एक्सप्लोर करने निकल जाती तो आज शायद पागलों की उस लिस्ट में एक और नाम ऑड्रे हॉल का भी होता। वो मन ही मन मिस्टर फूल को, टैरो क्लब के मेंबर्स को और यहाँ तक कि उस विलेन किलांग्रेस को भी थैंक यू बोल रही थी जिसने उसे सिखाया था कि मिस्टिसिज्म की दुनिया में एक्सपीरियंस की कमी कितनी जानलेवा हो सकती है। इन्हीं सब वजहों से वो इतनी सावधान रहना सीख पाई थी। उसे अपना वो टाइम याद आ गया जब उसने पहली बार टैरो किया था और उसे इतनी शर्म आई कि मन कर रहा था तकिए में मुंह छिपाकर चिल्लाए, ऑड्रे तुम उस वक्त इतनी भोली और नासमझ थी। और फिर वो सोचती है, थैंक गॉड कि मुझे मिस्टर फूल मिले। अगर कोई और सीक्रेट एग्जिस्टेंस होता तो मैं कब की पागल हो चुकी होती या कोई मॉन्स्टर बन गई होती। मिस्टर फूल सच में कितने अच्छे इंसान हैं, नहीं एक अच्छे ऑर्थोडॉक्स गॉड हैं। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है क्लेन के पास फ्राइडे की दोपहर और वो कल होने वाले एक बॉल की तैयारी कर रहा था। गेस्ट लिस्ट देखकर ये याद कर रहा था कि किससे क्या बात करनी है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माख्त से मिलना है तो बैकलैंड के अच्छे मौसम पर बात करनी है और लोएन किंगडम इंपीरियल साइंस इंस्टीट्यूट पर कुछ जोक्स मारने हैं। वो ये सब रट्टा मार ही रहा था कि अचानक उसे प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दी, एक आदमी की आवाज़। और टाइमिंग के हिसाब से क्लेन समझ गया कि ये मिस्टर हैंगमैन यानी एल्गर हैं। क्लेन ने हाथ में पकड़ा पेपर नीचे रखा, अपनी ब्लैक टी का एक घूंट लिया और सीधे मास्टर बेडरूम के बाथरूम में चला गया। वहां उसने अपना रिचुअल किया, 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज, और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। जैसा उसने सोचा था, ये वाकई में द हैंगमैन ही थे। एल्गर ने मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट की कि वो द वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दे कि वो रोरस्टेड आर्किपेलागो की कैपिटल सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बायाम पहुंच चुका है और 2 दिन में अपना सामान रिफिल करके वो उस प्रिमिटिव आइलैंड के लिए निकल सकता है। वो चाहता था कि द वर्ल्ड भी तैयारी शुरू कर दे ताकि वो टाइम पर मिल सकें। उसने ये भी ऑफर दिया अगर द वर्ल्ड के पास आइलैंड तक जाने का कोई तरीका नहीं है तो वो उसे चुपके से अपने शिप ब्लू अवेंजर पर चढ़ा सकता है। क्लेन ने ये सुना तो सोचा, ब्लू अवेंजर पर चढ़ना मतलब चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के सेलर्स के झुंड के साथ उस आइलैंड के पास जाना, ये तो बहुत रिस्की है। फिर उसने सोचा, और एम्बलिन से खरीदा हुआ एनेस्थेटिक गैस कब तक चलेगा, क्या इतने टाइम में एक्सप्लोरेशन हो पाएगा। ये सब सोचने के बाद क्लेन ने द वर्ल्ड जर्मन्स को कॉन्जरो को उससे प्रार्थना करवाई, इतनी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बायाम में घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। आज रात मिडनाइट में शहर के बाहर वाले सिमेट्री में मिलो, उससे पहले अपना सारा सामान रिफिल कर लेना। अब सीन कट होकर आता है बायाम में एक छोटे से होटल में बैठे एल्गर पर। जैसे ही उसने द वर्ल्ड का मैसेज सुना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये बात तो सच थी कि उसके पास घूमने की पूरी आज़ादी थी क्योंकि उसके शिप के बाकी सेलर्स रेड थिएटर जैसी जगहों पर मौज मस्ती करने गए थे और आज रात तो वापस आने वाले नहीं थे और सुबह उठकर भी वो सीधे कसीनो ही जाते। मतलब अगर एल्गर एक दिन और एक रात के लिए गायब भी हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। एल्गर ने सोचा, क्या द वर्ल्ड इसी टाइम गैप का फायदा उठाने की बात कर रहा है। ये आइडिया उसे एनेस्थेटिक गैस यूज करने से तो बेहतर लगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आया, बिना शिप के हम उस प्रिमिटिव आइलैंड तक जाएंगे कैसे। उसे मिस मैजिशियन की लेमानोस ट्रेवल्स याद आई जिसमें टेलीपोर्टेशन की पावर थी, लेकिन उसका तो सिर्फ एक ही पेज था।
मतलब वापस आना इम्पॉसिबल था। खैर, इन्हीं सवालों के साथ उसने अपने काम निपटाए और रात के 11 बजे वो चुपचाप अपने होटल से निकलकर शहर के बाहर की ओर बढ़ गया। उसे पकड़े जाने की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सबको यही लगता कि वो भी किसी लेडी के साथ रेड थिएटर में होगा। जैसे ही एल्गर बायाम शहर से बाहर निकला और उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा जहां से सिमेट्री का रास्ता जाता था, उसकी नजरें एक जगह जम गए और उसके कदम वहीं रुक गए। क्रिम्सन मूनलाइट की रोशनी में जहां पर हमेशा एक पहाड़ हुआ गायब था, वो पूरा का पूरा एरिया, पत्थर, पेड़ पौधे, जमीन, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। एल्गर के होश उड़ गए। उसे याद आया कि न्यूज़पेपर में बायाम में आए एक हल्के भूकंप का जिक्र था, जिसका सेंटर शहर के बाहर की यही पहाड़ी रेंज बताई गई थी। फिर उसे चर्च के डीकन की बात याद आई कि जर्मेन स्पैरो ने बायाम को लगभग तबाह कर दिया था और उस मामले में डेमिगॉड्स इन्वॉल्व थे, और ये दोनों घटनाएं एक ही टाइम पर हुई थीं। तभी एल्गर के दिमाग में बिजली कब दी। क्या ये सब जर्मेन स्पैरो ने किया है? उसने एक डेमिगॉड लेवल की लड़ाई शुरू की, एडमिर ऑफ ब्लड को मार गिराया और खुद बचकर निकल भी गया। उस एक पल में एल्गर की आंखों के सामने जर्मेन स्पैरो की पूरी इमेज बदल गई। अब उसे समझ आया कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है और कि उस पर 50,000 पाउंड्स का इतना बड़ा इनाम है। ये एहसास होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और एल्गर का पूरा शरीर कांप गया। तभी उसे अपने साइड में कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। एक बड़े से पेड़ के नीचे परछाइयों में से एक अयों में धीरे धीरे बन रहा था। उस फिगर ने अपने टॉप हैट पर हाथ रखा और धीरे धीरे ऊपर देखा। एक पतला चेहरा, शार्प फीचर्स और इमोशनलेस डार्क ब्राउन आंखें। ये कोई और नहीं बल्कि जर्मेन स्पैरो था। तो भाई, पिछले चैप्टर के बाद कहानी सीधी पहुंचती है एक सुनसान जगह पर जहां द हैंग्ड मैन यानी एल्गर इंतजार कर रहा था, और तभी उसके सामने जैप बिना किसी वार्निंग के गेरमन स्पैरो टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। सच कहूं तो ये एंट्री ही इतनी ग्रैंड थी कि एल्गर का सारा कॉन्फिडेंस हिल गया। उसे लग रहा था कि सीक्वेंस 5 बनकर वो बहुत पावरफुल हो गया है, लेकिन गेहरमन के सामने आते ही उसकी सारी हवा निकल गई। गेहरमन का ऑरा ही कुछ ऐसा, मतलब उसके हर एक एक्शन से शुद्धिकर पावर हाउस वाली फील आ रही थी, इतनी गहरी कि एल्गर को अंदर से डर लगने लगा। उसे तुरंत याद आया कि ये वही क्रेजी एडवेंचर है जिसने बेयाम में डेमीगॉड लेवल की लड़ाई छेड़ दी थी और वहां से बिना एक खरोच के निकल भी गया था। ये सोचना ही अपने आप में इम्पॉसिबल लगता है। तो अपनी घबराहट को छुपाते हुए एल्गर ने हाथ में लालटेन लेकर गेहरमन की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने जानबूझकर बात छेड़ी और कहा, तुमने जो तबाही के निशान पीछे छोड़े हैं वो शायद अगली कुछ सदियों या हजारों साल तक नहीं मिटेंगे। वो असल में कन्फर्म करना चाहता था कि उस पहाड़ के टूटने के पीछे गेहरमन का ही हाथ या नहीं। इस पर क्लेन ने, जो गेहरमन बना हुआ था, बड़े आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस डैमेज में सबसे बड़ा हाथ तो सिकिंग का था। भाई साहब, ये जवाब सुनकर एल्गर के तो होश ही उड़ गए। मतलब ये बंदा खुलेआम मान रहा है कि उसने एक डेमी गॉड को सीधा अटैक करने पर मजबूर कर दिया और ऐसे खरनाथ से एडमिरल ऑफ ब्लड के साथ बचकर निकल भी गया। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। एल्गर को शक होने लगा कि गेहरमन के पास जरूर कोई ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट है, यानी एक डेमी गॉड लेवल का आइटम। लेकिन उसने अपना शौक जाहिर नहीं किया और न ही आगे कुछ पूछने की हिम्मत की, बस टॉपिक बदलते हुए पूछा, तो क्या अब हम उस प्रिमिटिव आइलैंड पर चलें? क्लेन ने शांति से जवाब दिया, ऑफ कोर्स। टाइमिंग परफेक्ट थी, क्योंकि ये लेट नाइट का समय था और उसका दूसरा रूप ड्वेन डांटेस इस वक्त सुरा होता है। सेफ्टी के लिए क्लेन ने पहले ही अपने मैजिक मिरर्स को ड्वेन वाले इल्यूजन पर नजर रखने के लिए बुलाखा लिया था, ताकि कोई गड़बड़ न हो। अब एक्शन का टाइम था। एल्गर ने अपनी तैयारी दिखाते हुए एक लोहे जैसी काली अंगूठी निकाली जो कांटों की तरह बाहर निकली हुई थी, और उसे अपने बाएं अंगूठे में पहन लिया। उसे पहनते ही उसके सिर में तेज दर्द हुआ, जिससे पता चलता कि ये आइटम कितना पावरफुल है। उसने सिर हिलाकर कहा, उम्मीद है हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। इसके बाद जो हुआ वो एल्गर के लिए एक और शौक था। गेहरमन स्पैरो शांत चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ा और अपना हाथ सीधा उसके कंधे पर रख दिया। एक पल के लिए तो एल्गर की सांसें ही रुक गईं। उसे लगा कि गेहरमन उस पर अटैक कर रहा है। वो बचने के लिए साइड हटने ही वाला था कि उसे अपना पुराना अंदाजा याद आया। उसने खुद को रोक लिया और उस क्रेजी एडवेंचरर को अपना हाथ कंधे पर रखने दिया। अगले ही पल गेहरमन का हाथ ट्रांसपेरेंट होने लगा, जैसे वो स्पिरिट वर्ल्ड के सायों को छू रहा हो। एल्गर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और क्रिम्सन मून और भी ज्यादा चमकने लगा। सारे कलर्स एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे थे और अनगिनत फिगर्स पीछे की तरफ जा रहे थे। वो गेहरमन की मदद से स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर से ट्रेवल कर रहा था। ये क्रीपिंग हंगर की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी थी, और जैसे ही एल्गर के दिमाग में ये बात आई, वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आ गए। वो एक सुनसान आइलैंड के बीच पर खड़े थे। लेकिन इससे पहले कि एल्गर कुछ कह पाता, कलर्स फिर से सैचुरेट हुए और वो लोग दोबारा टेलीपोर्ट हो गए। इस बार वो लोग हवा में थे और नीचे लहरें उफान मार रही थीं। लेकिन एल्गर भी एक एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर था। उसने तुरंत एक हवा का बवंडर बनाया और दोनों को हवा में तैरने में मदद की। ये एक परफेक्ट टीम वर्क था, बिना कुछ कहे ही। और इसी बीच और टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल हुआ और वो लोग फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा आइलैंड था जिसके ऊपर भारी धुंध छाई हुई थी, और क्रिम्सन मूनलाइट भी उसे पूरी तरह से पार नहीं कर पा रही थी। पूरे जंगल और पहाड़ों पर एक डरावना अंधेरा और अजीब सा चार्म था। पहुंच गए, एल्गर ने चारों ओर देखते हुए कहा। क्लेन का चेहरा तो एकदम शांत, तो लेकिन अंदर से वो बहुत अलर्ट था।
उसने नोटिस किया कि जगह बिल्कुल खामोश थी। न किसी पक्षी की आवाज, न किसी भेड़िए के चिल्लाने की, और न ही कीड़ों जैसी खामोशी। एल्गर ने शायद उसकी फीलिंग्स को भांप लिया और लालटेन आगे तरह झाड़ियों की इशारा किया, जहां जानवरों के पैरों के निशान से बना एक नेचुरल रास्ता था। उसने कहा, अगर तुम दिन में आओगे तो यहाँ बहुत चहल पहल होती है। तुम्हें ऐसे पक्षी भी दिखेंगे जो सिर्फ मिथकों में होते हैं, लेकिन रात में इस जगह पर राज करने वाली पावर बदल जाती है और बहुत सारे बियॉन्डर क्रीचर्स सुबह होने का इंतजार करते हुए छिप जाते हैं। ये सुनकर क्लेन को समझ आया कि मिस्टर हैंगडमैन यहाँ पहले भी आ चुके हैं। कम से कम एक दिन और एक रात का एक्सपीरियंस तो उन्हें है ही। इसके बाद एल्गर ने आगे का पूरा प्लान समझाया ताकि बाद में कंफ्यूजन न हो। उसने कहा, अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम सीधे उस प्राचीन खंडहर तक पहुंचेंगे। रास्ते में हम जो भी बियॉन्ड क्रीचर्स मिलेंगे उनका शिकार कर सकते हैं। अगर कोई अकेले किसी को मारता है तो उसके इंग्रेडिएंट्स उसी के होंगे, और जिन्हें हम मिलकर मारेंगे वो तुम्हारी कस्टडी में रहेंगे। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम बारी बारी से अपना हिस्सा चुनेंगे और जिसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रायोरिटी तय होगी। ये सुनकर क्लेन मन ही मन मुस्कुराया। मिलकर मारे गए शिकार को उसकी कस्टडी में रखना। मिस्टर हैंगमैन काफी सिंसियर हो रहे थे, या शायद डर रहे थे। क्लेन ने अपनी हेड को थोड़ा नीचे किया और कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्गर ने राहत की सांस ली और आगे कहा, हमारा मेन गोल उन खंडहरों को एक्सप्लोर करना है। रास्ते का शिकार बस सप्लीमेंट्री है। एक्सप्लोरेशन खत्म होते ही हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे। वो गेहरमन की लालच से डर रहा था, क्योंकि बियॉन्डर्स कोई परपेचुअल मशीन नहीं होते। थकने के बाद वो अपना कंट्रोल खो सकते हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक पोलाइट इंसान हूँ। पोलाइट? एल्गर गेहरमन के इस शब्द से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्लेन के होठों पर एक गहरी मुस्कान आई और अंधेरे में उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा। किसी के घर पहली बार जाकर ज्यादा देर तक रुकना इम्पोलाइट होता है। ये सुनकर एल्गर का दिमाग ही चकरा गया। इस आदमी की सोच और लॉजिक नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग है। सच में एक क्रेज एडवेंचरर है। उसने लालटेन उठाई और आगे बढ़ गया। चलो। दोनों उस घने अंधेरे जंगल में घुस गए जहां चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। वहां के पेड़ बहुत मोटे और ऊंचे थे और उनकी छाल स्केल्स जैसी लग रही थी, जैसे कोई सांप की खाल हो। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी जिंदा होकर हिलने लगेंगे। दोनों चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इतनी खामोशी में कुछ भी बोलना अजीब लगता। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें थम्प थम्प की एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे आवाज और भी साफ होती गई। जब वो एक खाली जगह पर पहुंचे तो लालटेन की रोशनी में उन्हें कुछ झुकी हुई या लेटी हुई आकृतियां दिखाई दी। उन आकृतियों में इंसान, बबून, बकरियां और टाइगर थे, और वो सब या तो पत्थर पकड़कर या अपने पंजों और दांतों से पेव चट्टानों को तराश रहे थे, जैसे कोई महल बना रहे हों। और उन सब पर क्रिम्सन मूनलाइट पड़ रही थी, जिससे वो खून जैसे लाल रंग के लग रहे थे। इंसान, ये देखते ही क्लेन की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि एल्गर ने भी अपनी स्पीड धीमी कर ली। अचानक उन सभी आकृतियों ने अपना काम एक साथ रोक दिया और एक साथ घूमकर इन दोनों की तरफ देखा। उनके चेहरे पीले थे, स्किन सूखी हुई थी और शरीर सड़ रहे थे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लग रहा था। लाशें। कोई बियॉन्डर क्रीचर इन लाशों को कंट्रोल करके अपने लिए महल बनवा रहा है। क्लेन ने उनकी नजर से आगे एक अंधेरी गुफा देखी, जिसके आसपास सफेद पंख बिखरे हुए थे, जिन पर पीला तेल लगा था। पंगलाशें। ये देखते ही क्लेन को तुरंत न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट की याद आ गई। इसका मतलब इस एरिया का मालिक कोई कमजोर क्रीचर नहीं होगा। इस सिचुएशन को देखकर एल्गर ने 2 सेकंड सोचा और फिर सुझाव दिया, मैंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी। हमें इसके चारों ओर से घूमकर निकल जाना चाहिए थी। उसकी इंस्टिंक्ट्स गुफा में कुछ बेहद खतरनाक छिपा है। क्लेन मन ही मन बोला, मैं तो यही चाहता था कि तुम ये कहो। लेकिन अपने गेयरमन वाले पर्सोना को बनाए रखते हुए उसने हंसकर पूछा, क्या ये इम्पोलाइट नहीं होगा? और जैसे ही उसने ये कहा, जमीन बुरी तरह से कांप उठी, जैसे नीचे सोया हुआ कोई विशाल जानवर अपनी करवट बदल रहा हो। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है एकदम टेंशन वाले माहौल से। कहानी में हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स एल्गर और हमारा हीरो क्लेन, जो कि गेहरमन स्पैरो बना हुआ है, एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड पर हैं। अचानक से जमीन ऐसे कांपती है जैसे कोई भूकंप आ गया हो, और एल्गर का दिल दहल जाता है। उसको तुरंत समझ आ गया कि पास की अंधेरी गुफा में कोई बहुत ही खतरनाक और भयानक क्रीचर है। अब देखो, सिचुएशन ये थी कि एल्गर को गेहरमन स्पैरो की सनक के बारे में पता था। उसे डर था कि ये पागल एडवेंचर ही उस क्रीचर को हंट करने का डिसाइड न कर ले। अगर ऐसा होता तो भले ही वो जीत भी जाते, आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए उनकी हालत खराब हो जाती। इसलिए एक एक्सपीरियंस सेलर होने के नाते एल्गर ने बिना कुछ बोले तुरंत दौड़ लगा दी। उसका प्लान ये था कि अगर वो भागेगा तो गेरमन भी शायद बिना सोचे समझे उसके पीछे आ जाएगा, और हुआ भी यही। क्लेन ने भी राहत की सांस ली और बिना टाइम वेस्ट किए एल्गर के पीछे भागने लगा। तभी क्लेन को महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास तेज हवा चल रही है, जिससे उसकी स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। ये एल्गर की पावर्स का कमाल था। दोनों तेज से उस डरावने अंधेरे वाले इलाके से दूर भाग रहे थे। लेकिन तभी अचानक से दोनों के दिल की धड़कन एकदम स्लो हो गई, जैसे वो कोई मेहनत वाला काम कहीं नहीं रहे हों, बल्कि आराम से धूप सेंक रहे हों। क्लेन का शरीर ठंडा पड़ने लगा और एक अजीब सा डरावना एहसास के घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसने देखा कि एल्गर के हाथ में जो लैंटर्न थी, उसकी रोशनी को एक बहुत बड़ी काली परछाई धीरे धीरे निगल रही थी, और फिर लेन के दिमाग में उस क्रीचर की इमेज अपने आप बन गई।
उस अंधेरी गुफा की गहराई से एक बहुत ही मोटा और विशाल सांप बाहर निकल रहा था, जिसके स्केल्स डार्क ग्रीन कलर के थे और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें आग जल रही हो। और भाई, ये कोई नॉर्मल सांप नहीं था। उसके स्केल्स के बीच बीच में सफेद पंख थे और उसकी पीठ पर दो मोटे मोटे पंख भी थे। ये एक फेदर्ड सरपेंट था, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक डेमीगॉड लेवल का बीस्ट। साउदर्न कॉन्टिनेंट में इस क्रीचर को डेथ के वंशज यानी एगर्स फैमिली का सिंबल माना जाता है। मतलब ये क्रीचर डेथ की डोमेन से जुड़ा हुआ था। खैर, क्लेन और एल्गर रुके नहीं। वो अपने शरीर की ठंडक और धीमी होती धड़कनों को इग्नोर करते हुए तेज हवा की मदद से जंगल की और गहराई में भाग गए। थोड़ी दूर जाने के बाद फाइनली उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हुई और शरीर में वापस गर्मी आई। क्लेन को अपनी इंट्यूशन से पता चल गया कि खतरा टल गया है, तो वो रुका और शांति से बोला, एक डेमी गॉड लेवल का फेदर्ड सर्पेंट था। एल्गर ने भी हाँ में हाँ मिलाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ के 20 अपने इलाके से बाहर नहीं आते, वो हमारा पीछा नहीं करेगा। और फिर उसने ऐड किया, यहाँ हर बार ऐसे पावरफुल क्रीचर नहीं मिलते, ये तो बस किस्मत की बात है। अब ये सुनकर हमारा क्लेन, जो खुद किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वीड्स गुड लक है, मन ही मन हंसा। उसने सोचा कि भाई, ऐसी बातें बोलकर डेथ फ्लैग मत खड़ा कर, क्योंकि जब भी कोई कैरेक्टर ऐसा कुछ बोलता है तो आगे पक्का कुछ उल्टा ही होता है। वैसे सच कहूं तो अगर वो क्रीचर सीक्वेंस 5 का होता तो क्लेन उसे शायद हंट भी कर लेता, क्योंकि उसके पास एजिक का कॉपर विसल था जो डेथ डोमेन के क्रीचर्स को आधा कमजोर कर देता है। लेकिन डेमीगॉड लेवल के बीच से पंगा लेना बेवकूफी होती। खैर, थोड़ी देर बाद एल्गर ने एक डायरेक्शन में इशारा किया और कहा कि हम उधर जाना है। अब दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार क्लेन ने अपनी खतरनाक रिवॉल्वर डेथ नेल हाथ में निकाल ली थी। कुछ देर जंगल में चलने के बाद एल्गर अचानक रुका और बोला, आगे एक इल्यूसरी चाइम्स ट्री है, मैं उसे अकेले हैंडल करना चाहता हूँ, और अगला जो भी बीस्ट मिलेगा उसे तुम हैंडल करना। ये सुनकर क्लेन समझ गया कि मिस्टर हैंगमैन काफी एक्सपीरियंस्ड है। वो जानता है कि सीधी सीधी बात करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गेरमन स्पैरो के अपने ठंडे और क्रेजी स्टाइल में क्लेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे हैंडल नहीं कर पाए तो मदद के लिए चिल्ला लेना, वरना मैं यही समझूंगा कि तुम अकेले ही काफी हो। ये सुनकर एल्गर मन ही मन सोचता है कि ये क्रेजी एडवेंचरर्स भी हंटर्स की तरह ही होते हैं, बोलने का तरीका अलग है पर मतलब वही है। अब जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें घंटियों की एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी शांत और सुकून देने वाली थी कि उनका सारा डर और टेंशन अपने आप खत्म होने लगा। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपने घर आ गए हों। क्लेन को महसूस हुआ कि उसकी वार्निंग वाली फीलिंग पिघल रही है, और वो चाहकर भी खुद को अलर्ट नहीं रख पा रहा था। उसे तो एक पल के लिए मन किया कि वो उस आवाज की तरफ भागे जहां शायद उसकी कोई बहुत कीमती चीज हो। एल्गर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं, जैसे उसे कोई पुरानी इमोशनल बात याद आ गई हो। तभी एल्गर ने अपनी जेब से एक मिस्टिकल आइटम निकाला, जो एक अंगूठी थी जिसका नाम था विप ऑफ माइंड। इस आइटम का साइड इफेक्ट ये था कि इसे पहनने वाले के सिर में हमेशा भयानक दर्द होता रहता है, लेकिन यहाँ पर यही साइड इफेक्ट उसके काम आ गया। उस दर्द की वजह से एल्गर उस पेड़ के हिप्नोटाइज करने वाले असर से बचा रहा और होश में रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकोला। उस बॉक्स के अंदर एक ग्रे कलर का चूहा था। क्लेन तुरंत समझ गया कि एल्गर इस चूहे को चारे के इस्तेमाल करके उस पेड़ का ध्यान भटकाएगा और फिर उस पर हमला कर देगा। एकदम परफेक्ट प्लान था। लेकिन भाई, यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एल्गर ने जैसे ही उस चूहे को उठाया, उसका चेहरा एकदम अजीब सा बन गया। वो चूहा था, मर चुका था, वो हिल नहीं रहा था, उसकी सांसें बंद थीं, वो पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। हुआ ये था कि जब वो लोग उस डेमीगॉड लेवल के फेदर्ड सरपेंट के पास से गुजरे थे, तो उसके खतरनाक और जानलेवा ऑरा की वजह से वो बेचारा छोटा सा चूहा मर गया था। ये सीन देखकर क्लेन को अपने मुंह के कोने दबाने पड़े। उसे इतनी जोर से हंसी आ रही थी, लेकिन गेरमन स्पैरो का अपना एक रुतबा था, इसलिए वो हंस नहीं सकता था। वो मन ही मन सोच रहा, मिस्टर हैंगमैन की किस्मत तो काफी एवरेज निकली, प्लान तो बड़ा अच्छा था, पर बेचारे का लक ही खराब निकला। खैर, एल्गर एक एक्सपीरियंस बंदा था। उसने जल्दी से अपने इमोशंस पर काबू पाया और उस मरे हुए चू को लेकर ही आगे बढ़ गया। और आखिर में उसने क्लेन को वार्न किया, अच्छा होगा कि तुम अपने कान बंद कर लो और अपनी स्पिरिचुअलिटी को कन्वर्ज कर लो। तो द हैंग्ड मैन की बात सुनते ही क्लेन का दिल एक बीट मिस कर जाता है। उसको एक बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने क्रेजी एडवेंचर गेरमन स्पैरो वाले पर्सोना को साइड में रखता है, हाथ से लैंटर्न नीचे रखता है और जेब से 2 कागज के टुकड़े निकालता है और उन कागजों को मोड़कर अपने कानों में ठूंस लेता है। ये देखकर एल्गर यानी द हैंग्ड मैन मन ही मन में एक चैन की सांस लेता है। वो सोचता है कि एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करने का यही फायदा है। भले ही गेरमन स्पैरो एक पागल एडवेंचर के नाम से फेमस है, लेकिन वो बहुत समझदार है। वो जानता है कि कब क्या करना है और कब फालतू सवाल नहीं पूछने। अब एल्गर का प्लान ये था कि वो एक मरा हुआ चूहा, जो अभी भी थोड़े गर्म था, उस इल्यूजन वाले पेड़ की तरफ फेंकेगा ताकि पेड़ का ध्यान भटक जाए। लेकिन जैसे ही वो चूहा फेंकने वाला होता है, झाड़ियों में कुछ हलचल होती है और वहां से एक पीली स्किन और काली धारियों वाला टाइगर निकल कर आता है। पेड़ से एक बहुत मीठी मैजिकल धुन बज रही थी और उस धुन को सुनकर वो टाइगर नॉर्मली उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुका हो।
ये सीन देखकर ही रूह कांप जाए, मतलब बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। एल्गर ये देखकर रुक जाता है और चूहा फेंकने का प्लान छोड़ देता है। वो अपने सर दर्द को कंट्रोल करता है और शांति से देखता है कि कैसे वो टाइगर उस पेड़ के और करीब जा रहा है। और फिर जो होता है वो और भी भयानक था। वो टाइगर पेड़ के पास जाकर बैठता है, अपना दाहिना पंजा उठता है और अपने ही गले पर अपने नाखूनों से हमला कर देखता है। उसके गले से खून बहने लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर को कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। वो और गहरा खोदता जाता है और फिर अपनी ही खाल उतारना शुरू कर देता है, जब तक कि वो खून और मांस से ढका एक नेकेड बॉडी नहीं बन जाता। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन था और इससे पता चल रहा था कि उस पेड़ की हिप्नोटिक पावर कितनी खतरनाक है। जैसे ही टाइगर खुद को खत्म कर लेता है, पेड़ की धुन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उसकी एक टहनी जिंदा हो जाती है। वो टहनी नीचे झुकती है और टाइगर की उस बेजान बॉडी में घुस जाती है, शायद उसका खून चूसने के लिए। एल्गर, जो पहले से ही तैयार था, तुरंत अपना खंजर निकालता है, मुंह खोलता है और फिर गाना शुरू कर देता है। लेकिन भाई, ये कोई नॉर्मल गाना नहीं था। उसका गाना इतना ज्यादा बेसुरा और भयानक था कि उसे गाना घिगल होगा। उसकी आवाज में दलम तो था, लेकिन वो पूरी तरह से आउट ऑफ ट्यून थी। ऐसी आवाज जो किसी इंसान या जानवर किसी को भी समझ ना आए, जैसे कोई मेटल मेटल घिस रहा हो। एक ऐसी आवाज जिसमें फ्रस्ट्रेशन और घिन भर देने वाली पावर थी। ये गाना नहीं था, ये एक सोनिक अटैक था। और जैसे ही वो गाना शुरू करता है, वो इल्यूजन वाला पेड़ कांपने लगता है। उसकी टहनियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं जैसे वो डर गया हो। पेड़ अपनी मीठी धुन से उस भयानक आवाज को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो, क्लेन ने तो अपने कानों में कागज के गोले ठूंस रखे थे और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी कंट्रोल कर रखा था। फिर भी एल्गर का गाना सुनते ही उसके माथे की नसें फड़कने लगती हैं। उसे एक पल के लिए ऐसा गुस्सा आता है कि वो सिंगर को, यानी एल्गर को, जान से मार दे और अपने सामने सब कुछ तबाह कर दे। उसके दिमाग में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीर रहा हो और उसके मसल्स और नसें बुरी तरह तड़प रही थीं। क्लेन मन ही मन में एक जोक मारता है, दूसरे लोग गाने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन मिस्टर हैंग्ड मैन का गाना तो सीधा जान चार्ज करता है। वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। एल्गर अपना भयानक गाना जारी रखता है और उसके हर शब्द के साथ आसमान से चांदी की बिजलियां उस पेड़ पर गिरने लगती हैं, जैसे वो उसकी तारीफ कर रही हों। एक के बाद एक बिजली के झटकों से वो पेड़ बुरी तरह कांप रहा था और उसकी टहनियां सुन्न पड़कर इधर उधर हिल रही थीं, जिससे वो अपनी हिप्नोटिक धुन नहीं बना पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर एल्गर वो मरा हुआ चूहा फेंकता है और अपने हाथ में पड़ा खंजर आगे की तरफ चलाता है। एक तेज हवा के साथ कुछ इनविजिबल ब्लेड्स निकलते हैं और पेड़ की उस सबसे मोटी टहनी को काट देते हैं जो तने के सबसे करीब थी। कचाक, एक रंगहीन हथेली के साइज का ट्रांसपेरेंट फ्रूट नीचे गिरता है और हवा का एक झोंका उसे उड़ाकर सीधा एल्गर के हाथ में पहुंचा देता है। फ्रूट के टूटते ही पेड़ की छाल, जिस पर आंखों जैसी दरारें थीं, फ्रीज जाती है और बाकी बची टहनियां नीचे लटक जाती हैं, जैसे उनमें कोई जान ही न बची हो। एल्गर मन में सोचता है, अगर तुम्हारे पास पहले से सही जानकारी हो तो बियॉन्डर पेड़ पौधों से निपटना जानवरों से कहीं ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है। फिर वो एक सोने का कंटेनर निकालता है और उस फ्रूट को उसमें रख लेता है। इसके बाद वो गेहरमन स्पैरो की तरफ देखने के लिए मुड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता, उसके गले में शब्द अटक जाते हैं। उस पल वो देखता है कि गेहरमन स्पैरो का ठंडा चेहरा गुस्से से थोड़ा बिगड़ा हुआ है। उसकी भूरी आंखों के आसपास का सफेद हिस्सा हल्का लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल एल्गर पर हमला कर देगा। ये देखकर एल्बी थोड़ा दह हो जाता है। वो धीरे से एक गहरी सांस लेता है और अपना सेंटेंस पूरा करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, गेहरमन स्पैरो धीरे से जवाब देता है। वो पहले उस सूखे हुए पेड़ का एक चक्कर लगाता है और फिर अंधेरे जंगल में और गहराई में चला जाता है। क्लेन ने उस पेड़ से कोई छाल या टहनियां नहीं ली, क्योंकि उसे पता था कि आगे और भी बियॉन्डर क्रीचर्स मिलेंगे और उसके पास कोई स्टोरेज आर्टिफैक्ट भी नहीं था। तो जाहिर है वो अपनी जगह सिर्फ कीमती चीजों के लिए बचाकर रखना चाहता था। वैसे भी ज्यादा सामान उठाने से उसकी एक क्लाउन वाली फुर्ती कम हो जाती। क्लेन मही मन अफसोस करता है, काश इन चीजों में जान या खून होता तो मैं इन्हें ग्रोसेल की ट्रैवल डायरी में डाल सकता था। मैं अपने मैरियोनेट से भी उठवा सकता हूँ, पर उसमें बहुत झंझट है। ये सोचते सोचते वो अपने दिमाग को शांत करता है और द हैंग्ड मैन के गाने के बचे हुए असर से बाहर निकलता है। वो सोचता है कि ये उसकी दोनों जिंदगियों का सबसे भयानक और इरिटेटिंग गाना था जो उसने आज तक सुना था। अगर हैंग्ड मैन 1-2 मिनट और गाता तो वो गारंटी नहीं दे सकता था कि वो खुद को उसे पीटने से रोक पाता। कानों में सिर्फ कागज डालना और स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल करना से असर को थोड़े कम कर सकता है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं। यहाँ तक कि एक बहरा इंसान भी इसे सुन सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेवल पर काम करता है। ये शायद एक ओशन सॉन्गस्टर का सबसे खतरनाक अटैक है जिससे बचा नहीं जा सकता। ये सब एनालाइज करते हुए क्लेन थोड़ा कंफ्यूज भी था, लेकिन मिस्टर हैंगमैन का गाना उस सेल्फ सॉन्गस्टर सियाटास से इतना अलग क्यों महसूस समय। ठीक उसी समय लैंटर्न पकड़े हुए एल्गर, जो उसके बगल में चल रहा था, खुद भी एक सवाल पर विचार कर रहा था। जब गेहरमन स्पैरो जैसा बंदा भी मेरा गाना नहीं झेल सकता, तो मुझे एक ओशन सॉन्ग्स के रूप में कैसे एक्ट करना चाहिए। उस खामोश माहौल में दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां से पुराने खंडहर शुरू होते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं,
पेड़ कम होने लगते हैं। इस जोन को पार करने के बाद हम उन पुराने खंडरों के बाहरी इलाके में पहुंच जाएंगे। वो एल्गर चुप्पी और कैजुअली आगे कहता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जितना करीब हों खतरा उतना ही बढ़ेगा। पिछली बार मुझे एक डेमी गॉड लेवल के क्रीचर के साइन यहीं आसपास मिले थे, लेकिन अजीब बात यह है कि खंडरों के बाहरी इलाके में किसी बियॉन्डर क्रीचर के कोई निशान नहीं है। क्लेन मही मन सोचता है, शायद इसलिए क्योंकि खंडहरों के अंदर और भी भयानक कोई चीज मौजूद है। वो जोन उसका इलाका है, इसलिए दूसरे क्रीचर पास आने की हिम्मत नहीं करते। उसे इस मिशन के डेंजर लेवल का अंदाजा था। उसने ग्रे फॉग के ऊपर डिवाइनेशन किया था और उसे पता चला था कि इसमें मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सेफली निकलना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्गर की बात सुनकर क्लेन हंसता है और कहता है, तुम शायद जानते हो कि मेरा अंदाजा क्या है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहता और उस कम पेड़ वाले इलाके में घुस जाता है। जैसे ही वो कुछ मीटर आगे बढ़ते हैं, उन्हें लैंटर्न की रोशनी में दो भूतिया नीली आंखें दिखाई देती हैं। वो एक काले रंग का बबून था जो एक टहनी पर बैठा था। उसके बालों में नेचुरल कर्ल थे और उसके सिर पर काले क्रिस्टल उगे हुए थे। ये क्रिस्टल बेतीब ढंग से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, जिससे एक अजीब सा ताज बन गया था। उस काले बबून को देखते ही क्लेन और एल्गर दोनों को अपने सिर झुकाने की तीव्र इच्छा होती है, जैसे वो उस इलाके का राजा हो, उनका सॉवरेन हो। लेकिन एल्गर अपने विप ऑफ माइंड से होने वाले दर्द के ससर से बाहर निकलता है और तुरंत बाई एक कदम बढ़ाता है ताकि वो सीधा टकराव टाल सके और उस अनजान क्रीचर को गहरमन स्पैरो के लिए छोड़ दे, जैसा कि उन्होंने पहले तय किया था। लेकिन बाईं ओर चलने के बावजूद वो सीधा आगे बढ़ने लगता है और उसके पैर भी लड़खड़ाने लगते, जैसे उसे अचानक बैसाखी की जरूरत पड़ गई हो। वो अनजाने में ही अपना खंजर निकालता है और तेज हवा के ब्लेड्स उस बबून की तरफ भेज देता है। उसी पल वो बबून मुस्कुराता हवा के ब्लेड्स अचानक बीच हवा में अपनी दिशा बदल लेते हैं और इधर उधर रैंडमली मुड़कर टारगेट को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। ये सीन देखकर क्लेन समझ जाता है कि नॉर्मल तरीकों से काम नहीं चलेगा। उसके बाएं हाथ का ग्लव तुरंत ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो इनविजिबल हो जाता है। एल्गर देखता है कि टॉप पहने गेहरमन स्पैरो अचानक उस काले बबून के पीछे प्रकट होता है। उनके बीच की दूरी 5 मीटर से भी कम थी। ठीक उसी के बाद उस काले बबून की बॉडी अचानक अकड़ जाती है, जैसे उसने अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया हो। वो बड़ी मुश्किल से अपना पंजा उठाने की कोशिश करता है, अपनी आंखों में नाखून मारने की कोशिश करता है, जैसे किसी चीज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर गेहरमन स्पैरो अपने दाहिने हाथ में मौजूद लोहे की काली रिवॉल्वर उठाता है और उसकी अंधेरी नाल को उस बबून के सिर पर निशाना बनाता है और फिर बिना किसी इमोशन के वो क्रेजी एडवेंचरर ट्रिगर दबा देता है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर नंबर 809 शुरू होता है एक दम किलर एक्शन के साथ। सिचुएशन ये थी कि क्लेन और एल्गर एक बहुत ही अजीब और सुनसान आइलैंड पर थे और माल एकदम डरावना था। मतलब इतनी शांति थी कि लग रहा था वहां कोई जिंदा चीज है ही नहीं। और तभी और धाड़ाम, एक जोरदार गोली की आवाज पूरी शांति को चीर कर रख देती है। ये आवाज थी क्लेन की गन डेथनेल की और निशाना था वो करली हेयर वाला बबून जो उन पर अटैक करने वाला था। एक ही शॉट में उस बबून का सिर ऐसे फटी हुई तरबूज फूट गया हो और उसका ब्रेन मैटर और खून हवा में बिखर गया। मतलब सीन एकदम ब्रूटल था पर जरूरी भी था। क्लेन ने अपनी गन, जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था, धीरे से नीचे की ओर देखा कि वो बबून की बॉडी जमीन पर गिर चुकी है। ये एक परफेक्ट इंस्टेंट किल था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लेन ने इतनी जल्दी और इतनी सफाई से उसे क्यों मारा। तो भाई, इसके पीछे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी थी। क्लेन को अपनी ऑब्जर्वेशन से समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं है, इसके पास कोई यूनिक और खतरनाक बियॉन्डर पावर है। अगर वो इसे जरा सा भी मौका देता तो ये बबून अपनी पावर्स यूज कर लेता और फाइट बहुत लंबी और मुश्किल हो जाती। और ऐसे खतरनाक आइलैंड पर लंबी फाइट करना मतलब मुसीबत को दावत देना। पता नहीं फाइट की आवाज सुनकर और कौन कौन से खतरनाक मॉन्स्टर्स वहां आ जाते। तो क्लेन ने एक परफेक्ट कॉम्बो यूज किया। पहले ट्रेवलिंग पावर से वो पलक झपकते ही उस बबून के पास टेलीपोर्ट हो गया। फिर अपनी रेत वाली पावर से उसे कंट्रोल करके एक तरह से स्टैच्यू बना दिया। और जब वो बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था, बूम डेथनेल से उसका काम तमाम कर दिया। 3 सेकंड में पूरी फाइट खत्म। मतलब कोई चांस ही नहीं दिया उसे। यही चीज क्लेन को दूसरों से अलग बनाती है। वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि बहुत स्मार्ट और टैक्टिकल भी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्लेन की ये जो गन है ना, डेथनेल, वो जितनी पावरफुल है उतनी अजीब भी। हर बार जब वो इससे किसी को मारता है तो ये गन उसे एक रैंडम कमजोरी, एक वीकनेस दे देती है। तो क्लेन यही सोच रहा था कि यार, इस बार पता नहीं क्या अजीब सी वीकनेस मिली होगी। उसे ये टेंशन थी कि आगे किसी और खतरनाक सिचुएशन में ये वीकनेस उसके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। लेकिन उसके हिसाब से ये रिस्क लेना जरूरी था, क्योंकि अगर वो इस बबून को जल्दी नहीं मारता तो शायद सिचुएशन और भी बिगड़ सकती थी। ये एक तरह से फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक छोटी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने जैसा था। अब दूसरी तरफ खड़ा था एल्गर, हमारा हैंग्डमैन। भाई, वो तो बस देखता ही रह गया। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होना था कि गेरमन स्पैरो यानी क्लेन ने उस खतरनाक क्रिएचर को सिर्फ 3 सेकंड में ही खत्म कर दिया। अब सोचो, एल्गर और क्लेन दोनों सेम सीक्वेंस 5 के बियॉन्डर्स हैं, लेकिन उनकी पावर और स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क था। एल्गर के दिमाग में बस ये चल रहा था कि यार, ये बंदा कितना खतरनाक है।
टेलीपोर्टेशन, दुश्मन को कंट्रोल करने की पावर और ऊपर से ये जानलेवा गन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो अनस्टॉपेबल है। वो मन ही मन ये भी सोचने लगा कि अगर मुझे कभी गेरमन स्पैरो से लड़ना पड़ा तो मैं क्या करूंगा। वो स्ट्रेटेजी बनाने लगा कि मैं अपनी सिंगिंग पावर से पूरे एरिया को डिस्टर्ब कर दूंगा ताकि वो टेलीपोर्ट ही ना कर पाए। देख रहे हो, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन एक बियॉन्डर की तरह सोचना और हमेशा तैयार रहना अपनी जगह। ये सीन एल्गर को ये एहसास दिलाता है कि गेरमन स्पैरो सच में एक 50,000 पाउंड्स की बाउंटी वाला क्रेजी एडवेंचरर है, और शायद एडमिरल हिल से भी ज्यादा खतरनाक। अब फाइट के बाद टाइम आता है लूट का। उस मरे हुए बबून की बॉडी से एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकलती है, एक अजीब सी काले रंग की कसकर बंधी हुई मुट्ठी जैसी चीज। ये सीक्वेंस 5 मेंटोर ऑफ डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक थी, जो ब्लैक एम्परर पाथवे से थी। क्लेन उसे उठाकर एक मेटल बॉक्स में रख लेता है, और यहीं पर क्लेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लेता है जो उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके पास एक पावर है जिसे ग्रेजिंग कहते हैं, जिससे वो उस बबून की आत्मा को कैद करके उसकी सारी पावर्स को हमेशा के लिए चुरा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ग्रेजिंग एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है। ये किसी भी आत्मा के लिए कभी न खत्म होने वाले टॉर्चर जैसा है, और क्लेन के अपने सिद्धांत हैं, अपने उसूल हैं। वो सोचता है कि इस बबून ने ऐसा भी क्या किया था कि मैं उसे इतनी भयानक सजा दूं। ये एक लड़ाई थी, और लड़ाई में दुश्मन को मारना नॉर्मल है, लेकिन उसकी आत्मा को टॉर्चर करना क्लेन के उसूलों के खिलाफ था। और मुझे ये सीन बहुत पसंद आया, क्योंकि ये दिखाता है कि इतनी पागल और खतरनाक दुनिया में भी क्लेन अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को समझाता है कि अगर मैं आज छोटी छोटी बातों पर अपने उसूल तोड़ दूंगा तो कल मैं एक असली मॉन्स्टर बन जाऊंगा और खुद को ही नहीं पहचान पाऊंगा। खैर, क्लेन ये सब सोच ही रहा था और अपनी किताब पर उस बबून का खून लगाने वाला था कि अचानक उसे एक बहुत ही अभी खतरे का एहसास होता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार उसके दिमाग में कोई विजन, कोई तस्वीर नहीं आई जैसा कि उसे हमेशा आती है। ये बस एक प्योर रॉ डेंजर की फीलिंग जो बता रही थी कि कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। क्लेन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत इनविजिबल होता है, एल्गर का कंधा पकड़ता है, और दोनों स्पिरिट वर्ल्ड के जरिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जो भी चीज उनका पीछा कर रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर भी उन्हें हर तरफ काले रंग के बालों जैसे अजीब पैटर्न्स दिखने लगते हैं, जैसे को उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और तभी क्लेन नोटिस करता है कि एल्गर का शरीर कमर के नीचे से धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा है। मतलब जो भी चीज थी वो उन्हें पेट्रीफाई कर रही थी, पत्थर में बदल रही थी। इस जानलेवा सिचुएशन से बचने के लिए क्लेन तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस आता है और एक क्लासिक एस्केप मूव यूज करने की सोचता है। वो दूर की घास में आग लगाकर उसकी तरफ टेलीपोर्ट करने का प्लान बनाता है। मगर जैसे ही वो अपनी उंगलियां चटकाकर आग जलाता है, क्लेन की हालत खराब हो जाती है। उस जलती हुई आग को देखकर उसका दिल कांपने लगकर उसे भयानक डर महसूस होता है, और तब उसे एहसास होता है डेथ नेल ने इस बार जो वीकनेस दी है वो है आग से डर। ओ भाई, आप सोचो, ऐसी जानलेवा सिचुएशन के बीच में जब आपका एकमात्र एस्केप प्लान आग से जुड़ा हो और आपको उसी से डर लगने लगे। ये तो गेम ओवर वाला मोमेंट था। लेकिन इससे पहले कि वो डर उस पर हावी होता, एल्गर अपनी विंड पावर यूज करता है और एक तेज हवा का झोंका उन दोनों को उड़ाकर पास के पुराने खंडहरों की बाउंड्री के अंदर फेंक देता है। और जैसे ही वो उस खंडहर वाले एरिया में गिरते हैं, वो जानलेवा खतरा और पत्थर बनने का प्रोसेस अचानक गायब हो जाता है। दोनों की सांस में सांस आती है। क्लेन का पूरा शरीर डर और मेहनत की वजह से पसीने में भीगा हुआ था, और सबसे हॉरिफाइंग बात यह थी कि उसे अब तक नेता था कि उन पर किस मॉन्स्टर ने अटैक किया था और वो पावर क्या थी। बस इतना समझ आया कि वो जो भी था वो इन पुराने खंडहरों के अंदर आने से डरता है। लेकिन क्लेन सोचता है कि ये जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन खंडहरों के अंदर उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज है जिससे वो बाहर वाला मॉन्स्टर डरता है। अब वो एक नई और शायद ज्यादा बड़ी मुसीबत के सामने खड़े थे। क्लेन उठता है और उस टूटी फूटी बिल्डिंग को देखता है, और फिर एल्गर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये बिल्डिंग पहले क्या थी? एल्गर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद धीरे से जवाब देता, एक कैथेड्रल, एक चर्च। और इसी मिस्टीरियस नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। एक सुनसान आइलैंड पर एक पुराना चर्च और उसके आसपास घूमते अनजाने अनदेखे खतरे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे क्लेन और हैंग्ड मैन यानी एल्गर उस खतरनाक आइलैंड पर पहुंच चुके थे जहां हर चीज पत्थर की बन रही थी, और अब वो दोनों एक पुराने टूटे फूटे खंडहर के सामने खड़े थे जो किसी कैथेड्रल जैसा लग रहा था। क्लेन ने मही मन सोचा, कैथेड्रल। तो हम दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। सिचुएशन ये थी कि धुंध के बीच से हल्की सी लाल चांदनी उस टूटी हुई बिल्डिंग पर पड़ रही थी, और उसका रंग पहले से भी ज्यादा गहरा लाल हो गया था, ऑलमोस्ट खून जैसा लग रहा था, जो माहौल को और भी डरावना बना रहा था। क्लेन अपने गेहरमन स्पैरो वाले कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस चुका था, एकदम ठंडा, शांत और बिना किसी इमोशन वाला एटीट्यूड। उसने एल्गर से पूछा, तुमने पहले कहाँ तक एक्सप्लोर किया था? ये बोलते हुए उसकी नज़र एल्गर के हाथ में मौजूद लैंटर्न पर गई, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी टूटा नहीं था। उस लैंटर्न की आग की चमक देखकर क्लेन की मसल्स और स्किन अनजाने में ही टाइट हो गई। उसे आग से जो डर लगता है
वो अभी भी गया नहीं था, भले ही वो आग एक मोटे कांच और मेटल फ्रेम के अंदर बंद थी। एल्गर ने गेरमन के इस छोटे से चेंज पर ध्यान नहीं दिया और अपनी खंजर वाली राइट हैंड से उस खंडहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। उसने कहा, वहां तक। अब वो जो बिल्डिंग थी ना, उसका सिर्फ में स्ट्रक्चर ही बचा हुआ था। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो असल में कैसी दिखती होगी। बस इतना पता चल रहा था कि उसकी दीवारें बहुत मोटी थीं, खिड़कियां छोटी और पतली थीं, और बिल्डिंग का स्केल काफी बड़ा और शानदार था। और वहां कभी एक मीनार और एक क्लॉक टावर भी हुआ करता था, जिसका डिजाइन बहुत ही सिंपल और पुराना था। एल्गर ने बताया, ये फोर्थ इपोक के शुरुआती दिनों का आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इसके बारे में चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के रिकॉर्ड्स में भी लिखा है। उसने आगे एक्सप्लेन किया कि उस जमाने में अलग अलग चर्च अपने कैथेड्रल बनाने के लिए इसी तरह का स्टाइल इस्तेमाल करते थे। उसने कहा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ऊपर मंदिर होता था और नीचे तहखाना, मतलब लाइफ और डेथ दोनों यहीं पर एक साथ मौजूद थे। लेकिन मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि इस पुराने कैथेड्रल के अंदर भी वैसा ही है, नहीं, क्योंकि मैं कभी ज्यादा अंदर नहीं गया। क्लेन ने सोचा, ये शायद थर्ड इपोक का स्टाइल भी होता है जो पीछे रह गया हो। ये सोचते हुए वो सीधा उस कैथेड्रल के टूटे हुए बहुत बड़े दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने जानबूझकर लैंटर्न को अपने पीछे रखा ताकि उसे सिर्फ रोशनी मिले और आग को सीधे देखने का डर ना झेलना पड़े। काफी स्मार्ट मूव था। दोनों जल्दी से उन ग्रे सफेद सीढ़ियों पर चढ़ गए जो बहुत ऊंची थीं, और दरवाजे के पास पहुंच गए। अंदर उन्हें टूटे हुए पत्थर के खंभों और मेहराबों के अवशेष दिखे जो ऊपर की तरफ सेंटर की ओर जा रहे थे। क्लेन ने अंदर जाने की जल्दी नहीं की। उसने अपना लेफ्ट हैंड अपनी जेब में डाला और एक सोने का सिक्का निकाला। वो सिक्के को अपनी उंगलियों के बीच घुमाने लगा, जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो। ये उसका डिविनेशन का तरीका था। अचानक उसने सिक्का उछाला और अपनी हथेली खोलकर उसके गिरने इंतजार करने लगा। इसी बीच उसने हैंग्ड मैन से पूछा, तुमने ये कैसे नक्की किया कि इस कैथेड्रल के अंदर कोई ऐसी कीमती चीज है जो कार्ड्स ऑफ ब्लेस्फेमी से कम नहीं है? ये बोलने के बाद उसने अपनी हथेली में गिरे सिक्के को देखा और वापस जेब में रख लिया। एल्गर ने अंदर की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी ताकत किलांगे से कम थी और मैं उतना अंदर नहीं गया जितना वो गया था। मुझे नहीं पता कि उसने अंदर क्या देखा था, लेकिन उसकी बातों से यह अंदाजा हो गया था कि अंदर कोई बहुत ही कीमती और ज़रूरी चीज़ है। और तो और वो कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ सच्चा सीक्वेंस 5 ही हासिल कर सकता था। लेकिन एंट्रेंस के पास की दीवारों पर बने म्यूरल्स और ज़मीन पर बने निशान शायद कुछ बता सकते हैं। म्यूरल्स मतलब दीवारों पर बनी पेंटिंग्स। ये हमेशा से ही पुरानी जगहों के राज खोलने की चाबी रही हैं। क्लेन ने सिर हिलाया और उस अंधेरे दरवाजे से अंदर चला गया जहां लाल चांदनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसका काला ट्रेंच कोट उसके पीछे धीरे धीरे लहरा रहा था और एल्गर लैंटर्न पकड़े और खंजर कसकर थामे उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर घुसते ही क्लेन ने गुंबद में बने एक छेद से आ रही चांदनी का इस्तेमाल करके आगे के हॉल को देखी। गहरा था। हॉल को सपोर्ट करने वाले कुछ पुराने पत्थर के खंभे पहले ही टूट चुके थे। हॉल के आखिर में कोई वेदी या ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नहीं थी। वहां पूरी तरह से अंधेरा था और डिटेल्स देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता जमीन के नीचे जा रहा हो। क्लेन ने सोचा, तो ये ऊपर मंदिर और नीचे तहखाना वाला स्टाइल नहीं है? क्या मंदिर ही तहखाने में है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि दोनों तरफ साइड डोर्स भी थे, लेकिन वो रास्ते पूरी तरह से ढह चुके थे। एंट्रेंस के पास के म्यूरल्स और जमीन पर बने निशान, उसे हैंगमैन की बात याद आई। उसने 2 तिरछे कदम उठाए और अपने अदृश्य रेत सेनोर को बाहर निकाला और अपनी नाइट विजन की मदद से बची पेंटिंग्स को देखने लगा। म्यूरल के बैकग्राउंड में एक ऊंचा और शानदार पहाड़ था और उसकी चोटी पर एक बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ था, जिसमें से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। क्रॉस के सामने कुछ बड़े और अजीब फिगर झुंड में खड़े थे। वो 2 पंखों, 4 पंखों और 6 पंखों वाले एंजल्स थे। ये तो क्लेन ने जैसे ही एक नज़र डाली, उसे एक जानी पहचानी सी फीलिंग आई। उसने ऐसी ही एक पेंटिंग पहले भी देखी थी, ब्लेसफेमर एमन के मकरे में। यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है क्योंकि अब पुराने राज खुलने वाले थे। जब उसने ध्यान से दोबारा देखा तो उसे फर्क नजर आया। यहाँ पर एमर और एडम को रिप्रेजेंट करने वाले 2 बच्चे नहीं थे और ना ही कोई 12 पंखों वाला एंजल था। क्रॉस के सामने जो सबसे बड़ा फिगर था, उसने अपने हाथों को सीने पर बांध रखा था और एक पुराना सिंपल सा स्लेट पकड़ा हुआ था। वो स्लेट बहुत ही धुंधला बनाया गया था, फिर भी उसे देखकर एक ही टाइम पर पुराना और नया, पवित्र और पापी दोनों तरह का फील आ रहा था। एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन था। स्लेट। क्लेन की आंखें थोड़े फैल गईं और उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, ब्लेसफेमी स्लेट। यही तो वो चीज है जिसे पाने के लिए कितने भी वंडर्स अपनी जान दे देते हैं। ये शायद वही पुराना सन गॉड है, हर चीज को बनाने वाला लॉर्ड जिसकी सिटी ऑफ सिल्वर वाले पूजा करते हैं। क्लेन ने अंदाजा लगाया, तो इसका मतलब ब्लेसफेमी स्लेट का उससे गहरा नाता है। पता नहीं ये पली ब्लेसफेमी स्लेट या दूसरी वाली। अब उसे यकीन होने लगा था कि इस खंडर की गहराइयों में सच में कोई बहुत कीमती चीज छिपी है। उसने सेनोर की नज़र हटाई और मैरियोनेट को जमीन की तरफ देखने लिए कहा। जमीन पर दरारों के अलावा अजीब से निशान बने हुए थे। वो गहरे लाल रंग के थे और इंसान के माथे से भी छोटे थे। ये निशान एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और हॉल के आखिर तक फैले हुए थे। ये देखते ही क्लेन के दिमाग में अपने आप एक सीन बन गया कि कैसे भक्त जमीन पर पेट के बल लेटकर आगे बढ़ते होंगे
और हर थोड़ी दूर पर अपना माथा जोर से जमीन पर पटकते होंगे जिससे उनका खून बहता होगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी ज्यादा कट्टर भक्ति रही होगी वो। एल्गर ने देखा कि गेहरमन स्पैरो बिना किसी जांच के बस आसपास देख रहा है, तो उसने पुराना सन गॉड। उसी पल उसे गेहरमन की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे शक हुआ कि उनके आसपास कोई शैडो या रेत छिपा है। क्लेन ये सुनकर हंसना चाहता था और जवाब देना चाहता था, तुम उसे हर चीज को बनाने वाला लॉर्ड, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी गॉड भी कह सकते हो। लेकिन उसे लगा कि ये टोंद फूल की है, गेहरमन स्पैरो की नहीं। इसलिए उसने खुद को रोका और बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसने कहा, यह बताना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर एल्गर ने चुपचाप राहत की सांस ली। अब उसे भी यकीन हो गया था कि अंदर कोई बड़ी चीज मिलने वाली है। दोनों ने एक साथ हॉल के आखिर की तलना शुरू कर दिया। जब वो पास पहुंचे तो क्लेन को आखिरकार नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं। उसने सीधे पूछा, अंडरग्राउंड एरिया? एल्गर ने सिर हिलाया, पक्का नहीं कह सकता, मैं कभी नीचे नहीं गया। हालांकि किलांगेस ने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो 10 मिनट से भी कम समय में वापस आ गया था और उसका ऑरा काफी कमजोर हो गया था। क्लेन ने सोचते हुए सिर हिलाया और बातों बातों में पूछ लिया, तुम उसे काफी अच्छे से जानते हो? ये सवाल अगर किसी और ने पूछा होता तो एल्गर शायद अनसुना आकर, लेकिन ये सवाल द वर्ल्ड गेहरमन स्पैरो ने पूछा था, जो मिस्टर फोल का ब्लेस था। उसका सवाल शायद उस महान अस्तित्व के इरादों को रिप्रेजेंट कर सकता था, इसलिए उसे इसे सीरियसली लेना पड़ा। कुछ सेकंड सोचने के बाद एल्गर ने गहरी आवाज में कहा, हम एक ही शहर के थे और हम एक ही थिएटर में नौकर थे। वहां का प्रिस्ट बहुत गुस्सैल था और नौकरों को सजा देना उसे पसंद था। किलांगेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और चुपके से भागकर एक समुद्री डाकू बन गया थी। मिस्टर हैंग्ड मैन की भी अपनी एक स्टोरी है। क्लेन ने और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हालांकि उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, फिर भी ऐसे सन्नाटे वाले माहौल में वो गूंज रही थी। जल्द ही वो दोनों सीढ़ियों के आखिर में पहुंच गए और उन्हें एक मेहराबदार दरवाजे का रास्ता दिखा। और भाई, यहाँ पर सीन एकदम पलट गया। उस रास्ते के दोनों तरफ दो परछाइयां चुपचाप खड़ी थीं, एकदम बिना हिले डुले। क्लेन और एल्गर एक ही समय पर रुके और उन परछाइयों को देखने लगे। तभी उन्हें पता चला कि वो दो पत्थर की मूर्तियां थीं। वो दोनों आदमियों की मूर्तियां थीं, ग्रे सफेद रंग की। एक ने पूरे शरीर का कवच पहना हुआ था जो एक बैरल जैसा दिखता था, और दूसरे ने एक जैकेट पहना था जो ज्यादा मॉडर्न लग रहा था। उनके चेहरे दर्द से तड़प रहे थे और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे वो किसी चीज को घूर रहे हों। ये सीन देखते ही क्लेन को बाहर हुई घटना याद आई और उसे सब कुछ समझो से याद आया कि कैसे वो और एल्गर भी पत्थर बनने लगे थे। शुक्र है कि वो बच गए, वरना वो भी शायद असली मूर्तियां बन जाते। अब उसके दिखाल आया, वो बहुत ही डरावना था। क्या क्या ये वो इंसान है जो उसी सिचुएशन में फंस गए थे? अगर हम पत्थर बन गए होते तो क्या हमें भी यहाँ नीचे लाकर इस दरवाजे पर सदियों तक पहरा देने के लिए मूव कर दिया जाता? ये ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका सिर सुन पड़ गया। उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और हैंगमैन की तरफ देखा। उसने पाया कि उस खूंखार समुद्री डाकू की आंखें भी फैली हुई थीं और उसने अपना खंजर कसकर पकड़ रखा था। मिस्टर हैंगमैन भी मेरे बिना बोले ही सब समझ गया। क्लेन ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर शायद और भी मूर्तियां हो सकती हैं। एल्गर ने सिर हिलाया और चिंता के साथ मजाक में कहा, उम्मीद करते हैं कि हमें अपनी मूर्ति ना दिखे। भाई, ये लाइन तो हॉरर मूवी वाली थी। सोचो, आप ये मानकर चल रहे हो कि आप बच गए और अंदर आपको अपनी ही मूर्ति दिखे। इससे डरावना और क्या होगा? क्लेन ने 2 सेकंड सोचा और हैंग्ड मैन से पूछा, तुम्हारे पास नाइट विजन है? उसका असली मतलब था कि लैंटर्न की रोशनी इस अंधेरे तहखाने में ध्यान खींच सकती है और कोई अनचाही मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए अगर नाइट विजन है तो आग बुझा देना ही बेहतर है। और उसे यकीन था कि मिस्टर हैंगमैन उसकी छुपी हुई बात समझ जाएगा। एल्गर ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, एक सेलर पाथवे का बियॉन्डर होने के नाते जो पानी में लगा सकता है, उसके पास नाइट विजन होना तो नॉर्मल बात थी। क्लेन ने उसे बिना कुछ कहे देखा, लेकिन उसका मतलब साफ था, तो फिर लैंटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? एल्गर ने सीरियसली जवाब दिया, पहला दुश्मन को गुमराह करने के लिए। वो लैंटर्न देखकर मान लेंगे कि मेरे पास नाइट विजन नहीं है, और जब वो मेरा लैंटर्न तोड़कर अंधेरा करने की कोशिश करेंगे, तब मैं उन्हें एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। वाह भाई, क्या दिमाग है! क्लेन एक पल के लिए निशब्द हो गया। ये तो प्रोल की चालबाजी थी। एल्गर ने आगे कहा, दूसरा, सिटी ऑफ सिल्वर जैसी सिचुएशन से बचने के लिए। हो सकता है कि पूरे अंधेरे में कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा हो। ये भी बात सही थी। क्लेन ने उसे लैंटर्न बुझाने के लिए जोर नहीं दिया और खुद पहले उन 2 पत्थर की मूर्तियों के पास से गुजरा। उनके दर्द में जमे हुए चेहरों के नीचे से वो उस अंडरग्राउंड रास्ते में दाखिल हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये मूर्तियां क्या हैं और ना ही ये कि वो पूरी तरह से मर चुकी हैं या नहीं। क्लेन ने इन्हें तोड़कर उनके बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और मिस्टिकल आइटम्स हासिल करने की कोशिश नहीं की, जो कि एक समझदारी का फैसला था। तो भाई, चैप्टर 811 द पिक्चर इन द कैटाकॉम्स शुरू होता है एकदम क्रीपी और अंधेरी जगह से। क्लाइन और एल्गर एक दरवाजे से गुजरकर जमीन के नीचे आते हैं और वहां नेचुरल लाइट का नामो निशान नहीं था। मतलब पूरा अंधेरा। बस एल्गर के हाथ में एक लैंटर्न थी जिसकी हल्की सी पीली रोशनी थोड़ी दूर तक जा रही थी।
जैसे ही वो रोशनी आगे बढ़ती है, क्लाइन को कम से कम 6 स्टैच्यूज दिखते हैं। ये स्टैच्यूज मर्द और औरत दोनों के थे और उनकी स्किन से लेकर कपड़े तक सब कुछ ग्रेश व्हाइट पत्थर का बना हुआ था, जैसे एक ही पीस से तराशा गया हो। इनमें एल्वर्स थे, जायंट्स थे और पुराने जमाने के इंसान भी थे। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, उनके चेहरे पर ऐसी तकलीफ और नाउम्मीदी जम गई थी जैसे मरने से पहले वो बहुत ज्यादा दर्द में थे। ये देखकर क्लाइन की तो रीढ़ की हड्ड में एक ठंड सी दौड़ जाती है। उसको ये फीलिंग आने लगती है कि ये स्टैचूज हमेशा से पत्थर के नहीं थे, बल्कि ये कभी जिंदा लोग थे जिन्हें किसी ने पत्थर बना दिया। सोचो, ऐसी आंखें जो तुम्हें घूर रही हैं लेकिन हिल नहीं सकती। कितना डरावना मंजर होगा ये। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस अंधेरे में कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर बैठा है और उनके अंदर आने का इंतजार कर रहा है। खैर, दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और चुपचाप उन स्टैचूज के बीच से आगे बढ़ते जाते। बाद थोड़ी देर चलने के बाद लैंटर्न की रोशनी में दीवारों पर बनी हुई कुछ तस्वीरें दिखती हैं जो काफी टूटी फूटी हालत में थीं, लेकिन जो आधी अधूरी तस्वीरें साफ थीं। उन्हें देखकर एक चीज क्लियर हो जाती है। इन तस्वीरों में एक चमकता हुआ क्रॉस था और उसके सामने एक बहुत ही ग्रैंड फिगर खड़ा था। ये फिगर कभी तूफान में डूबे हुए शहरों को देखा था, कभी टूटी जमीन पर खड़ा था और कभी आसमान में बुरी और पागलों जैसी आंखों को घूर रहा था। ये देखकर क्लाइन के दिमाग में आता है कि जब दुनिया में प्रलय आएगी तो एंशिएंट सन गॉड दुनिया को बचाएगा। उसको याद आता है कि ऐसी ही तस्वीरें लिटिल्स और उसकी टीम को ट्रू क्रिएटर के टेम्पल में भी मिली थीं। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ये हिंट मिलना शुरू होता है कि एंशिएंट सन गॉड और ट्रू क्रिएटर के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। शायद दोनों एक ही कहानी को अपने पर्सपेक्टिव से चुरा रहे हैं ताकि ये साबित कर सकें कि वही असली मसीहा हैं। एल्गर भी क्लाइन की बात से एग्री करता है और कहता है, मुझे भी लगता है कि ट्रू क्रिएटर ने अपनी कहानी यहाँ से कॉपी की है। दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि आगे जाकर उन्हें ट्रू क्रिएटर से जुड़ी हुई चीजें मिल सकती हैं। अब सिचुएशन ये थी कि वो दोनों अपने कदमों की आवाज को दबाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस शांत माहौल में फिर भी हल्की हल्की गूंज हो रही थी। और तभी अचानक क्लाइन की स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो जाती है। उसे खतरे का एहसास होता है। वो फौरन 2 कदम आगे बढ़ता है और एल्गर के सामने आ जाता है ताकि लैंटर्न की रोशनी छुप जाए। और उसके 2 सेकंड बाद ही दूर से एक भारी आवाज आती है, थंप। जमीन धीरे धीरे कांपने लगती है और आवाज पास आती जाती है। फिर क्लाइन को एक लगभग 4 मीटर लंबा फिगर दिखता है जो अंधेरे से निकल कर आ रहा था। वो फिगर भी ग्रेश व्हाइट था। उसके शरीर पर ज़रा बख्तर जैसे पैटर्न्स बने हुए थे और उसका सिर एक बकरे जैसा था जिसके सींग थे, लेकिन मुंह कुत्ते जैसा था। उसके आधे खुले मुंह से बड़े बड़े नुकीले दांत दिख रहे थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी उसकी लाल रंग की जलती हुई आंखें और उसकी पीठ पर बने 6 जोड़ी सफेद पंख, मतलब टोटल 12 पंख। थंप थंप, वो मॉन्स्टर अपने हाथ में एक 8 मीटर लंबा पत्थर का त्रिशूल पकड़े हुए था और हर कदम पर जमीन हिला रहा था। क्लाइन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे फौरन पता चल गया कि ये क्या है। ये एक 6 विंग्ड गारगायल था। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस गारगोयल का कोर क्रिस्टल मैरियोनेटिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स में से एक है, यानी क्लाइन को अपने अगले सीक्वेंस के लिए इसकी ज़रूरत है। उसकी पावर्स भी बहुत अजीब और स्पेशल होती हैं जिनसे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब सोचो, क्लाइन के सामने उसका टारगेट है, लेकिन उसने क्या किया? वो एकदम शांत खड़ा रहा। उसको पता था कि इस गार्गल की कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा होगी और पत्थर का होने की वजह से इस पर ज़्यादातर अटैक्स का असर भी नहीं होगा। अगर वो इससे लड़ने जाता तो बहुत बड़ा शोर होता, और ऐसी अनजान जगह में शोर मचाना मतलब मौत को दावत देना। क्या पता ऐसे और कितने गार्गायल्स यहाँ छुपे हुए हों। तो क्लाइन और दोनों अंधेरे में छुपे रहते हैं और वो गार्गायल उन्हें बिना देखे उनके पास से गुजर जाता है। जब उसके कदमों की आवाज़ दूर चली जाती है तब वो लोग आगे बढ़ते हैं। देखा, इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। लालच को कंट्रोल करना एक एक्सप्लोरर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एल्गर भी जर्मन स्पैरो के इस काम बिहेवियर से काफ़ी इंप्रेस होता है। उसको लगता है कि जर्मन मिस्टर फूल के आर्डर पर है, इसलिए इतना डिसिप्लिन्ड है। खैर, आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग उस रास्ते के एंड तक पहुंच जाते हैं जहां एक 8 मीटर ऊंचा पत्थर का डबल डोर था। उस दरवाजे पर डेथ, नींद, अंत, नया जन्म और शुरुआत जैसे अलग अलग सिंबल्स बने हुए थे। क्या ये एक मकबरा है? एल्गर कहता है, हो सक फिर एक मंदिर भी। वो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, उसमें हल्का सा गैप था। एल्गर आगे जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को धक्का देता है, और यहाँ पे क्लाइन आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि इतने भारी दरवाजे को धकेलने पर भी बिल्कुल आवाज नहीं हुई। एल्गर ने अपनी सीफेरर या ओशन सॉन्गस्टर की पावर्स यूज करके वहां एक लुब्रिकेंट इफेक्ट क्रिएट किया था और शायद विंड ब्लेस्ट की पावर से हवा का कुशन भी बनाया था ताकि दरवाज चुपचाप खुल जाए। मिस्टर हैंगमैन सच में बहुत डिटेल में काम करता है भाई। दरवाज खुलने के बाद क्लाइन फौरन अंदर नहीं घुसता। यही एक मैरियोनेटिस की खासियत है, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं। उसने अपने पपेट रेत सेन्योर यानी एडमिरल ऑफ ब्लड को पहले अंदर भेजकर पूरी जगह को स्काउट किया। एल्गर जब सेन्योर को देखता है तो उसके चेहरे के मसल्स थोड़े ट्विच करते हैं। आखिरकार इतने बड़े पायरेट को एक पपेट की तरह देखना अजीब तो लगता ही है। सेन्योर अंदर जाकर देखता है कि ये सच में एक कैटाकॉम्ब है, एक मकबरा।
वहां 2 अलग-अलग रीजन्स थे और हर रीजन में 12 पत्थर के ताबूत रखे हुए थे और उन दोनों रीजन्स के बीच में जमीन पर एक बहुत ही सुंदर और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनी हुई थी। क्लाइंट सेन्योर को उस पिक्चर के ऊपर ले जाता है ताकि उसे आराम से देख सके और इसके बाद जो सेन्यो उस पिक्चर में देखता है, भाई वो सीन दिमाग हिला देने वाला था। सच कह रहा हूँ, ये इस नॉवेल के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक है। पिक्चर का बैकग्राउंड बहुत धुंधला था, लेकिन आगे एक लंबी टेबल थी। टेबल पर एक फिगर था जिसके ऊपर एक रेस्प्लेंडेंट क्रॉस चमक रहा था और उस फिगर को 3 लोग घेर कर खड़े थे जो परछाइयों में छुपे थे और वो 3 लोग उस फिगर को खा रहे थे। एक ने उस फिगर का हाथ तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया था और खून पीते हुए उसे चबा रहा था। दूसरे ने उसका दिमाग निकालकर पकड़ा हुआ था और उसका जूस पी रहा था और तीसरे ने एक धड़कता हुआ दिल निकाल लिया था और उसे जानवरों की तरह खा रहा था। और इससे भी ज्यादा डरावना ये था कि उस मेन फिगर के सीने में एक बड़ा सा घाव था और उस घाव के अंदर एक काला और शैतानी बच्चा बैठा था जो उसकी आंतों को चबा रहा था जिनसे ताज़ा खून बह रहा था। ये चारों ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। उन सब ने एक साथ ऊपर देखा, जैसे वो सीधा पिक्चर देखने वाले को ही घूर रहे हों। और इसी क्लिफहैंगर पर ये चैप्टर खत्म है, हमारे दिमाग में हजारों सवाल छोड़कर कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 800 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मिथ फ्रॉम अंदर पर्सपेक्टिव। और भाई साहब, ये चैप्टर आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि इसमें ऐसे से राज खुलने वाले हैं जो इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख देंगे। तो कहानी शुरू होती है क्लाइन के साथ, जो सेन्योर की आंखों से एक तस्वीर देख रहा है और जैसे ही उसे वो तस्वीर क्लियरली दिखती है, उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अब आप सोचो, एक सीयर है जिसका काम ही है सिंबल्स और रहस्यों को समझना, लेकिन ये नज़ारा देखकर उसका खून दिमाग में दौड़ गया और उसका सिर भारी होने लगा, जैसे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हो। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही थी जो उसे वॉर्न कर रही थी, और उसने जो देखा वो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। उस तस्वीर में एक फिगर था जिसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खाया जा रहा था और क्लाइन को तुरंत रियलाइज हुआ कि ये फिगर शायद एंशिएंट सन गॉड का है, वही गॉड जिसे सिटी ऑफ सिल्वर के लोग मानते हैं, जिसने सब कुछ बनाया, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। मतलब भगवान को ही मारकर खाया जा रहा था। ये सीन इतना शॉकिंग था कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था। क्लाइन ने उन 3 शैतानी फिगर्स को पहचान ले जो उस गॉड को खा रहे थे। उसने उन्हें पहले भी देखा था, बैकलैंड के एक अंडरग्राउंड खंडहर में, जहां एक खतरनाक एविल स्पिरिट को सील किया गया था। वहां वो स्टैचू के फॉर्म में थे, लेकिन इतने भयानक नहीं लग रहे थे। और वो 3 फिगर्स कौन थे जानते हो? वो थे द इटर्नल ब्लेजिंग सन, द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। जी हाँ, वही 3 गॉड्स जिन्हें आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, वही 3 ऑर्थोडॉक्स डीटीज। ये वो मोमेंट था जहां पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव ही बदल गया। जिन देवताओं को लोग अपना रक्षक मानते हैं, वही इस तस्वीर में सबसे बड़े विलेन के रूप में दिखाए गए थे। ये देखकर क्लाइन का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। उसे अचानक याद आया कि जब उसने इटर्नल ब्लेजिंग सन को सीधे देखा था तो उसे एक नाम मिला था, व्हाइट एंजल। उसके दिमाग में थॉट्स की बाढ़ आ गई। हो सकता क्या इटर्नल ब्लेजिंग सन एंशिएंट सन गॉड का एक एंजल था? उसे लिटिल सन की बात भी आई कि किंग्स अक्सर शाम के महल में साजिश रचने के लिए मिलते थे। इसका मतलब इटर्नल ब्लेजिंग सन, जिसका असली नाम व्हाइट एंजल था, वो एक किंग ऑफ एंजल था। अपने ही क्रिएटर को धोखा दिया और उसने लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के साथ मिलकर सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर को खा लिया और सबसे ज्यादा फायदा उठाया। और चर्च की बाइबल्स में लिखा है कि ये तीनों सबसे पुराने देवता ओरिजिनल क्रिएटर की आत्मा से पैदा हुए थे। तो क्या वो इस डार्क हिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहे थे? ये सब सोचकर क्लाइन के पसीने छूट गए। अगर उसकी थ्योरी सही थी तो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम भी शायद किंग ऑफ एंजल्स थे, विंड एंजल और विजडम एंजल। और इस तरह सारे ऑट किंग एंजल्स का हिसाब लगता है। डार्क एंजल, विंड एंजल, विजडम एंजल ऑफ इमेजिनेशन, एंजल ऑफ टाइम, एंजल ऑफ फेट और रेड एंजल। और लिटिल सन की बातों से ऐसा लगता है कि गॉड के 2 बेटों एमन और एडम को छोड़कर बाकी सभी एंजल्स ने क्रिएटर को धोखा दिया था। ये एंशिएंट सन गॉड का अंत कितना ट्रेजिक था यार। लेकिन क्लाइन खुद को समझाता है कि हो सकता है ये तस्वीर झूठी हो, ये सिर्फ भगवान का अपमान करने के लिए बनाई गई हो। इस पर अभी भी शक किया जा सकता है। फिर उसकी नज़र उस डार्क इन्फेंट पड़ती है जो सन गॉड के पेट में बैठा था, और उसे लगता है कि ये शायद ट्रू क्रिएटर है जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। ये सब सोचते सोचते क्लाइन इतना डर गया कि उसका मन किया कि वो वहां से भाग और ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तीनों गॉड्स एस्ट्रल वर्ल्ड से उसे ही घूर रहे हों। उसकी पीठ पसीने से भीग गई और उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। अब सिचुएशन ये थी कि एल्गर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड बियॉन्ड है, उसने नोटिस कर लिया कि गेहरमन स्पैरो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्लाइन अचानक होश में आया और उसने सेन्योर की नज़र उस तस्वीर से हटाकर कहा, तुम खुद ही जाकर देख लो। अब एल्गर के मन में हजारों सवाल उठने लगे। ऐसी क्या तस्वीर है जिसे देखकर गेहरमन कांप गया? क्या उसे देखकर मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा? लेकिन क्योंकि गेहरमन ने उसे जाने से रोका नहीं, तो
तो वो हिम्मत करके लैंटर्न लेकर आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने वो भयानक तस्वीर देखी, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसके हाथ में पकड़े गए और लैंटर्न कांपने लगे। उसे याद आया कि उसने टैरो क्लब में 6 ऑर्थोडॉक्स डीटीज के स्टैचू देखे थे, और उसने तुरंत पहचान लिया खाने वाला कि वो फाड़ने वाला और दिमाग चबाने वाला फिगर कोई और नहीं, बल्कि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम थे। अब सोचो एल्गर की हालत। वो भले ही अब मिस्टर फूल को मानता था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो खुद को लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का ही बिलीवर समझता था। ये नज़ारा देखकर उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसका मन किया कि वो डर के मारे अपनी आंखें ही नोच ले। उसने हिम्मत के गहरमन से कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या वो तीनों किंग्स ऑफ एंजल्स थे? क्लाइन ने गोलमोल जवाब दिया, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूं कि इटर्नल ब्लेल्स का व्हाइट एंजल से गहरा कनेक्शन है। और तभी एक जोरदार चीखने की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से पत्थर के ताबूत का ढक्कन खुरच रहा हो। और देखते ही देखते 3 ताबूतों के ढक्कन या तो उड़ गए या टूट गए, और उनमें से 3 अजीबोगरीब फिगर खड़े हो गए। एक ने पुराना सफेद चोगा पहना था और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर गहरी आंखें बनी हुई थीं। दूसरा फिगर, जिसके हाथ लकड़ी जैसे थे, उसके शरीर से पीला हरा मवाद निकल रहा था। और तीसरा, जो एक फटी हुई जैकेट और खोपड़ी वाली हैट पहने था, उसके शरीर से चिपचिपे टेंटेस निकल रहे थे, और उसमें से लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म जैसी खतरनाक ऑरा आ रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तीनों मॉन्स्टर्स और एक 6 पंखों वाला गारगोयल उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन अपना क्लाइन पैनिक नहीं हुआ। वो हमेशा की तरह कूल था। उसने अपनी जेब से एजिक का कॉपर विसल निकाला और उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। और जैसा उसने सोचा था, वो तीनों खतरनाक मॉन्स्टर्स के शिकारी कुत्तों की तरह विसल की तरफ भागे। ये सीन देखकर एल्गर भी समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपना लैंटर्स ने फेंका की तरफ भागा, ताकि वो गारगोयल को रोक सके और गेहरमन को अपना काम करने का टाइम मिल जाए। ये होती है टीम वर्क। जैसे ही एल्गर दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज टूट गया और एक 8 मीटर लंबे त्रिशूल के साथ गारगोयल अंदर घुस आया। एल्गर ने फुर्ती से खुद को बचाया और अपने डैगर से गारगोयल पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ वो तीनों मॉन्स्टर एजिक के विसल के लिए आपस में लड़ रहे थे। क्लाइन ने शांति से अपनी बुक लेमानोज ट्रेवल्स खोली और एक जले हुए पीले पेज पर उंगली रखी, जिस पर कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स बने थे। ये एक डेमीगॉड लेवल पावर थी जो उसने हाल ही में रिकॉर्ड की थी, लाइटनिंग स्टॉर्म। फिर क्लाइन ने उन तीनों मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और एक गहरी आवाज में उन ग्रीट किया, बाय बाय। और भाई साहब, अगले ही पल बिजली के बोल्ट्स फटने लगे और एक तूफान में बदल गए, जिसने उस पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी कब्रगाह दिन की तरह रोशन हो गई और उस भयानक ऑरा से एल्गर का शरीर भी कांपने लगा। क्या जबरदस्त सीन था यार, एक ही झटके में तीनों को खत्म कर दिया। यही है गेरमन स्पैरो का स्टाइल। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एल्गर और गेहरमन स्पैरो एक खतरनाक कैटाकॉम्ब में उतरे हैं, और अब सिचुएशन यहाँ से और इंटेंस होने वाली है। सीन यह है कि एल्गर का सामना होता है एक 6 विंग्ड गारगायल से, मतलब एक 6 पंख वाला पत्थर का दैत्य। और भाई, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि उस पर बिजली के अटैक्स का कोई असर ही नहीं होता था। एल्गर को पता था कि उसके पास रेगिंग ब्लो के अलावा कोई ऐसी खास पावर नहीं है जो इस गारगायल को सीधा डैमेज कर सके। हाँ, उसकी सिंगिंग वाली एक पावर थी, जिससे वो मॉन्स्टर के कानों और दिमाग में रेजोनेंस क्रिएट करके उसे अंदर से कमजोर कर सकता था। ये सबसे इफेक्टिव तरीका था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि गेहरमन स्पैरो या मार्कलन ठीक उसके पास ही खड़ा था, और एल्गर को डर था कि अगर उसने गाना शुरू किया तो गारगोयल से ज्यादा बुरा असर गेहरमन पर हो जाएगा। मतलब सोचो, अपने ही टीममेट को गलती से निपटा देता। तो उसने वो ऑप्शन तो दिमाग से ही निकाल दिया। अब फाइट शुरू होती है। गारगोयल ने अपना 8 मीटर लंबा पत्थर का ट्राइडेंट, मतलब त्रिशूल, पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। बैंग, इतना जोर का धमाका हुआ कि जैसे भूकंप आ गया हो। पूरा कैटाकॉम्ब हिल गया। एल्गर ने उसे ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं की। वो हवा की मदद से तेजी से राइट में डॉज कर गया और सीधा मॉन्स्टर के सिर की तरफ उड़ दी। लेकिन यहीं पर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गारगायल की जलती हुई ग्रे व्हाइट आंखों में देख लिया, और भाई बस इतना ही काफी था। जैसे ही नजरें का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया और उसकी बॉडी पत्थर की तरह अकड़ने लगी, जैसे वो फिर से पेट्रीफाई किया जा रहा हो। वो कुछ समझ पाता या अपनी डैगर से अटैक कर पाता, उससे पहले ही वो सीधा गारगायल के सिर से टकराया और जोर से पीछे की तरफ उछल गया। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, और इससे पहले कि वो संभल पाता, गारगायल का भारी ट्राइडेंट फिर से उसकी तरफ आ रहा था। सिचुएशन एकदम होपलेस लग रही थी। एल्गर कुछ भी नहीं कर सकता था, और तभी एक हीरो की तरह एंट्री होती है गेरमन स्पैरो की। एक हाथ अचानक एल्गर के कंधे आता है और उसे जोर से साइड में खींच लेता है। बैंग, ट्राइडेंट ठीक उसी जगह जमीन पर लगता है जहां एक सेकंड पहले एल्गर था, और एक और बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस झटके से एल्गर होश में आता है। उसका दिमाग फिर से नॉर्मल काम करने लगता है। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से जागा हो जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तब उसने देखा कि गेहरमन स्पैरो उसके बगल में खड़ा है, और जहां 3 लाशें पड़ी थीं, वहां अभी भी बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थीं। गेहरमन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने एकदम ठंडे अंदाज में कहा, उसकी आंखों में मत देखो। बस इतना ही, शॉर्ट, सिंपल और टू द पॉइंट। यही तो स्टाइल है गेहरमन का। अब एल्गर को पूरा प्लान समझ आ गया था।
उसने तुरंत गार्गायल के साइड में पोजीशन ली और जैसे ही मॉन्स्टर ने अपना ट्राइडेंट घुमाया, एल्गर हवा की मदद से ऊंचा उछल गया और हवा में रहते हुए एक और तूफान ने उसे सीधा गार्गोयल के चेस्ट की तरफ धक्का दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत अपने राइट हाथ में इकट्ठा की और फिर बैंग, उसका घूंसा जो एक रेगिंग ब्लो था, सीधा गार्गोयल के चेस्ट पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और उस पत्थर के सीने पर बारीक क्रैक्स का जाल बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली फिनिशर तो अभी बाकी था। जैसे ही एल्गर पीछे की तरफ उड़ा, उसने देखा कि गेहरमन स्परो पहले ही सामने पोजीशन ले चुका और उसकी रिवॉल्वर और डेथ नेल गार्गायल पर एम्ड थी। एक और धमाका हुआ और गोली सीधा उन क्रैक्स के अंदर घुस गई। गार्गायल की बॉडी कुछ देर तक कांपती रही और फिर उसकी आंखों में जल रही आग बुझ गई और वो पत्थर का दैड़ की एक तरह धड़ाम से नीचे गिर गया। भाई, टीम वर्क हो तो ऐसा, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जैसे ही गार्गायल मरा, क्लाइन तुरंत उन 3 लाशों की तरफ पलटा जिन पर उसने पहले लाइटिंग स्टॉर्म यूज किया था, और उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उनमें से एक लाश, जिसका आधा शरीर लगभग गायब हो चुका था, वापस खड़ी हो गई थी। भाई, ये कोई मामूली लाश नहीं थी, उसने एक डेमिगॉड लेवल के अटैक को सर्वाइव कर लिया था। मतलब ये तो असली बॉस मॉन्स्टर निकला। क्लाइन ने तुरंत अपने रेथ मैरियोनेट सेनोर को उसे पजेस करने यानी उस पर कब्ज करने के लिए भेजा, लेकिन वो फेल हो गया। उस बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल रिपल्सिव फोर्स आ रही थी। एल्गर ने भी उसे हवा से बांधने की कोशिश की, लेकिन वो भी बुरी तरह फेल हो गया। अब सिचुएशन ये थी कि वो लाश एजिक की कॉपर वेसल को उठाने जा रही थी। क्लाइन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी जादुई नोटबुक लेमानोस ट्रेवल्स खोली और उस पर अबिस शैकल्स नाम की पावर यूज कर दी। अचानक उस लाश पास की परछाइयों से जंजीरें निकलीं और उसे कसकर जमीन से बांध दिया। और जैसे ही वो लाश एक पल के लिए रुकी, क्लाइन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और एक प्यूरिफाइंग बुलेट फायर कर दी। बैंक गोली सीधा उसके सिर में लगी और सूरज की रोशनी जैसा एक तेज प्रकाश फैला। वो लाश मोम की तरह पिघलने लगी और वही ढेर हो गई। अब सब कुछ शांत बारी थी लूट की। क्लाइन को शक था कि उस खतरनाक लाश के पास जरूर कोई हाई लेवल आइटम है, इसीलिए उसने सेनोर को उसकी तलाशी लेने भेजा। और भाई, जो चीज बाहर निकली उसने दोनों के होश ओर था। वो एक कार्ड था। कार्ड के ऊपर एक आदमी की तस्वीर थी और कोने में शानदार स्टारलाइट से लिखा था सीक्वेंस 0 टायरेंट। ये स्टॉर्म पाथवे की कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी थी, मतलब गॉड ऑफ स्टॉर्म्स यानी टायरेंट बनने का पूरा ब्लूप्रिंट। ये कार्ड देखते ही एल्गर, जो द हैंग्ड मैन है और हमेशा इतना शांत और कंपोज, आंखों में लालच साफ साफ चमकने लगा। उसका पूरा पोकर फेस एक सेकंड में टूट गया। उसने खुद को संभालने और टॉपिक बदलने के लिए जल्द इंदी से कहा थी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, है मिस्टर हैंगमैन, टायरेंट कार्ड ने तो तुम्हारा पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया। और उसने अपने उसी ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुमने पहले ही 5 सेकंड बर्बाद कर दिए हैं। भाई, स्वैग देखो बंदे का। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी बाकी का लूट इकट्ठा करने लगे। गार्गायल की आंख, उसका क्रिस्टल और बाकी 2 लाशों से निकली बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ पैक कर लिया। और जैसे ही वो सब कुछ समेट कर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, कैथेड्रल की गहराइयों से एक बहुत ही गहरी, पुरानी औरती हुई आह की आवाज आई, साई। और ठीक यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 815 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है डिसअपीयर्ड। और भाई साहब, ये नाम इस चैप्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने और मिस्टीरियस मोमेंट से। क्लाइन और एल्गर अभी उस कैथेड्रल के अंदर ही थे जब उन्हें गहराई से एक लंबी आह की आवाज सुनाई देती है। ये कोई नॉर्मल आह नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसे सुनकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए और एड्रेनालाइन उनकी नसों में दौड़ने लगा। सिचुएशन इतनी खतरनाक महसूस हुई कि उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ये होती है एक एक्सपीरियंस्ड बेयॉन्डर की निशानी, डेंजर को महसूस करने से पहले ही उस पर रिएक्ट करना। क्लाइन ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने लेफ्ट ग्लव को ट्रांसपेरेंट किया और तुरंत गायब होकर द हैंग्ड मैन यानी एल्गर के बगल में अपीयर हो गया। उसी वक्त क्लाइन का मैरियोनेट सेनोर उस जेलीफिश जैसे बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को उठाता है और मिरर लीप की मदद से वापस आयरन सिगार केस के अंदर रखे गोल्ड कॉइन में लौट जाता है। मतलब सब कुछ एक सेकंड के अंदर हुआ, एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। इसके तुरंत बाद क्लाइन और एल्गर दोनों की बॉडीज इनविजिबल हो जाती हैं और वो उस जगह से गायब हो जाते हैं। वो दोनों सीधे उससे कुछ दूर हवा में टेलीपोर्ट होते हैं, जहां बादलों के साए और लाल चांदनी के बीच उनकी फिगर वापस दिखाई देती है। अब सेफ महसूस करने के बाद दोनों ने एक साथ मुड़कर उस प्रिमिटिव आइलैंड की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि आखिर वहां हुआ क्या था। जब उन्होंने वो आह सुनी थी तो उन्होंने बिना सोचे समझे भागने का फैसला किया था, लेकिन अब उनके मन में क्यूरियोसिटी और कन्फ्यूजन था। और भाई, जो सीन उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। उनकी आंखों के सामने उस प्रिमिटिव आइलैंड को ढकने वाला घना कोहरा तेजी से हटने लगा और जैसे ही कोहरा हटा, सच्चाई सामने आ गई। वो पूरा का पूरा आइलैंड गायब हो चुका था। हाँ, आपने सही सुना, गायब। एक विशाल आइलैंड जिस पर एक डेमिगॉड फेदर्ड सर्पेंट और न जाने कितने तरह के बियॉन्डर क्रीचर्स थे, वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। उसकी जगह पर सिर्फ गहरा नीला, लगभग काला समुद्री पानी था, जिसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं।
मतलब कोई निशान तक नहीं था। मेरे हिसाब से यह सीन इस नॉवेल के सबसे शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स में से एक है। यह हमें दिखाता है कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। एल्गर को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सिक्स विंग्ड गार्गोयल के कोर क्रिस्टल को छुआ, ये कन्फर्म करने के लिए कि जो हुआ वो सच था। और क्लाइन के मन में भी यही चल रहा था। उसे लगा कि शायद उसे कोई हेलुसिनेशन हुआ है। आखिर इतना बड़ा आइलैंड जिसमें माइथिकल टाइम्स के सीक्रेट्स छिपे थे, वो बिना किसी आवाज के कैसे गायब हो सकता है? क्लाइन ने मन ही मन सोचा, शुक्र है मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और तुरंत भागने का फैसला किया, वरना मिस्टर हैंगमैन और मैं भी शायद हमेशा के लिए गायब हो जाते। यह सोचकर ही उसे एक गहरी राहत महसूस हुई। उसने और ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और ट्रैवलिंग एक्टिवेट के एल्गर के साथ स्पिरिट वर्ल्ड के जरिए एक बार फिर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद क्लाइन और एल्गर एक सुनसान आइलैंड पर वापस आ गए। अब जब खतरा टल गया था तो बारी थी मेहनत के फल की, यानी लूट को बांटने की। एल्गर ने सिक्स विंग्ड गार्गोयल का कोर क्रिस्टल निकाला और कहा, यह हम दोनों की मेहनत का फल है, तुम पहले चुनो। उसने यह भी माना कि बाकी की 3 लाशें अगले गेरमन स्पैरो ने हैंडल की थीं, इसलिए वो उसकी पर्सनल लूट थी। लेकिन क्लाइन का नजरिया अलग था। उसने सेनोर को बाहर निकाला और जमीन पर टायरेंट कॉर्ड, ब्राउन मिट्टी जैसा बेयॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और जेलीफिश जैसा कैरेक्टरिस्टिक रख दिया। फिर उसने कहा, एक ही बैटल था, मैं प्ले चुनूंगा 3 बार। उसका मतलब था कि मकबरे के अंदर की पूरी लड़ाई एक ही मिशन का हिस्सा थी, और क्योंकि उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था तो उसे पहले और लगातार 3 बार चुनने का हक था। एल्गर यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे गेरमन स्पैरो के इस क्रेज एडवेंचर वाले रूप की एक नई झलक मिली और वो मान गया। क्लाइन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ बढ़ाया और रोजेल के चेहरे वाले टारेंट कार्ड को उठा लिया। उसने शांति से कहा, इसे 2 बार गिना जाए। अब सोचो, यह कार्ड कितना कीमती है। इस कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी और सी गॉड सेप्टर के साथ क्लाइन अपनी स्पिरिट बॉडी स्टेट में एकली डेमिगॉड की तरह एक्ट कर सकता था, और सी गॉड के रूप में एक्टिंग करने के लिए यह बहुत जरूरी था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वैल्यू थी स्टॉर्म पाथवे के हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला, और इसी वजह से क्लाइन ने बायाम लौटने का इंतजार नहीं किया। उसे डर था कि यह कार्ड सीधे से किंग जहान कॉटमैन को अट्रैक्ट कर सकता है। एल्गर ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो चुपचाप देखता रहा। अपनी दूसरी पिक के तौर पर क्लाइन ने जेलीफिश जैसे बेयॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को उठाया, जो शायद ओशन सॉन्गस्टर का था। क्लाइन ने सोचा कि इससे वो एक मिस्टिकल आइटम बना सकता है जो एडमिरल हेल द्वारा छीने गए मरलोक कफलिंग की जगह ले सकता है, या फिर फ्यूचर में रोरस्टेड आर्किपेलागो के रेजिस्टेंस को दे सकता है ताकि वो समुद्र में ज्यादा सर्वाइव कर सकें। अपना सामान उठाने के बाद क्लाइन एल्गर की तरफ देखा। यह बताने के लिए की बारी है कि एल्गर ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या मैं उस कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी में से सीक्वेंस 4 पोशन का फॉर्मूला चुन सकता हूं? क्लाइन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें फ्यूचर में दे दूंगा। यह सुनकर एल्गर, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता है, अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। उसके पास अब एक क्लियर प्लान था। जैसे ही उसका ओशन सॉन्गस्टर पोशन डाइजेस्ट हो जाएगा, वो चर्च में अपनी ताकत दिखाकर प्रमोशन का रास्ता अपना सकता है। लेकिन सीक्वेंस 5 से 4 में जाना एक बहुत बड़ी छलांग थी, और उसे पता था कि उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसका प्लान यह था, वो एक फेमस पायरेट को मारेगा और उससे कैटेक्लिस्मिक इंटर का पोशन फॉर्मूला हासिल करेगा। फिर वो सारे सुराग उस प्रिमिटिव आइलैंड पर मरे हुए बेयॉन्डर की तरफ मोड़ देगा। इससे चर्च के ऊपरी लोगों को लगेगा कि उस शक्तिशाली पायरेट ने कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी हासिल कर लिया था। इस तरह एल्गर को पहले से फॉर्मूला जानने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, जिससे उसके सीक्वेंस 4 बनने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर यह प्लान फेल हो गया तो उसका बैकअप प्लान था चर्च छोड़कर एक पायरेट किंग बनना। भाई, एल्गर सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड भी है। लूट बांटने के बाद क्लाइन ने एल्गर को पकड़ा और दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में गायब हो गए। वो बायाम शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ पर अपीयर हुए, उसी कब्रिस्तान के पास जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, जैसे कि वो कभी गए ही नहीं थे। एल्गर ने गेहरमन स्पैरो को धन्यवाद दिया और कहा कि वो मिस्टिकल आइटम्स बनाने का खर्चा उठाएगा। क्लाइन ने बस एक छोटा सा जवाब दिया और गायब हो गया। अब क्लाइन का अगला मिशन था एल्गर के प्लान के लिए एक की पायरेट ढूंढना। दूसरी तरफ एल्गर अकेला उस पहाड़ पर खड़ा रात के आसमान को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एडवेंचर था। उसे एहसास हुआ कि अगर गेहरमन स्पैरो की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी नहीं होती तो वो कभी जिंदा नहीं बच पाते। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, और फिर यह सब मिस्टर फूल का प्लान था। क्या उन्हें पहले से सब पता था? शायद वो उस कैथेड्रल से आह भरने वाली एंटिटी के बारे में भी जानते हैं। और इसी मिस्ट्री के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर 815 में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है बैकलैंड की बोकलैंड स्ट्रीट से, जहां गेहरमन स्पैरो का फिगर अचानक अपने बेडरूम में अपीयर होता है। उसका ब्लैक ट्रेंच कोट हवा में लहराता है, लेकिन उसकी हट एकदम सीधी रहती है, जो कि उसका सिग्नेचर स्टाइल है। और जैसे ही वो आता है, बेड पर लेटा हुआ ड्वेन डॉन्टेस का शरीर गायब होकर एक छोटे से मिरर में समा जाता है। ये देखकर क्लाइन एक राहत की सांस लेता है और सोचता है, लगता है रात कोई नहीं आया।
और एरोडेस ने भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। इसके बाद वो तुरंत अपना रूप बदल लेता है, उसकी हाइट बढ़ हो जाती है, बाल ग्रे, वो वापस ड्वेन डांटेस बन जाता है। लेकिन भाई शांति कहाँ। जैसे ही वो रिलैक्स होता है, उस शीशे में चांदी की रोशनी से शब्द बनने लगते हैं। ये एरोडेस था। वो कहता है, वो ग्रेट मास्टर, मैंने आज कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने बहुत सीरियसली सोते हुए ड्वेन डांटेस का नाटक किया। मतलब पहले तो वो अपनी तारीफ चाहता था, लेकिन फिर उसने एक बॉम्ब गिराया। एरोडेस आगे लिखता है, इसके अलावा मुझे कुछ पता चला है, क्या आप जानना चाहेंगे? क्लाइन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो अपनी हैट उतारकर चेयर पर फेंकता है और गहरी आवाज में कहता है, बताओ। मिरर पर नए शब्द बनते हैं। एक लेडी जब इस गली से गुजर रही थी तो उसने इस घर में झांका था। क्लाइन को पहले लगा, यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग तो आते जाते, मिरर पर एक तस्वीर बनती है। और भाई, ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, ये थी स्पिरिट मीडियम डेली सिमोन। उसने एक अजीब सा ब्लैक रोब पहना हुआ था और उसका मेकअप भी ब्लू कलर का था। वो एक गाड़ी से गुजरते हुए इस घर को 3 सेकंड से ज्यादा तक घूरती रही थी। अब क्लाइन का माथा ठनकता है, उसे समझ आ जाता है कि डेली ने सिर्फ ड्वेन डांटेस की आंखों की वजह से उसे नोटिस नहीं किया, बल्कि उसे सिचुएशन के बारे में कुछ और भी पता चल गया है। मतलब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। क्लाइन पूछता है कुछ। एरोडेस कसम खाने का सिंबल बनाकर जवाब देता है, नहीं। ये सब होने के बाद क्लाइन उस मिरर को हटा देता है और अपना मेन काम शुरू करता है। वो एक कैंडल जलाकर रिचुअल सेट अप करता है ताकि वो अपनी सारी लूट और कपड़े ग्रे फॉग के ऊपर भेज सके। उसे गेरमन स्पैरो और ड्वेन डांटेस के कपड़े अलग अलग रखने थे ताकि फ्यूचर में कोई छोटी सी भी गलती ना हो। वो अपनी उंगली से एक स्पार्क पैदा करता है और कैंडल की लौ को जलाता है, फ्लेम। और भाई, जैसे ही वो उस जलती हुई लौ को देखता है, उसकी आंखें जम जाती हैं। उसके अंदर एक भयानक डर पैदा हो जाता है। वो फौरन अपनी आंखें बंद करता है और कैंडल की तरह अपनी पीठ कर लेता है। सिचुएशन ये थी कि उसके पास टायरेंट कार्ड था जो एक्टिवेट हो चुका था, और टायरेंट कार्ड का पाथवे है स्टॉर्म, जो सन पाथवे का कट्टर दुश्मन है, और फ्लेम यानी सन पाथवे से जुड़ी है। इस वजह से उस छोटी सी आग को देखकर भी क्लाइन के अंदर एक जानलेवा खौफ पैदा हो रहा था। जैसे उसका सामना सीधी सी देवता से हो गया हो, उसका शरीर कांपने लगता है। वो अपने मैरियोनेट सेनोर को कंट्रोल करके डेस्क के पास भेजता है और उससे उस आग को बुझवाता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसे नहीं बच सकता। टायरेंट कार्ड का असर इतना स्ट्रांग था कि वो उसे हमेशा फील होता रहेगा। इसलिए वो हिम्मत करके दोबारा कैंडल जलाता है। इस बार वो अपने अंदर के डर को पूरी तरह से दौकर सेनोर की मदद से 2 और कैंडल्स लगाता है और एक प्रॉपर सेक्रीफाइशियल रिचुअल सेट अप करता है। ऐसा करने से उसे सीधे फ्लेम के जरिए रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना सिर झुकाकर बिना कैंडल की रोशनी में देखे द फूल का नाम जपता है। भाई, ये सीन इतना इंटेंस था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे रिचुअल पूरा करता है और सारा सामान ग्रे फॉग के ऊपर भेज देता है। फ्यू। ग्रे फॉग पर पहुंचकर क्लाइन राहत की सांस लेता है। वहां वो द फूल की सीट पर बैठता है और सबसे पहले टायरेंट 3D कंटूरन बन जाता है, एक छोटी सी किताब की तरह। और जैसे ही वो पन्ने पलटता है, हर पेज पर रोजेल गुस्ताव की तस्वीर थी। कहीं वो सेलर बना था, कहीं कैप्टन, तो कहीं समंदर के सामने गाना गा रहा था। क्लाइन ये देखकर स्पीचलेस हो जाता और सोचता है, भाई ये बंदा कितना ज्यादा नार्सिसिस्टिक था। वो मजाक में ये भी सोचता है कि मैं तो तब मानूंगा जब डीमनेस कार्ड पर भी इसी की फोटो निकलेगी। खैर, वो स्टॉर्म पाथवे की सारी डिटेल्स पढ़ता है। सीक्वेंस 9 सेलर, सीक्वेंस 7 सीफेयरर, सीक्वेंस 3 सीकिंग और सीक्वेंस 0 टायरेंट। फिर वो टायरेंट बनने का रिचुअल पढ़ता है और भाई वो एकदम क्रेजी था। टायरेंट यानी लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स बनने के लिए पहले तो लाखों फॉलोअर्स चाहिए जो आपसे डरते हों। दूसरा, आपको एक असली देवता को यानी एक दूसरे सीक्वेंस 0 को चैलेंज करना होगा और जिंदा बचना होगा। और आखिर में उस डर और सबमिशन के माहौल में पोषण पीना होगा। क्लाइन सोचता है, ये तो सुसाइड मिशन है। एक सीक्वेंस 1 जाकर एक असली गॉड से कैसे लड़ सकता है, ये तो पक्की मौत है। लेकिन उसे रिचुअल का कोर्स समझ आता है, एक देवता को चैलेंज करने की हिम्मत और डर का मैसिव फीलिंग। इसके बाद वो द हैंग्ड मैन के लिए कैटेक्लिस्मिक इंटरर का पोषण फॉर्मूला लिखता है, लेकिन साथ में एक बहुत जरूरी वार्निंग भी लिखता है, उस तस्वीर के कंटेंट को नॉर्मली याद करने से बचना। ये इसलिए क्योंकि हाई सीक्वेंस बीइंग्स की दुनिया में किसी देवता की तस्वीर को याद करना भी उनका टेंशन खींच सकता है, और हो सकता है कि अगले दिन आप पर आसमान से बिजली गिर जाए और आप मर जाएं। इसके बाद क्लाइन अपनी बाकी की लूट को एनालाइज करता है और फिर उस प्रिमिटिव आइलैंड के बारे में सोचना शुरू करता है जहां उसे ये सब मिला था। वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है और पेज पर सापरे पॉइंट्स लिखता है। पहला, वो आइलैंड किलांगोस और मिस्टर हैंग्ड मैन ने खोजा था। दूसरा, टलांगोस को ट्वाइट हमिट ऑर्डर ने एक मिशन दिया था। तीसरा, उस आइलैंड पर एक कैथेड्रल था जिसमें एंशियंट सन गॉड की पूजा होती थी। चौथा, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का मकसद ही एंशियंट सन गॉड को जिंदा करना है। पांचवा, वो आइलैंड अचानक गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। और सबसे बड़ा क्लू, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का लीडर एडम एक एंजल ऑफ इमेजिनेशन है। इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर क्लाइन एक दिमाग हिला देने वाली थ्योरी पर पहुंचता है। उसे लगता है कि वो पूरा आइलैंड शायद असली था ही नहीं,
हो सकता है एडम ने अपनी एंजल ऑफ इमेजिनेशन की पावर से उस पूरे आइलैंड को इमेजिन करके बनाया हो या उसे दुनिया के सामने रिवील किया हो। उनका मकसद था कि कुछ खास लोग जैसे द हैंग्ड मैन और क्लाइन वहां जाएं, उन्हें जो चाहिए वो हासिल करें और फिर एडम उस आइलैंड को वापस गायब कर दे। ये सब एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा था और क्लाइन अब धीरे धीरे उस पजल को सॉल्व कर रहा था। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक बहुत बड़े खुलासे के साथ। तो भाई, पिछले चैप्टर में जो प्रिमिटिव आइलैंड वाला खतरनाक सीन हुआ था, उसके बाद क्लाइन अभी भी फुल एनालिसिस मोड में है। वो उस पूरे मिशन को अपने दिमाग में रिप्ले कर रहा था और उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसको लग रहा है कि कैथेड्रल के अंदर से जिसने आह भरी थी वो डेफिनेटली ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का मेंबर है। अब सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? याद है वो पायरेट एडमिरल किलांगोस? क्लाइन को लगता है कि उसको भी इन लोगों ने ही सपोर्ट किया था और क्रीपिंग हंगर जैसा खतरनाक आइटम भी उसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे दिया होगा। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल सामने आता है। जो चीज़ तुम्हें दी गई है बस वही तुम्हारी है और जो नहीं दी उसे तुम छू भी नहीं सकते। मतलब किलांगा सीक्वेंस 5 बनने के बाद भी वापस जाकर टायरेंट कार्ड नहीं ले सका क्योंकि उसे वो दिया नहीं गया था। ये सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पावर पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मतलब फुल ऑन गॉड लेवल पॉलिटिक्स चल रही है भाई। क्लाइन को ये भी लगता है कि वो लोग जानबूझकर चाहते थे कि क्लाइन और उसकी टीम उस जगह तक पहुंचे और क्रिएटर वाली पेंटिंग देखें, जैसे वो लोग चाहते हों कि इतिहास का ये खोया हुआ हिस्सा दुनिया के सामने आए, लेकिन अपने नजरिए से। और जब क्लाइन और हैंगमैन ने टायरेंट कार्ड हासिल कर लिया तो उस एंटिटी को शायद शॉक लगा होगा। इसीलिए उसने शायद उनका प्लान था कि क्लाइन और उसकी टीम खतरे में पड़े और फिर वो एंटिटी आके बचाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना ले। मतलब एक तरह का रिक्रूटमेंट टेस्ट चल रहा था जिसमें क्लाइन ने टॉप कर लिया और सीधे ट्रॉफी लेकर भाग गया। और यहाँ क्लाइन एक बहुत बड़ा गेस करता है। उसे डाउट है कि ये एंटिटी कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर किंग ऑफ एंजल्स, गॉड का बेटा, एडम हो सकता है। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि एडम इस दुनिया के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस लोगों में से एक है। अब पहले तो क्लाइन को थोड़ा अफसोस होता है कि यार, इतनी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का चांस मिस हो गया। अगर वो उनका टेस्ट पास कर लेता तो शायद उसे सेकंड ब्लेस्फेमी स्लेट देखने को मिलते और उसे सियर पाथवे के हाई सीक्वेंस पोशन फार्मूला भी मिल जाते। लेकिन फिर उसे रियलिटी चेक मिलता है। भाई, वो गेहरमन स्पैरो बनकर घूम रहा है जिसके पीछे खुद एक सीक्रेट एंटिटी मिस्टर फूल का हाथ है। अगर ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर, जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पकड़ लेती तो उसका सीधा आत्मा निकालकर इंटेरोगेशन होता और गेम ओवर हो जाता। ये सोच कर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो मजाक में ये भी सोचता है काश वो आइलैंड गायब न हुआ होता तो वो हैंग्ड मैन को वापस भेजकर ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का मेंबर बनवा देता। सोचो, हैंग्ड मैन एक ट्रिपल या क्वाड्रपल स्पाई बन जाता। मतलब चर्च ऑफ स्टॉफ स्टैरो क्लब, सीक्रेट ऑर्डर, फिर ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर। बेचारे की जिंदगी झंड हो जाती। खैर, इन सब थॉट्स को साइड में रखकर क्लाइन अपने असली काम पर आता है, लूट का बैंटवारा। उसके पास अब टायरेंट कार और ब्लैक एम्पर कार्ड, दो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स थे। इसके अलावा उस पास सीक्वेंस 5 ब्रियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थी और क्लाइन सोच रहा था कि इसको फ्रैंकली को बेच दे, जो एक नंबर का पागल साइंटिस्ट है। ये सोचते ही उसे हंसी आ जाती है क्योंकि फ्रैंकली को और पावर देने का मतलब है दुनिया की तबाही को स्पीड अप करना। क्या पता वो गाय, मछली और समंदर के साथ क्या क्या नया एक्सपेरिमेंट करेगा। और सबसे फनी थॉट जो क्लाइन के दिमाग में आया वो ये था कि क्या पता वो खुद को ही प्लांट कर दे और बहुत सारे फ्रैंकली उगा दे, तो दुनिया सच में खतरे में आ जाएगी। खैर, वो डिसाइड करता है कि ये सिरदर्द एडमिरल ऑफ स्टार्स का है, वो बस कैरेक्टरिस्टिक बेच देगा। उसके पास मेंटर ऑफ डिसऑर्डर और ओशन सॉन्गस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थीं। वो मेंटर वाली को बेचने का और ओशन सॉन्गस्टर वाली से एक मिस्टिकल आइटम बनवाने का प्लान बनाता है। क्लाइन को ये भी रियलाइज होता है कि उसके पास अब जरूर ज्यादा मिस्टिकल आइटम्स हो गए हैं और ज्यादा आइटम्स मतलब ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स। उसके पास क्रीपिंग हंगर और डेथ नील जैसे पावरफुल आइटम्स पहले से ही थे जो ज्यादातर सिचुएशंस के लिए काफी थे। अब वो सच में एक अमीर आदमी बन चुका था। चलो, अब क्लाइन की एनालिसिस से हटकर चलते हैं राइटर मैडम फोर्स की तरफ। फोर्स बेचारी आराम से सो रही थी, लेकिन उसे मिस्टर फूल के जरिए द वर्ल्ड का मैसेज आता है। और मैसेज क्या था? अपनी किताब लेमानोज ट्रेवल्स वापस ले लो। फोर्स ने फाइनली अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी थी और उसके पास काफी पैसा आ गया था। अब टोटल 6,550 पाउंड्स। उसने कर्ज चुकाने के लिए 600 गोल्ड कॉइन्स भी बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। तो रिचुअल सेटअप होता है और डील फाइनल हो जाती है। फोर्स 5,200 पाउंड्स और 600 गोल्ड कॉइन्स देकर अपना कर्ज चुकाती है और बदले में उसे जियो के लिए इंट्रोगेटर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है। अब आती है स्टोरी की सबसे शॉकिंग बात। जब फोर्स अपनी किताब वापस लेती है और उसके पन्ने पलटती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बुक के दो जले हुए पेजेस जो पहले खाली थे, अब उन पर डेमीगॉड लेवल के बियॉन्डर पावर्स के पैटर्न बने हुए थे। टोटल 2 नए डेमीगॉड पावर्स। अब एक रोमांस नॉवेल राइटर होने के ना उसका पहला थॉट क्या आता है? कहीं द वर्ल्ड यानी गेहरमन स्पैरो मुझे चेज तो नहीं कर रहा। ये बहुत ही फनी मोमेंट था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि गेहरमन एक कोल्ड ब्लडेड किलर है और वो उससे कभी मिली भी नहीं।
तो ये अजीब सा रोमांटिक एंगल उसने साइड कर दिया। वो डिसाइड करती कि भाई इसको यूज नहीं करना है, ये इतने खतरनाक असैसिन की चीज है, पंगा नहीं लेना। वो सोचती है कि जब मिस्टर वर्ल्ड अगली बार ये बुक रेंट पर लेंगे तो वो खुद इसे यूज कर लेंगे। और चैप्टर के एंड में सीन वापस क्लाइन पर आता है जो अब ड्वेंटेस के रूप में एक बॉल होस्ट कर रहा है, और वहां उसकी नजर पड़ती है फेमस सर्जन एरन सेरेस और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पर। उस प्रेग्नेंट लेडी को देखकर क्लाइन के मन में कुछ हलचल होती है और उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और उसे देखकर क्लाइन को ऐसा क्यों लगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो भाई पिछले चैप्टर के बाद अब सीन ये है कि क्लाइन ड्वेन डांटेस बनकर अपने नए आलीशान घर में एक ग्रैंड बॉल होस्ट कर रहा है। ये बॉल सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उसके नए कैरेक्टर एक सुपर रिच टाइकून इमेज को और भी ज्यादा सॉलिड बनाने का एक जबरदस्त प्लान है। तो अब सोचो, क्लाइन दरवाजे पर खड़ा है एकदम जेंटलमैन वाले एटीट्यूड में और अपने गेस्ट का वेलकम कर रहा है। पहला गेस्ट जो आता है वो है डॉक्टर एरन, जो शहर का एक फेमस सर्जन है। लेकिन असली कहानी डॉक्टर एरन की नहीं बल्कि उसकी वाइफ की है जो उसके साथ आई है। क्लाइन जैसे ही एरन की वाइफ को देखता है वो समझ जाता है कि ये एक नॉर्मल गेस्ट नहीं है, ये है विल्मा ग्लेडिस। वो प्रेग्नेंट है और पता है उसके पेट में कौन पल रहा है, कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि स्नेक ऑफ मर्करी विल ऑसेप्टिन। याद है ना, वो एंजल जो खुद को रीबर्थ के लिए एक बच्चे के फॉर्म में सील करके बैठा है। क्लाइन का तो दिमाग ही घूम गया होगा, मतलब जिस एंजल को वो ढूंढ रहा था वो खुद चलकर उसकी पार्टी में आ गया है। ये तो जैकपॉट लगने जैसा था। तो क्लाइन एकदम पोलाइट जेन्टलमैन बनकर एरन से बात करता है, उसकी वाइफ का नाम पूछता है और फिर प्रेगनेंसी के बारे में बात छेड़ता है। एरन बताता है कि बच्चा जुलाई की शुरुआत में होने वाला है और वो क्लाइन को बच्चे की बर्थ पार्टी में भी इनवाइट करता है। क्लाइन के लिए तो सोने पर सुहागा था, मतलब सीधा सीधा उस एंजल के पास जाने का मौका मिल रहा था। तभी अचानक विल्मा के पेट में बच्चा किक करता है और उसे हल्का सा दर्द होता है। एरन टेंशन में आ जाता है, लेकिन विल्मा कहती है कि अब सब ठीक है और फिर वो क्लाइन को देखकर मुस्कुराती है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक नॉर्मल किक नहीं थी, शायद वो एंजल विल ऑसेप्टिन अंदर से ड्वेन डांटेस यानी क्लाइन की मौजूदगी को सेंस कर रहा था। ये सीन छोटा सा था पर भाई इसमें जो टेंशन और सस्पेंस था वो नेक्स्ट लेवल था। क्लाइन तुरंत इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को, या कहो तीनों को, अंदर हॉल में भेज देता है। अब ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दूसरा गेस्ट आ जाता है, और ये गेस्ट भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि बिशप इलेक्ट्रा था, चर्च ऑफ एवरनाइट का एक बड़ा आदमी। उसके साथ उसकी वाइफ शोना जॉनसन भी थी जो काफी यंग लग रही थी। क्लाइन और बिशप के बीच का कन्वर्सेशन बड़ा मजेदार था। क्लाइन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे चर्च की किसी भी सीक्रेट एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं पता और कहता है, योर एक्सीलेंसी, आजकल मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है। ये एक तरह का ताना था क्योंकि चर्च वाले ही तो उसकी नींद खराब करने की कोशिश कर रहे थे। बिशप भी समझ जाता है और बस गॉडेस का नाम लेकर बात टाल देता है। यहाँ क्लाइन अपने मन में बिशप और उसकी यंग वाइफ की इस गैप का मजाक भी उड़ाता है। सोचता है कि कुछ सालों में उसे एक मोटे फार्मासिस्ट को इनसे मिलवाना पड़ेगा। ये एक फनी सा रेफरेंस था जो क्लाइन के ह्यूमर को दिखाता है। इसके बाद आती है मैम मैरी, वही लेडी जिसके साथ क्लाइन बिजनेस में पार्टनर बनने वाला है। क्लाइन उसे बताता है कि डील लगभग फाइनल हो गई है और अगले हफ्ते से वो ऑफिशियली पार्टनर्स बन जाएंगे। मैरी इस पर हंसकर कहती है, मैं तो आपको पहले से ही अपना पार्टनर मानती। अब ये लाइन थोड़ी डबल मीनिंग वाली थी और क्लाइन का दिमाग तुरंत घूमने लगता है। वो सोचता है कहीं ड्वेन डांटेस इस लेडी को पसंद तो नहीं आ गया। बेचारा क्लाइन एक तरफ दुनिया बचा रहा है और दूसरी तरफ सोशल लाइफ की ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसे परेशान कर रही हैं। वो फटाफट टॉपिक चेंज करके हाथ मिलाता है और मैम मैरी को अंदर भेज देता है। धीरे धीरे और भी गेस्ट आने लगते हैं और क्लाइन सबसे एकदम परफेक्ट होस्ट की तरह मिलता है। यहाँ पर वो अपने फेसलेस होने की एबिलिटी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वो इतने सारे लोगों के चेहरे, नाम और उनके बारे में डिटेल्स याद रख पा रहा था, वरना नॉर्मल इंसान के लिए तो ये इम्पॉसिबल ही होता। फिर एंट्री होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माख्त और उसकी फैमिली की, और उनकी बेटी कौन, हेजल, वही लड़की जो मैजिक और सुपरनैचुरल चीजों के पीछे पागल है। क्लाइन हेजल की माँ से बात करता है जो बताती है कि उन्होंने हेजल को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया है, लेकिन हेजल इस बात से खुश नहीं है। उसकी माँ को लगता है कि हेजल उनसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन क्लाइन मन ही मन हंसता है और सोचता है ये शायद इसलिए दुखी है क्योंकि इसे यहाँ के सियानी गटरों को छोड़ना पड़ेगा जहाँ वो अपनी मैजिकल इन्वेस्टिगेशंस करती थी। ये क्लाइन का एक और क्लासिक सार्केस्टिक मोमेंट था। जब लगभग सारे गेस्ट आ जाते हैं तो क्लाइन सेकंड फ्लोर पर जाता है, म्यूजिक रुकवाता है और एक छोटी सी स्पीच देता है। वो सबको थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसने देसी स्टाइल का खाना और म्यूजिक अरेंज करवाया है। स्पीच खत्म करने के बाद अब बारी थी ओपनिंग डांस की। अब प्रॉब्लम ये थी कि ड्वेन डांटेस की ना तो कोई वाइफ थी, ना कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कोई रिश्तेदार, तो वो डांस किसके साथ करे। लेकिन उसके एक्सपीरियंस बटलर एक का भी जुगाड़ कर लिया था। उसने एक हाई सोसाइटी की सोशलाइट ओरिया नाम की एक लेडी को हायर किया था जो ऐसी पार्टीज में ओपनिंग डांस करने के लिए जानी जाती थी। तो क्लाइन उस लेडी के पास जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। ओरिया एक विडो थी, अपने फ्लर्ट करने वाले नेचर के लिए फेमस थी। वो दिखने भी अट्रैक्टिव थी
और क्लाइन को एक पल के लिए लगा कि कहीं ये डीमनेस तो नहीं। डांस शुरू होता है और ओरिया जानबूझकर क्लाइन के काफी करीब आकर डांस करती है और उसे टीज करने की कोशिश करती है। वो कहती है, अगर अफवाहें ना होती तो मुझे लगता कि तुम्हें औरतों में इंटरेस्ट ही न, रेस्क्यू तुम थोड़े स्टिफ हो। क्लाइन बेचारा अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन ड्वेन डांटेस का कैरेक्टर तो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी का था, तो वो हार कैसे मान सकता था। वो स्माइल करके जवाब देता है कि वो बस बैकलैंड के सोशल सीन का आदी नहीं है। डांस के एंड में ओरिया एक और डबल मीनिंग वाला कमेंट करती है, तुम वाकई में काफी पैशनेट हो। ये सुनकर क्लाइन का चेहरा लगभग लाल होने वाला था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। डांस खत्म करके वो ओरिया को उसकी जगह पर छोड़ता है और मन ही मन सोचता है कि ये लेडी पक्का डीमनेस से रिलेटेड है। और फिर चैप्टर के एंड में उसकी नज़र प्रेग्नेंट विल्मा ग्लेडिस पर पड़ती है, जो आइसक्रीम खाने के लिए जा रही होती है। और क्लाइन को फिर से याद आ जाता है कि इस पार्टी का असली खजाना तो वही है, द स्नेक ऑफ मरकरी। तो भाई चैप्टर 818 की शुरुआत होती है एक बॉल से, यानी एक बड़ी सी पार्टी से, जो खुद हमारे हीरो क्लाइन ने होस्ट की है। वो ड्वेन डांटेस बनकर सबके सामने है और माहौल एकदम ग्रैंड है, लेकिन बेचारा क्लाइन भूख से मरा जा रहा है, क्योंकि उसके सामने कैरेट केक, क्रीम पफ्स और हर तरह का डिलीशियस खाना रखा है, पर वो खा नहीं सकता। तो क्योंकि एज अ होस्ट उसकी ड्यूटी है कि वो पहले 3 डांस कंप्लीट करे, तो बेचारे को अपनी भूख को कंट्रोल करना पड़ रहा है। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था, मतलब पूरी पार्टी तुम ही भूखे खड़े हो। यहीं पर एंट्री होती है विल्मा ग्लेडिस की, जो प्रेग्नेंट हैं और अपने हस्बैंड डॉक्टर एरॉन के साथ खड़ी हैं। अब जो लोग इस नॉवेल को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि विल्मा के पेट में जो बेबी है ना, वो कोई नॉर्मल बेबी नहीं है, बल्कि स्नेक ऑफ फेट विलोसेप्टिन है। सोचो, एक एंजल एक अनबॉर्न बेबी के फॉर्म में पार्टी अटेंड कर रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। ये बात ही इस पूरे सीन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। तो विल्मा को आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन प्रेग्नेंट है ना, तो थोड़ा हेसिटेट कर रही है। फिर वो अपने हस्बैंड को बड़े क्यूट तरीके से बोलती है, मुझे ही पेट में जो छोटा सा फेला है ना, उसको थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर डॉक्टर ऑन भी मान जाते हैं, मतलब बेबी के लिए तो कुछ भी। अब आइसक्रीम खाते खाते विल्मा की नजर पड़ती है हेजल पर, एक ऐसी लड़की जो पार्टी में सबसे अलग थल खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और ठंडापन था, जैसे उसे किसी में कोई इंटरेस्ट न हो। विल्मा, जो खुद एक टीचर है, मन ही मन सोचती है कि ये लड़की कितनी अजीब है, शायद अपनी रिबेलियस स्टेज में है। अब 3 डांस करने के बाद क्लाइन को फाइनली ब्रेक मिलता है। वो फौरन खाने पर पड़ता है और अपनी फेवरेट स्वीट आइस टी पीता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिशप इलेक्ट्रा से बात करके एक एक्सक्यूज बनाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। बाहर से तो सबको यही लगा कि वो फ्रेश होने जा रहा है, लेकिन असली रीजन तो कुछ और ही था। क्लाइन को शक था कि स्नेक ऑफ इट ऑसेप्ट जो विल्मा के पेट में है, वो उससे बात करना चाहता है, और उसका शक बिल्कुल सही था। और जैसे ही वो वॉशरूम में दरवाजा लॉक करता है, सीन एकदम बदल जाता है। अचानक वॉशरूम के शीशे में एक काली सी प्रैम, यानी बच्चों की गाड़ी नजर आती है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा सिल्वर कपड़े में लिपटा हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि विलोसेप्टिन था। भाई साहब, ये सीन कितना कूल था, मतलब एक सीक्रेट मीटिंग, वो भी एक एंजल के साथ वॉशरूम के शीशे में। विल उससे सीधे पॉइंट पर आकर बोलता है, तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी भटक गई है। ये सुनते ही क्लाइन की तो हवा टाइट हो जाती है कि भाई अब क्या हो गया। विल बताता है कि क्लाइन शायद एक एंजल से मिल चुका है, और क्लाइन को तुरंत प्रिमिटिव आइलैंड वाला इंसिडेंट याद आता है, जहां उसे एक कैथेड्रल में एक अजीब सी फीलिंग आई थी। क्लाइन को टेंशन हो जाती है कि क्या एंजल्स उसकी यूनिकनेस, यानी उसके ट्रांस माइग्रेशन के सीक्रेट को देख सकते हैं, लेकिन विल से समझाता है कि शायद उस एंजल का इंटरेस्ट क्लाइन में नहीं, बल्कि इसके पास मौजूद किसी आइटम में था। और तब क्लाइन के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि उस आइलैंड पर वो अपने साथ ग्रोसेल स्ट्रेवाम की एक बुक ले गया था। ये कोई मामूली बुक नहीं थी, इसे एक एंशियंट गॉड ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ने बनाया था। अब सोचो, इतनी पावरफुल चीज लेकर कोई घूमेगा तो बड़े बड़े एंजल्स का इंटरेस्ट तो आएगा ही। और ट्विलाइट हर्मिट ऑर्डर का लीडर एडम, खुद एंजल ऑफ इमेजिनेशन है, ज़ाहिर सी बात है कि उसका इंटरेस्ट इस बुक में होगा। ये कनेक्शन देखकर मुझे लगा कि वाह, क्या डिटेलिंग है स्टोरी में। क्लाइन पूछता है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो विल बड़ा कैजुअल सा जवाब देता है, कोई ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छी बात हो सकती है। वैसे भी तुम्हारे ऊपर पहले से ही मुसीबतें हैं, एक और सही, मतलब जब इतने सारे कर्ज हों तो एक और से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता तुम्हारे दुश्मन ही आपस में लड़ने लगे। ये फिलॉसफी सुनकर तो मैं भी हिल गया। इसके बाद क्लाइन अपने दोस्त के लिए मिथिकल क्रीचर के ब्लड की डील के बारे में पूछता है, तो विल कहता है कि उसे बदले में ऐसी चीजें चाहिए जो क्लाइन कर ही नहीं सकता, जैसे कि दूसरे एंजल औरोबोरोस को खत्म करना। एक तरह से वो मना कर दे, लेकिन फिर वो एक नया हिंट देता है। वो कहता है कि पार्टी में एक बहुत एरोगेंट लेडी है, यानी हेजल, और क्लाइन को उससे ड्रीम्स यानी सपनों के बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ से एक नया मिस्ट्री का थ्रेड शुरू हो जाता है, और मीटिंग खत्म होते होते विल एक ऐसी बात बोलता है जिससे क्लाइन भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारे कुक ने जो आइसक्रीम बनाई है वो बहुत मीठी है। मतलब एक एंजल जो फ्यूचर पास्ट सब देख सकता है, उसकी मेन कंप्लेंट आइसक्रीम को लेकर थी।
ये सीन मुझे बहुत फनी और जीनियस लगा क्योंकि ये दिखाता है कि बेबी के फॉर्म में होने की वजह से विल की हरकतें भी बच्चों जैसी हैं। क्लाइन वॉशरूम से बाहर आता है और सीधा अपने बटलर रिचर्डसन को बुला कहता है कि आइसक्रीम में मीठा कम करो। बेचारा बटलर कंफ्यूज कि सर ने तो आइसक्रीम टेस्ट भी नहीं की, फिर उन्हें कैसे पता, लेकिन वो मालिक का हुक्म मान लेता है। इसके बाद क्लाइन की मुलाकात विल्मा से होती है जो उसकी बनाई स्वीट आइस टी की तारीफ करती है। क्लाइन जब मजाक में उसके पेट की तरफ देखकर कहता है कि बेबी बहुत शांत लगता है, तो विल्मा कहती है ज्यादातर टाइम, लेकिन कभी कभी आधी रात को बहुत हलचल करता है। ये सुनकर क्लाइन के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि विल आधी रात को जागकर ही उसके सवालों के जवाब देता होगा। और फिर चैप्टर के एंड में विल की एडवाइस मानकर क्लाइन सीधा हेजल के पास जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। हेजल कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मान जाती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक नए मिस्ट्री और एक नए प्लॉट लाइन की शुरुआत के साथ। अब देखना यह है कि हेजल और ड्रीम्स का क्या कनेक्शन है और क्लाइन इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगा। तो भाई लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 819 पर आ गए हैं और कहानी अब काफी पर्सनल और इंटेंस होती जा रही है। सीन शुरू होता है ग्रैंड बॉल से, जहां हमारा हीरो क्लाइन ड्रेंटेस के भेस में हेजल नाम की एक यंग लड़की के साथ डांस कर रहा है। माहौल बड़ा क्लासी है, म्यूजिक चल रहा है और दोनों का डांस एकदम परफेक्ट लग रहा है, जैसे कोई मूवी का सीन हो। लेकिन क्लाइन के दिमाग में डांस से ज्यादा कुछ और ही चल रहा था। उसका डिटेक्टिव मोड ऑन था। उसे पता था कि हेजल के साथ कुछ तो गड़बड़ है, शायद वो किसी खतरनाक चीज में फंस गई है और क्लाइन उसकी मदद करना चाहता। तो वो डांस करते करते बहुत ही कैजुअली बात छेड़ता है, पता है कुछ टाइम पहले मुझे बहुत बुरे सपने आते थे। वो बताता है कि कैसे वो गॉडेस की ब्लेसिंग से ठीक हो गया, बस कुछ बार चर्च जाकर प्रेयर की और होली वाटर पिया और सब ठीक हो गया। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चारा था, ये देखने के लिए कि हेजल इस टॉपिक पर कैसे रिएक्ट करती है। और भाई उसे एक्ट किया। हेजल ने तुरंत पूछा कैसे सपने। क्लाइन समझ गया कि उसने सही नस पकड़ी है, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो सदर्न कॉन्टिनेंट में था और उसे एक उल्टे मकबरे के सपने आते थे जहां से पंखों वाले जम्बीज उसे खींचने की कोशिश करते थे। फिर उसने बताया कि कैसे उसने एक डिवाइनेशन क्लब जाकर अपने सपने का मतलब निकलवाया और पता चला कि उसने अनजाने में डेथ को मानने वाले एक ट्राइब का अपमान कर दिया था, और जब उसने उस ट्राइब से जाकर माफी की और गिफ्ट्स दिए तो सपने आने बंद हो गए। अब सोचो, ये पूरी कहानी एक बहुत ही क्लेवर मैसेज थी। क्लाइन हेजल को इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि अगर तुम्हें भी बुरे सपने आ रहे हैं तो आंख बंद करके उन पर भरोसा मत करो, किसी एक्सपर्ट से हेल्प लो, जैसे कोई डिवाइनर या चर्च का प्रीस्ट। क्लाइन को शक था कि कोई पावरफुल बियॉन्डर, शायद ड्रीम स्टीलर पाथवे का, हेजल को सपनों के जरिए मैनिपुलेट कर रहा है और उसे बिना जरूरी नॉलेज दिए एक बियॉन्डर बना रहा है ताकि वो उसे कोई खतरनाक काम करवा सके, जैसे सीवर में कुछ खुदवाना। लेकिन हेजल बहुत केयरफुल थी, उसने अपनी कोई बात नहीं बताई, बस इतना पूछा कि क्लाइन गॉडेस के कैथेड्रल क्यों नहीं गया। क्लाइन ने बहाना बना दिया कि उस एरिया में गॉडेस का कोई चर्च था ही नहीं। इसके बाद दोनों चुपचाप डांस करते रहे और मुझे लगा कि यार क्लाइन का दिमाग कितना तेज चलता है। एक तरफ वो हाई सोसाइटी में अपनी इमेज बना रहा है और दूसरी तरफ इतने खतरनाक केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। डांस खत्म होने के बाद क्लाइन बिस्ट इलेक्ट्रा से मिलता है जो एवरनाइट गॉडेस के चर्च से हैं। वो क्लाइन की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि कैसे पार्टी में सब लोग उससे इम्प्रेस्ड हैं। क्लाइन भी मौके का फायदा उठाकर अपनी एक बिजनेस प्रॉब्लम का जिक्र करता है। वो बताता है कि कैसे वो शायद एक पावरफुल आदमी बैरन सिंड्रास को नाराज कर सकता है। वो चर्च का रिएक्शन देखना चाहता कि क्या वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। बिशप ने उसे भरोसा दिलाया कि बैकलैंड में कानून का राज है और गॉडेस उसे ब्लेस करेगी। ये सुनकर क्लाइन को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके मन में एक गिल्ट भी था। मतलब एक तरफ चर्च उसकी इतनी मदद कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन दे रहा है, और दूसरी तरफ क्लाइन खुद उसी चर्च के एक सीक्रेट सील चैनिस गेट से कुछ चुराने का प्लान बना रहा है। ये सीन क्लाइन के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा है, लेकिन अपने मकसद के लिए उसे कभी कभी मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है शेरवुड बोरो के एक अपार्ट में, जहां हमारी दो फेवरेट कैरेक्टर्स जियो और फोर्स रहती हैं। जियो जो एक बाउंटी हंटर है, डिनर लेकर घर आती है और फोर्स के साथ खाने बैठती है। उनकी बातचीत काफी मजेदार होती है। जियो कहती है कि बाउंटी हंटर को अपनी फिगर मेंटेन करनी चाहिए, तो फोर्स मजाक में कहती है कि तुम तो एक कॉम्बैट बियॉन्डर हो, तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जियो को उसकी हाइट को लेकर भी छेड़ती है, जो जियो का एक सेंसिटिव टॉपिक है। ये छोटी छोटी बातें उनकी दोस्ती को बहुत रियल बनाती हैं। खैर, डिनर के बाद असली सरप्राइज आता है। फोर्स जियो को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ। जियो को लगता है कि फोर्स फिर से किसी मुसीबत में है और मदद मांग रही है, लेकिन फोर्स कहती है कि ये गिफ्ट पास्ट में की गई मदद के लिए है। और फिर वो एक मेटल बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक हल्का नीला ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल जैसा पिल रखा होता है। उसे देखते ही जियो की आंखें जम जाती हैं। वो पहचान जाती है कि ये क्या है। ये इंट्रोगेटर का बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक था
अब नए सुनने वालों को बता दूं कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक वो चीज़ है जिसे एब्जॉर्ब करके कोई भी बियॉन्डर अगले लेवल या अगली सीक्वेंस पर एडवांस कर सकता है। तो ये एक बहुत ही रेयर और कीमती आइटम है। जियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फोर्स जो हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करती थी, वो उसे इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकती है। उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि क्या फोर्स ने जुआ खेला है या फिर उसने अपनी पावर यूज करके कोई बैंक लूट लिया है। वो इतना ज्यादा सोचने लगती है कि फैसला करती है कि अब वो चुपके से फोर्स नजर रखेगी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। फोर्स बहाना बनाती है कि ये फ्यूचर में मांगी जाने वाली हेल्प के लिए एडवांस पेमेंट है या फिर एक अर्ली बर्थडे प्रेजेंट। आखिरकार जियो वो कीमती गिफ्ट ले लेती है क्योंकि उसे अपने परिवार का बदला लेने और सच्चाई का पता लगाने के लिए इस पावर अप की सख्त जरूरत थी। चैप्टर के एंड में संडे की दोपहर को जियो अपने काम पर निकलती है। अब क्योंकि उसके पास इंटरोगेटर का कैरेक्टरिस्टिक आ गया था और उसकी पुरानी पोशन भी डाइजेस्ट हो चुकी थी, उसे बस एडवांसमेंट का फॉर्मूला चाहिए था। इसके लिए वो MI9 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अपने कॉन्टैक्ट से मिलने का सिग्नल छोड़ती है ताकि उसे कुछ मिशंस मिले और वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जमा कर सके। ये सब करने के बाद उसका प्लान था कि वो वापस जाकर फोर्स का पीछा करेगी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जैसे ही जियो ईस्ट बोरो में एंटर करती है, उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उस पर नजर रखे हुए है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता। अब जियो पर कौन नजर रख रहा है? क्या ये उसके पुराने दुश्मन हैं या फिर फोर्स की वजह से वो किसी नई मुसीबत में पड़ने वाली है? ये सब जानने के लिए हमें अगले चैप्टर का इंतजार करना होगा। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर एट 120 आ गया है और कहानी हमारी शेरिफ शियो डेरेचा पर फोकस कर रही है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस सिचुएशन से। शियो, जो एक शेरिफ होने के नाते काफी शार्प है, उसे अचानक से फील होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं थी, ये एक बियॉन्डर की इंट्यूशन थी कि खतरा आसपास ही है। उसका दिमाग फौरन दौड़ने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया था जिससे कोई इन पावरफुल मिल्स को पश्म पड़ा था। वो सब छोटे मोटे गैंग वाले थे, उनके लिए कोई बड़ा बियॉन्डर पंगा नहीं लेगा। तो फिर ये कौन है? और तभी उसे याद आता है मिस्टर एक्स की वो खतरनाक बियॉन्डर गैदरिंग जिसमें वो जाने वाली थी, लेकिन उसकी फ्रेंड फोर्स ने उसे रोक लिया था। और अच्छा हुआ रोक लिया, क्योंकि उस गैदरिंग में बहुत बड़ा कांड हो गया था। मिस्टर एक्स, जो उस गैदरिंग का ऑर्गेनाइजर था, उसका वहीं पर मर्डर हो गया, और वो भी किसी डेमीगॉड लेवल की पावर से। अब शियो को शक होता है कि ये पक्का अरोरा ऑर्डर के लोग हैं। अरोरा ऑर्डर एक क्रेजी कल्ट है और मिस्टर एक्स उन्हीं से जुड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, वो अपने आदमी के मर्डर का बदला लेने के लिए हर उस इंसान से पूछताछ कर रहे होंगे जिसे गैदरिंग में इनवाइट किया गया था, और शियो का नाम भी उस लिस्ट में था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अरोरा ऑर्डर के लोग नॉर्मल नहीं होते। वो या तो पागल होते हैं या पागल होने की कगार पर होते हैं। उनसे लॉजिक की उम्मीद करना बेकार है। शियो को डर लगता है कि भले ही उसकी कोई गलती ना हो, लेकिन वो लोग शायद उसे सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए या असली कातिल को वार्निंग देने के लिए मार सकते हैं। ये सोचकर वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और ईस्ट बोरो की गलियों में अपना रास्ता बदल लेती है ताकि अगर कोई हमला हो तो वो अपने दोस्तों से मदद ले सके। और यहीं पर होता है पहला शॉकिंग मोमेंट। शियो चलते चलते अचानक एक अजीब से डेज में चली जाती है। मतलब उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो ईस्ट बोरो से चलकर अपने घर चेरवुड बोरो पहुंच गई। वो शौक ने अपने घर के अंदर जाके पानी पीती है। तभी उसकी फ्रेंड फोर्स उसे आवाज देती है और ईस्ट बोरो चलने को कहती है। शियो खुद को ये कहते हुए सुनती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे मिस्टर एक्स की गैदरिंग में जाना है। फोर्स जिद करती है और जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, शियो को एक तेज हवा का झोंका लगता है और वो झटके से अपनी नींद से जागती है। वो देखती है कि वो अभी भी ईस्ट बोरो की एक गली में ही है और एक म्यूजिशियन गिटार बजा रहा है। कुछ भी अभी हुआ वो सब उसके दिमाग में हुआ था, एक तरह इल्यूजन था। भाई, ये सीन बहुत ही डरावना था। इसका मतलब यह है कि जो भी उस पर नजर रख रहा है वो सिर्फ उसे फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि उसके दिमाग के साथ भी खेल सकता है। ये कोई लो लेवल का बियॉन्डर नहीं है, ये कोई बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। शियो को भी ये समझ आ जाता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उस डेज से पहले वो क्या सोच रही थी। खैर, वो अपनी अलर्टनेस बनाए रखती है और आगे बढ़ती है। वो एक बार में जाती है जहां उसे एक इन्फॉर्मर से मिलना होता है। उसका नाम शर्मन है, एक 23 या 24 साल का लड़का जो खुद को एक औरत समझता और की तरह ही रहता है। शियो उसे नॉर्मल बात करती है कि इलाके में कोई नई खबर है या नहीं, और फिर वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन कहानी अब शर्मन पर फोकस करती है। शर्मन अपने अपार्टमेंट के पास जाता है और अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत काले कपड़ों वाली लेडी, ये लेडी शर्मन को एक ऐसा मैजिकल पोशन ऑफर कर रही है जिससे वो सच में एक औरत बन सकता है। शर्मन को यकीन नहीं हो रहा, उसे लगता है कि ये कोई मजाक या धोखा है। लेकिन वो लेडी कहती है कि उसने अपनी पुरानी फोटो दिखाई थी ना, मतलब वो लेडी पहले आदमी थी और उसी मैजिक से औरत बनी है। ये एक पाथवे की पावर्स का एक डार्क साइड जहां जेंडर चेंज पॉसिबल है। शर्मन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डेस्परेट है और आखिर में वो उस लेडी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में उसे उस लेडी के लिए कुछ काम करने होंगे।
ये एक साइड स्टोरी की तरह लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिस्टीरियस लेडी जरूर कोई पावरफुल प्लेयर है जो अपने मकसद के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। अब सीन वापस शियो पर आता है। रात हो चुकी है और वो MI9 के अपने कांटेक्ट से मिलने जाती है। MI9 सरकार की सीक्रेट एजेंसी है जो बियॉन्डर से डील करती है। अपने कांटेक्ट एक गोल्डन मास्क पहने हुए आदमी को बताती है कि अरोरा ऑर्डर के लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, और फिर वो अपने उस अजीब से डेज वाले एक्सपीरियंस के बारे में भी बताती है। ये सुनते ही वो गोल्डन मास्क वाला आदमी एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि अरोरा ऑर्डर इस मामले को जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीरियसली ले रहा है। वो शियो को बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि खतरा बढ़ गया है। ये सुनकर शियो को भी कंफर्म हो जाता है कि उसके साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। इसके बाद शियो उससे एक नए मिशन की मांग करती है। उसे इंटरोगेटर पोशन की फॉर्मूला के लिए पॉइंट्स जमा करने हैं ताकि वो जल्दी से प्रमोट हो सके। वो एजेंट उसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग टर्म मिशन देता है। मिशन था वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड नाम के एक आदमी पर नजर रखना और ये रिपोर्ट करना कि वो किन किन लोगों से मिलता है। और यहीं पर आता है चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही शियो वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड का नाम सुनती है वो एक बार फिर से डेज में चली जाती है। लेकिन इस बार वो जानती कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड रॉयल गार्ड्स का कैप्टन था और एक जमाने में वो शियो के फादर का डिप्टी था। बूम। ये मिशन सिर्फ एक रैंडम टास्क नहीं है, ये सीधे सीधे शियो के पास्ट से उसके फादर की मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जिस पिता की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदला एक धागा उसके हाथ में आ गया है। ये एक बहुत बड़ा क्लिफहैंगर है और यहाँ से शियो की कहानी एक बहुत ही पर्सनल और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तो भाई आज बात करते हैं चैप्टर 821 की, जिसका नाम है सोल इम्प्रिंट। और ये चैप्टर कहानी में कुछ बहुत ही डीप और डार्क कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो सीन शुरू होता है जियो के साथ, जो एक सुनहरे मास्क पहने हुए आदमी से मिल रही है। ये आदमी उसे एक नया मिशन देता है। कहता है कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड नाम के एक आदमी पर नजर रखनी है कि वो किन किन लोगों से मिलता है। जियो अभी भी थोड़ी शॉक में थी, लेकिन वो हाँ कर देती है। फिर वो आदमी उसे एक और काम देता है। बताता है कि एवरनाइट चर्च के रेड ग्लव्स न्यूमिनस एपिस्कोपेट से जुड़ी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर जियो को इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो वो तुरंत उसे बताए। जियो बस हाँ में सिर हिला देती है क्योंकि वो अभी भी इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब थी। लेकिन फिर जो होता है वो जियो के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। वो मास्क वाला आदमी उससे पूछता है, क्या तुम सीधे MI9 ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? अब सोचो, MI9 मतलब गवर्नमेंट की ऑफिशियल सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। ये ऑफ सुनकर जियो तो मुंह ही खुला रह गया। वो कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उस आदमी ने भी उसे फोर्स नहीं किया और स्माइल करते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, जब तुम एक इंटेरोगेटर बन जाओ तब अपना जवाब देना। और ये कहकर वो आदमी वहां से परछाइयों में गायब हो जाता है। मेरे हिसाब से ये जियो के कैरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब उसके पास एक नॉर्मल बाउंटी हंटर से उठकर एक ऑफिशियल एजेंट बनने का मौका है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हीरो अपने क्लाइंट के पास। उसी शाम क्लाइन अचानक एक सपने से जाग जाता है। उसे महसूस हुआ कि बोकलैंड स्ट्रीट के सीवर्स में जो एक सोल इम्प्रिंट यानी कि एक तरह का मैजिकल अलार्म लगाया था वो किसी ने टच कर दिया है। क्लाइन मन ही मन सोचता है, यार इतनी रात को कौन नहीं सो रहा है? क्या हेजल को किसी वृत यानी भूत के कब्जे में आने से डर नहीं लगता? ये सोचते हुए वो अपनी बालकनी में जाता है, अपने वृत सेनोर को बाहर भेजता है। सेनोर तेजी से एक स्ट्रीट लैंप पर चढ़ता है और फिर सीवर्स के अंदर घुस जाता है। और वहां जो नजारा था वो वही था जिसका क्लाइन को शक था। अंदर हेजल थी, आम लोगों के कपड़ों में, और वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उसके एक हाथ में एक नेकलेस था और दूसरे हाथ में सोने से बना एक चार्म। क्लाइन ने नोटिस किया कि उस चार्म से सूरज की रोशनी और गर्मी जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे सुबह की ताजी उसकी खुशबू हो। ये देखते ही क्लाइन को सुबह की वो घटना याद आ गई जब उसने हेजल को अपने गार्डन में टहलते हुए देखा था। उसका दिमाग तुरंत दौड़ा। क्या वो सुबह सुबह सन डोमेन का चार्म बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रही थी, जैसे सुबह की ओस? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हेजल तो एवरनाइट गॉडेस की फॉलोअर थी, तो वो भला इटर्नल ब्लेजिंग सन के डोमेन का चार्म कैसे बना सकती है? अगर वो सन से प्रेयर करती तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उल्टा पनिशमेंट मिलने का चांस ज्यादा था। तभी क्लाइन को पूरा गेम समझ में आ गया। उसे लगा कि जो बेयोंडर हेजल को सपनों के जरिए गाइड कर रहा है वो बेसब्र हो रहा है, इसलिए उसने सपनों में ही हेजल को सन डोमेन का चार्म बनाना सिखाया होगा। और ये चीज मरॉडर पाथवे की एबिलिटी से मैच करती है, जिसका हाई सीक्वेंस रिप्रेजेंटेटिव एमन एक ब्लास्फेमर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब इस पाथवे के बेयोंडर शायद दूसरे भगवानों के फॉलोअर होने का नाटक करके उनकी पावर यूज कर सकते हैं। ये उनके काम करने के तरीके से बिल्कुल मैच करता है, जो कि है धोखा देना और चोरी करना। क्लाइन ने सेनोर की आंखों से हेजल को सीवर्स में अंदर जाते हुए देखा। उसे पता था कि हेजल का बनाया हुआ चार्म एक वृत को थोड़ा बहुत डैमेज तो कर सकता है, लेकिन सेनोर जैसे सीक्वेंस 5 के पावरफुल वृत के लिए वो काफी नहीं था। फिर भी क्लाइन ने उसे पजेस करने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो उस मिस्टीरियस बेयोंडर को अलर्ट नहीं करना चाहता जो इजल के पीछे था।
उसने सोचा कि टैरो गैदरिंग के बाद वो इस मामले को देखेगा। तब तक सिचुएशन को ऐसे ही बनाए रखना सबसे अच्छा ऑप्शन था, लेकिन एक सीयर होने के नाते वो चीज़ों को किस्मत पर नहीं छोड़ सकता था। उसने कन्फर्म करने का फैसला किया। क्लाइन ने 4 कदम एंटी क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग के ऊपर अपने महल में पहुंच गया। वहां उसने एक डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा, अगले 3 दिनों में बोकलैंड स्ट्रीम में कुछ बड़ा होगा। और जब उसने डिवाइनेशन किया तो उसे एक नेगेटिव जवाब मिला। इसका मतलब था कि अगले 3 दिनों तक सब कुछ शांत रहने वाला है। ये जानकर क्लाइन रिलैक्स हो गया और वापस सोने चला गया। और फिर समय आता है मंडे दोपहर 3 बजे यानी टाइदरिंग का टाइम का। डार्क रेरोड लाइट की बीम्स ऊपर उठी और फूल क्लाइन, द सन डेरिक और द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो के सामने दिखाई दी। जस्टिस ऑड्रे हमेशा की तरह अच्छे मूड में थी। उसने मिस्टर फूल को ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। क्लाइन भी स्माइल के साथ जवाब दिया। तभी ऑड्रे की नज़र मिस्टर फूल के हाथ के पास रखे एक एक्स्ट्रा कार्ड पर पड़ी, एक नया कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी। उसके मन में एक्साइटमेंट दौड़ गई, काश ये स्पेक्टेटर पाथवे का हो। खैर, ग्रीटिंग्स के बाद ऑड्रे ने कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे रोजेल की डायरी के 3 नए पेजेस मिले हैं। ये सुनकर क्लाइन काफी खुश हुआ और उसने डायरी के पेजेस को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें स्कैन किया, उसके होंठ लगभग फड़क गए, क्योंकि पहला ही पेज रोजेल के किसी सेक्सुअल एडवेंचर के बारे में था। बाकी के 2 पेजेस भी ज्यादातर रोजेल की डेली लाइफ के बारे में थे, लेकिन उनमें से एक डायरी एंट्री ऐसी थी जो बहुत ज्यादा कीमती थी। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा खुलासा। उस डायरी एंट्री में लिखा था, चर्च से मिली जानकारी के अनुसार सच में ऐसे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो सोल लेवल पर एक दूसरे से सिले हुए हैं। जब हाई सीक्वेंस बेयोंडर्स मरते हैं तो उनके बेयोंडर कैरेक्टरिस्टिक्स में उनकी आत्मा का एक इम्प्रिंट यानी एक छाप रह जाती है। ये बहुत पावरफुल होती है और सदियों या हजारों साल तक भी खत्म नहीं होती। और जब कोई इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पोशन के मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करता है तो पीने वाले की सोल बॉडी भी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, वरना फेल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। और अगर एडवांसमेंट फेल हो गया तो इसका मतलब है या तो मौत या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल। पोशन को कंज्यूम करने से एडवांसमेंट तो आसान हो जाता है, लेकिन पीछे रह जाते हैं वो सोल इम्प्रिंट्स और बिना पता चले इंसान की अपनी पहचान खोने लगती है और वो धीरे धीरे एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल जाता है जो सोल लेवल पर सिला हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे वो हाई सीक्वेंस बेयोंडर अपनी ही बॉडी पर फिर से जी उठा हो। ये पढ़कर क्लाइन का दिमाग घूम गया। सोल लेवल पर सिले हुए मॉन्स्टर्स, हाई सीक्वेंस बेयोंडर सोल इम्प्रिंट्स, ये सुनने में ही कितना खतरनाक लग रहा था। इसका मतलब हाई सीक्वेंस बेयोंडर पोशस के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। उसने सोचा कि चर्चेस के पास तो शायद इन्हें सॉल्व करने का तरीका होगा। उनके पास एंजल्स और ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन जो पुरानी फैमिलीज हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सब सोचते हुए क्लाइन ने डायरी पेजेस को गायब कर दिया और मिस जस्टिस की तरफ देखकर पूछा, आप इसके बदले में क्या चाहती हैं? ऑड्रे ने बिना किसी झिझक के अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चुना। ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आपके हाथ के पास रखा वो एक्स्ट्रा कार्ड एक कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है? वो कौन सा है? और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ कि आखिर वो नया कार्ड कौन सा है और ये सोल इम्प्रिंट की खतरनाक सच्चाई कहानी को आगे कैसे अफेक्ट करेगी। तो भाई चैप्टर एट 22 शुरू होता है टैरो क्लब की मीटिंग के साथ और आते ही क्लाइन यानी हमारे द फूल एक नया पत्ता खेलते हैं लिटरली। जैसे ही मिस जस्टिस एक्स्ट्रा कार्ड देखती हैं वो पूछ लेती हैं और क्लाइन मन ही मन मुस्कुराता है कि मुझे तो पता ही था ये पूछेंगी, और वो आराम से उस नए कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी को पलट कर दिखा देता था। उस टायरेंट था। अब सोचो, ये वही कार्ड है जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ और गेहरमन स्पैरो ने इसे मिस्टर फूल को दे दिया। ये देखते ही द हैंगमैन यानी एल्गर के दिमाग में घंटी बजती है। उसको समझ आ जाता है कि यही मिस्टर फूल का प्लान था। उसको वैसे भी कैटेक्लिस्मिक इंटरपोशन का फॉर्मूला मिल चुका था, तो वो काफी खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे का रास्ता साफ हो गया है, भले ही मुश्किलें हों पर होप तो थी। दूसरी तरफ ऑड्रे यानी मिस जस्टिस उस कार्ड की डिटेल्स को स्कैन करने लगती हैं। टायरेंट कार्ड, ये तो सेलर पाथवे का लग रहा है। मिस्टर हैंग्डमैन कितने लकी हैं। लेकिन रुको, मिस्टर हैंगमैन इतने शांत क्यों हैं? उनको तो मुझसे भी ज्यादा शौक होना चाहिए था। यहाँ ऑड्रे अपना साइकोलॉजिस्ट वाला दिमाग लगाती है। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि ये सेलर पाथवे का कार्ड है, पर कैसे? उसका एनालिसिस एकदम स्पॉट ऑन था। उसने ये भी इंटरप्रेट किया कि कार्ड का मतलब है पावर और डोमिनेंस से लोगों में डर पैदा करके उनसे फेथ हासिल करना, एकदम लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स वाला स्टाइल। ऑड्रे को मिस्टिसिज्म इतना पसंद है कि उसे ये 3 रोसेल डायरी पेजेस के बदले में मिली इंफॉर्मेशन बहुत वर्थ इट लगी। अब आती है बारी मैम हर्मिट यानी कैटलिया की। वो भी कार्ड को इंटरप्रेट के समझ जाती है कि ये टायरेंट यानी सीक्वेंस 0 लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का पोशन नेम है। लेकिन उसका दिमाग यहाँ रुकता नहीं है, वो कनेक्शंस जोड़ना शुरू करती है। पहले द वर्ल्ड ने सी गॉड काल्वेतुआ को मारकर मिस्टर फूल को उनका सेप्टर दिलवाया, और अब उन्हें स्टॉर्म पाथवे का टायरेंट कार्ड मिल गया। ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और यही सोचकर कैटलिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे शक होता है कि मिस्टर फूल चुपके चुपके लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की अथॉरिटी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बैटल बिटवीन गॉड्स थी।
एक ऐसा मास्टर प्लान जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। ये सोचते ही कैटलिया अपनी नज़र कार्ड से हटा लेती है, जैसे उसने कुछ बहुत ही डेंजरस देख लिया हो। मेरे हिसाब से ये चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील था कि मिस्टर फुल के प्लान्स कितने ग्रैंड लेवल के हैं। बाकी के मेंबर्स जैसे कि फोर्स और एमलिन, उन्हें सीक्वेंस जीरो के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो वो बस इस बात से हैरान थे कि ये एक कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी है। फोर्स तो ये सोच कर ही कांपने लगी कि वो भगवान के खिलाफ कुछ सोच रही है, और एमलिन, भाई वो तो अपनी ही दुनिया में था। वो सोचने लगा कि उसके सैंगुइन यानी आर्टिफिशियल वैम्पायर पाथवे के सीक्वेंस जीरो का नाम क्या होगा, मून या शायद क्रिम्सन मून। उसने खुद ही गेस कर लिया और खुश हो गया। सिटी ऑफ सिल्वर से आया डेरिक, उसको मिस्टिसिज्म की अच्छी खासी नॉलेज थी। वो भी समझ गया कि ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, पर उसके हिसाब से उनके एल्फ किंग सोनिया थ्राइम की अथॉरिटी इस कार्ड से थोड़ी ज्यादा थी। खैर, 2 सेकंड दिखाने दे के बाद द फूल कार्ड को वापस में हर्मिट से पूछते हैं रोसेल डायरी के बारे में। कैटलिया कहती है कि इस हफ्ते कोई नए पेजेस नहीं है। क्लाइन नॉर्मल सा नोट करता है, कहता है मेरी तरफ से बस इतना ही। लेकिन अचानक से द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो बोलना शुरू करता। वो द हैंग मैन की तरफ देखता है और कहता है, मीटिंग के बाद मैं तुम्हें ओशन सॉन्गस्टर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक भेजूंगा। क्या तुम किसी आर्टिसन से इसका एक पोर्टेबल मिस्टिकल आइटम बनवा सकते हो? ये सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। एक और ओशन सॉन्गस्टर का कैरेक्टरिस्टिक। ऑड्रे और इमलिन के दिमाग में यही चल रहा था, सीक्वेंस 5 के पावरफुल बियॉन्डर्स कोई सड़क पे मिलने वाली गाजर थोड़ी ना है, और मिस्टर वर्ल्ड ने पिछले 2 महीनों में ही कई मार दिए थे। सब सोचने लगे कि इस बार चॉफ स्टॉर्म्स का कौन सा बंदा शिकार बना है। फोर्स तो गेहरमन स्पैरो के नाम से ही इतना डर जाती है कि वो खुद को वॉर्न करती है कि कभी भी अपने डेमीगॉड लेवल पावर्स वाले पेजेस यूज न करे। एल्गर जो पहले ही प्रॉमिस कर चुका था, शांति से ठीक है बोल देता है। इससे ऑड्रे और कैटलिया को हिंट मिलता है कि मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर हैंगमैन के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है। शायद ये टायरेंट कार्ड भी उनके जॉइंट ऑपरेशन का ही इनाम था। इससे पहले कि कुछ और पूछ पाता, द वर्ल्ड सबकी तरफ देखता है और एक और बॉम्ब फोड़ता है। मेरे पास ब्लैक एम्पर पाथवे का एक और सीक्वेंस 5 मेंट ऑफ डिसऑर्डर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। उसने आगे उसकी पावर्स भी एक्सप्लेन की कि कैसे ये ऑर्डर में लूप होल्स ढूंढकर टारगेट के वर्ड्स, विल और एक्शंस को डिस्टॉर्ट कर सकता है और आसपास केओस क्रिएट कर सकता है। एक और, अब तो सबके होश उड़ गए। पिछले हफ्ते मिस्टर वर्ल्ड ने ऐसा क्या कर दिया? ऑड्रे तो उस कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्ट लेना ही भूल गई। कैटलिया और एमलिन बस एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर से एक और सीक्वेंस 5। लगभग 20 सेकंड की खामोशी के बाद ऑड्रे के दिमाग में आता है कि ये पावर्स तो उसके डॉग सूजी अर्ल हॉल के लिए काफी अच्छी हैं, और खुद के लिए भी। उसने सोचा कि पहले प्राइस पता करती हूँ, फिर अपने फादर से पूछूंगी। तो वो है, मिस्टर वर्ल्ड आप इसे एक्सचेंज में क्या लेंगे या कितने में बेचेंगे? क्लाइन ने पहले से ही हिसाब लगा रखा था। एक रेडीमेड मिस्टिकल आइटम जैसे डेथ नेल 10 से 12,000 पाउंड्स का होता है, तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक 7 से 8,000 का होना चाहिए। तो द वर्ल्ड के जरिए वो कहलवाता है 8,000 पाउंड्स। ऑड्रे ठीक है कहती है और फिर एल्गर से पूछती है कि इसे आइटम बनवाने में कितना खर्चा आएगा। एल्गर बताता है कम से कम 1500 पाउंड्स। ऑड्रे कहती है कि वो इस हफ्ते के एंड तक जवाब देगी। द वर्ल्ड बाकी मेंबर्स को देखता है, पर किसी और को इंटरेस्ट नहीं था, और जैसे ही ऑड्रे कुछ और पूछने वाली थी, गेहरमन स्पैरो की आवाज फिर से गूंजती है। प्लांटर पाथवे के एक और सीक्वेंस 5 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है, ड्रूड, और बस पूरा पैलेस जो एक जाइंट के घर जैसा लगता था, एकदम शांत हो जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। सिर्फ मिस्टर फूल आराम से सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। एक और, सबके दिमाग में बस यही शब्द घूम रहा था, सीक्वेंस 5 के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने कॉमन कब से हो गए? इसने किया क्या है आखिर? कैटलिया को तो अब अजीब ही लगने लगा। उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत और रिस्क द वर्ल्ड के लिए बस बेचने वाले सामान जैसा है। ये तो बोरिफाइंग है। फोर्स तो मन ही मन कहानियां बनाने लग गई थी। डेरिक के लिए तो मिस्टर वर्ल्ड एक आइल बन चुके थे। ऑड्रे और एमलिन तो इतने शौक में थे कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते। 10 सेकंड की खामोशी के बाद कैटलिया को द वर्ल्ड के शब्दों के पीछे का मतलब समझ आता है। उसने ड्रूड कैरेक्टरिस्टिक से बनने वाले मिस्टिकल आइटम के इफेक्ट्स नहीं बताए। इसका मतलब वो उससे डायरेक्ट पूछ रहा था कि क्या वो ये अपने सबऑर्डिनेट फ्रैंक के लिए खरीदेगी। और इस पॉइंट पर कैटलिया एक बहुत बड़े डिलेमा में फंस जाती है, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, हमें सस्पेंस में छोड़कर। तो भाई, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर 823 में आपका स्वागत है, और इस चैप्टर का नाम है द मैच्योरिंग टैरो क्लब। और सच कहूं तो ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज की मीटिंग में जो डील्स और बातें होने वाली हैं, वो दिखाती हैं कि ये क्लब अब छोटे मोटे बच्चों का ग्रुप नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का अड्डा बन चुका है। तो मीटिंग शुरू होती है मैडम हर्मिट कैटलिया से, जो फ्यूचर नाम के शिप की कैप्टन है। वो अपने फर्स्ट मेट फ्रैंकली को लेकर बहुत टेंशन में थी, क्योंकि ये फ्रैंकली भाई एक मैड साइंटिस्ट से कम नहीं था। उसके दिमाग में ऐसे ऐसे क्रेजी और खतरनाक आइडियाज आते थे कि कैटलिया को लगता था कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बंदा एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर फ्रैंक ने अपनी कोई खतरनाक क्रिएशन फैला दी तो वो खुद उसे मछलियों को खिला देगी।
खैर फिलहाल वो सोचती है कि फ्रैंक भी सीक्वेंस 5 पर ही है तो उसकी पावर लिमिटेड है और आजकल वो मॉन्स्टर की लाशों से उगने वाले प्लांट्स पर रिसर्च कर रहा है तो शायद सिचुएशन कंट्रोल में है। इसी सोच के साथ वो द वर्ल्ड यानी हमारे क्लाइंट की तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हें उस ड्यूड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कितने पैसे चाहिए। उसे ये फीलिंग आ रही थी कि द वर्ल्ड को आजकल पैसों की सख्त जरूरत है। द वर्ल्ड की आवाज में क्लाइंट जवाब देता है, 8,000 पाउंड्स, लेकिन अगर तुम गोल्ड कॉइन्स में पेमेंट करोगी तो डिस्काउंट मिल सकता है। ये सुनकर क्लाइंट ने मन ही मन में राहत की सांस ली। कैटलिया ने 2 सेकंड सोचा और कहा, डील मुझे अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। क्लाइंट ने कहा, नो प्रॉब्लम। और भाई अपर क्लाइंट तो 7वें आसमान पर था। प्रिमिटिव आइलैंड वाले ट्रिप के बाद उसके हाथ क्या क्या नहीं लगा था। एक कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी जो अनमोल है, एक मिस्टिकल आइटम जिसकी कीमत कम से कम 10,000 पाउंड्स थी और अब टोटल 16,000 पाउंड्स का कैश हाथ लगने वाला था। और सबसे बड़ी बात, इस पर कोई टैक्स भी नहीं देना था। वो सोचने लगा, यार ये तो बैंक लूटने से भी ज्यादा तेज तरीका है पैसा कमाने का। काश वो आइलैंड गायब न हुआ होता तो जब भी पैसे खत्म होते एक चक्कर लगाता। खैर क्लाइंट अपनी ही दुनिया में खोया था कि तभी मिस जस्टिस यानी ऑड्रे मिस्टर हैंगमैन से पूछती है, क्या आपके पास इल्यूसियस री चाइम्स ट्री के फ्रूट्स हैं। ऑड्रे को अंदर से पहले से ही लग रहा था कि जवाब हाँ होगा, क्योंकि जिस तरह से द वर्ल्ड एक के बाद एक सीक्वेंस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बेच रहा था, उसे पक्का यकीन था कि हैंग्ड मैन के साथ उसकी कोई प्राइवेट डील जरूर हुई है। उसे हैंग्ड मैन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन दिख रहा था, जिससे उसका शक और भी पक्का हो गया। एल्गर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था कि मुझे फ्रूट मिल गया है। ये सुनते ही ऑड्रे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक्सीलेंट, इसका मतलब था कि उसके हिप्नोटिस्ट बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स अब जमा हो चुके थे। बस उसे अपने साइकियाट्रिस्ट पोशन के पूरी तरह डाइजेस्ट होने का इंतजार करना था। और वो जानती थी कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो इस चेस्टर काउंटी के अमीर लोगों के बीच आंट एगोनी के नाम से फेमस हो गई थी, जहां वो उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। ये काम करते हुए उसे समझ आया कि बाहर से खुश दिखने वाले ये अमीर लोग अंदर से कितने स्ट्रेस में जीते हैं। वो सब एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं। इस रियलाइजेशन ने उसके पोषण को डाइजेस्ट करने स्पीड बहुत बढ़ा दी थी। शायद 2 हफ्तों में वो एक हिप्नोटिस्ट बन जाएगी। उसने एल्गर से पूछा, आपको बदले में क्या चाहिए। एल्गर जो हाल ही में सीक्वेंस 5 बना था और एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम भी लेने वाला था, उसे इस वक्त पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने बिना झिझके कहा, 2,000 पाउंड्स। डील। ऑड्रे ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ये अमाउंट वो खुद ही आसानी से दे सकती थी। ये डील पूरी करके आखिरकार थोड़ी शांति मिली। उसे लग रहा था कि वो टैरो क्लब में सबसे पीछे छूट गई है। सब लोग तरक्की कर रहे थे और वो वहीं की वहीं थी। जैसे ही ये सब चल रहा था, मैडम हर्मिट ने फिर से द वर्ल्ड की तरफ देखा और कहा, मेरे पास उस मिथिकल क्रीचर के ब्लड ड्रॉप का जवाब है। क्लाइंट का इंटरेस्ट तुरंत जाग गया और उसने द वर्ल्ड की आवाज में पूछा, क्या तुम प्राइवेट में बात करना चाहती हो। अगर ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ तो क्लाइंट की तो लॉटरी लग जाएगी। बिना कुछ दिए उसे जवाब मिल जाएगा। लेकिन केटलिया ने चारों तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा, मैं पेमेंट के 2 ऑप्शन दे सकती हूँ। पहला, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड पर एक नजर डालने का मौका। तुम जानते हो कि एम्परर रॉसेल के बनाए इस कार्ड का क्या मतलब है। दूसरा, मैं एक ऐसा तरीका बता सकती हूँ जिससे कोई अपनी वीक स्टेट में भी थोड़ी ताकत वापस पा सकता है। प्लीज ये मैसेज उस एंजल तक पहुंचा दो और पूछो कि क्या वो इस पेमेंट से सेटिस्फाइड है। ये सुनकर क्लाइंट के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि क्वीन मिस्टिक ने अंदाजा लगा लिया है कि ये स्नेक ऑफ फेट के लिए है और दोनों ही ऑफर्स जबरदस्त थे। अगर विल ऑसेप्टिन को गॉड बनने का तरीका नहीं पता तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का ऑफर उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। क्लाइंट ने द वर्ल्ड से कहलवाया, ठीक है, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन होता है तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। तुम्हें क्या चाहिए? कैटलिया ने सावधानी से पूछा। द वर्ल्ड हंसते हुए बोला, मैं क्वीन मिस्टिक से मिलना चाहता हूँ, बस एक छोटा सा काम है। कैटलिया थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मैं कोशिश कर सकती हूँ पर गारंटी नहीं दे सकती। ये सब सुनकर ऑड्रे को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। क्या टैरो क्लब सच में इस लेवल पर पहुंच गया है? कहाँ वो लोग शुरू में सीक्वेंस 9 के पोषण फॉर्मूला एक्सचेंज करते थे और कहाँ आज मिथिकल क्रीचर के ब्लड और कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी की बातें हो रही थीं। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था। ये सब एक सपने जैसा था और उसे लगा कि इस सफर में वो खुद भी बहुत मैच्योर हो गई है। तभी कैटलिया ने द वर्ल्ड को एक और आइटम के बारे में बताया जो उसने ढूंढा था। तुम्हें जो मरॉडर पाथवे का मिस्टिकल आइटम चाहिए था, उसके बारे में कुछ खबर है। उसने एक चिमटी जैसी चीज की इमेज बनाई जो 2 उंगलियों की हड्डियों से बनी लग रही थी। उसने बताया, इसका नाम ब्रोकन फिंगर है। ये तुम्हारी कलाई और उंगलियों को तेज और स्टेबल बनाता है, जिस तुम आसानी से किसी की जेब से सामान चुरा सकते हो। इसका नेगेटिव इफेक्ट यह है कि इसे पहनने वाले को चोरी करने की आदत लग जाती है। कीमत है 500 पाउंड्स। क्लाइंट ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि उसे हेजल वाले मामले को सुलझाने के लिए इसकी जरूरत थी। इसके बाद मीटिंग के फ्री एक्सचेंज सेगमेंट में ऑड्रे ने द वर्ल्ड से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। मैं जानना चाहती हूँ कि मेंटो ऑफ डिसऑर्डर वाला कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया था। अगर ये कोई सीक्रेट है तो तुम जवाब मत देना। वो अपने पिता
अर्ल हॉल को समझाने के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि ब्लैक एम्परर पाथवे का कनेक्शन मिलिट्री और रॉयल फैमिली से हो सकता था। क्लाइन को अंदर ही अंदर हंसी आई और उसने द वर्ड से वो जवाब दिलवाया जो शायद टैरो क्लब के इतिहास का सबसे मजेदार जवाब था। वो एक कर्ली हेयर्ड बबून से मिला है। तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग शुरू होती है और मिस्टर वर्ल्ड यानी हमारा क्लेन अपने यूजुअल डार्क और मिस्टीरियस अंदाज में एक बात कहता है कि इट कम्स फ्रॉम कर्ली हेयर्ड बबून। अब लोएन किंगडम में कर्ली हेयर्ड बबून एक तरह से किसी को बेवकूफ बुलाने का तरीका था, एक मजाक की तरह। तो बेचारी ऑड्रे कंफ्यूज हो जाती है कि मिस्टर वर्ल्ड सच में किसी बबून की बात कर रहा है या किसी ऐसे इंसान की जिसे वो इंसान समझता ही नहीं। लेकिन भाई, मिस्टर वर्ल्ड कहाँ किसी को एक्सप्लेनेशन देता है, वो तो बस चुप हो गया। तो ऑड्रे ने भी सोचा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सच में एक बबून की ही बात हो रही है। मतलब देख रहे हो, मिस्टर वर्ल्ड का स्वैग ही अलग है, हमेशा कम शब्दों में सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इसके बाद बारी आती है ऑड्रे यानी मिस जस्टिस की। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करती है। वो बताती है कि वो एक माइंड ड्रैगन के ट्रेसेस ढूंढ रही थी और एक ऐसी जगह पहुंची थी जहां ड्रैगन्स को पूजने की परंपरा थी। लेकिन उसे पता चला कि वो माइंड ड्रैगन असल में वहां के लोगों के कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। तो सेफ्टी के लिए वो वहां से निकल गई थी। लेकिन अब उसे एक नई खबर मिली थी। उसी एरिया के एक गांव में एक आर्कियोलॉजिकल टीम गई थी और वहां जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। टीम का एक मेंबर रात में अचानक से पागल हो गया और ये पागलपन किसी बीमारी की तरह फैलने लगा। एक एक करके टीम के बाकी मेंबर्स भी पागल होते गए और उन्होंने या तो एक दूसरे को मार डाला या खुद ही सुसाइड कर लिया। एंड में उस टीम का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा। अब सोचो कितना भयानक सीन रहा होगा, एक ऐसी मेंटल इलनेस जो कंटेजियस हो। ये सुनते ही कैटलिया और एल्गर जैसे एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स तुरंत समझ जाते हैं कि ये पक्का उसी माइंड ड्रैगन का काम है। लेकिन ऑड्रे का सवाल ये था कि क्या वो ड्रैगन अब भी उसी रीजन में रहेगा। इस पर एल्गर और कैटलिया दोनों एक साथ कहते हैं नहीं। और यहीं पर मेंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर द फूल यानी क्लेन की, जो इस पूरी सिचुएशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। उसके दिमाग में फौरन एक थ्योरी आती है एंकर। उसे शक होता है कि उस एरिया में ड्रैगन को पूजने की जो परंपरा थी वो असल में उस माइंड ड्रैगन की मेंटल स्टेट को स्टेब रखने के लिए एक एंकर का काम कर रही थी। मतलब जब तक लोग उसे पूजते रहेंगे तब तक वो ड्रैगन पागल होने से बचा रहेगा। और यही वजह कि वो अब किसी नई जगह जाकर वहां के लोगों के सपनों में घुसकर अपने लिए एक नई पूजा की परंपरा शुरू करेगा ताकि उसे एक नया एंकर मिल जाए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा खुलासा था जो आगे की स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। क्लेन द वर्ल्ड के जरिए ये बात टैरो क्लब को बताता है कि ड्रैगन को स्टेबल रहने के लिए उस परंपरा की जरूरत थी। ऑड्रे ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एक फोक ट्रेडिशन किसी ड्रैगन को स्टेबल कैसे कर सकता है। वो मदद के लिए द फूल की तरफ देखती है और तब मिस्टर फूल एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने पूरे क्लब को हिलाकर रख दिया। वो बहुत ही कैजुअल टोन में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अलग अलग गॉड्स अपनी फेथ क्यों फैलाना चाहते हैं? अब सबके दिमाग में तो पहले ही स्टैंडर्ड जवाब आया कि क्योंकि गॉड दुनिया से प्यार करते हैं। लेकिन फिर उन्हें असली चौंकाने वाला जवाब समझ आया, अपनी कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए। ये सुनते ही सब शॉक में चले गए। मतलब भगवान को भी अपनी पूजा की जरूरत है ताकि वो पागल न हो जाए। ये तो उनके पूरे बिलीफ सिस्टम पर एक अटैक जैसा था। फॉर्स जो एक राइटर थी वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी कोई कहानी हो सकती है। एल्गर और कैटलिया जैसे लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या फेथ का रिश्ता सीधे गॉडहुड से है। ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ इविल गॉड्स पर ही नहीं बल्कि 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स पर भी लागू होती थी। सब डर गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस टॉपिक पे और बात करे। और जब सब इस गहरे शौक में डूबे हुए थे तब हैंग्ड मैन ने एक और धमाका किया। उसने पूछा कि क्या वो एक पिक्चर के साथ शेयर कर सकता है जो उसे और मिस्टर वर्ल्ड को एक मिशन के दौरान मिली थी। परमिशन मिलते ही उसने वो पिक्चर सबके सामने दिखाई और भाई वो पिक्चर इतनी डार्क, इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए सबके होश उड़ गए। उस पिक्चर में 3 पावर फिगर्स जिन्हें ऑड्रे ने फौरन पहचान लिया, इटर्नल ब्लेजिंग सन, द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, वो तीनों मिलकर सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर यानी लेजेंडरी एंशिएंट सन गॉड को खा रहे थे। एक क्रिएटर का फीस्ट हो रहा था और खाने वाले वो थे जिन्हें दुनिया पूजती थी। फॉर्स ने डरते डरते उस पिक्चर को एक टाइटल भी दे दिया, द लास्ट सपर। इस पिक्चर का सबसे गहरा असर हुआ डेरिक द सन पर, क्योंकि वो सिटी ऑफ सिल्वर से था जहां लोग हजारों सालों से इसी उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन उनका क्रिएटर वापस आएगा और उन्हें इस अंधेरे से निकालेगा। उनकी किताबों में लिखा था कि गॉड ने किसी वजह से वह छोड़ दिया है और अगर वो माफी मांगेंगे तो गॉड लौट आएंगे। लेकिन ये पिक्चर देखकर डेरिक की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। उसे समझ आ गया कि उनका गॉड कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो तो मर चुया गया था। उसे खारी उम्मीदें, उनकी सारी प्रार्थनाएं सब एक झूठ थी, एक धोखा था। वो बेचारा पूरी तरह से टूट गया था। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा और दुख था। पूरे टैरो क्लब में एक भयानक खामोशी छा गई थी क्योंकि आज उन्होंने कुछ ऐसा देख और सुन लिया जिसने उनके वर्ल्ड के सच को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो भाई, चैप्टर 825 की शुरुआत होती है टैरो क्लब की रेगुलर मीटिंग से और माहौल हमेशा की तरह काफी सीरियस है। सबसे पहले मिस्टर हैंगमैन यानी एल्गर दसन यानी डेरिक से एक सवाल पूछते हैं,
वो पूछते हैं कि सिटी ऑफ सिल्वर में जो इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था उसका क्या हुआ। इस पर डेरिक बेचारा काफी शर्मिंदगी के साथ जवाब देता है, नहीं, कुछ नहीं हो पाया। वो बताता है कि उसे हाल ही में लगातार पेट्रोलिंग मिशंस पर भेजा जा रहा है, इसलिए उसे जांच करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एल्गर को ये सुनकर ज्यादा हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन वो एक बात से कंफ्यूज्ड था। वो डेरिक से पूछता है, तुम अपने कुछ दोस्तों की मदद क्यों नहीं ले लेते? वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपना असली मकसद बताने की जरूरत नहीं है, बस उस बड़े काम को छोटे छोटे मिशंस में बांट दो और अपने दोस्तों को दे दो, ताकि किसी का ज्यादा ध्यान भी ना जाए, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो उन पर कोई जानलेवा खतरा नहीं आएगा। मतलब एल्गर भाई ने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई दमप्रो की तरह। लेकिन भाई, इसके बाद जो डेरिक ने जवाब दिया उसने पूरे माहौल को और भी भारी बना दिया। डेरिक कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है। यार, ये लाइन सुनकर एक पल के लिए तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। यहाँ हमें डेरिक के पास्ट के बारे में थोड़ा पता चलता है। जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे तब उसके काफी दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में उसकी उम्र के ज्यादा लोग थे ही नहीं, तो सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो बहुत लंबे समय के लिए एकदम और चुप रहने वाला बन गया था। और ऊपर से टैरो क्लब का इतना बड़ा सीक्रेट, इस बोझ ने उसे अनजाने में अपने दोस्तों से और भी दूर कर दिया। एल्गर भी डेरिक का जवाब सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने डेरिक को एक रियलिटी चेक दिया, एक तरह का टफ लव। ये अच्छी बात नहीं है, वो तुम अकेले सिटी ऑफ सिल्वर को नहीं बचा सकते। तुम्हें लोगों के एक ग्रुप को यूनाइट करना होगा, ऐसे दोस्त जो मुश्किल समय में तुम्हारी मदद कर सकें। डेरिक हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन इससे उन पर शक किया जाएगा। इस पर एल्गर ने जो जवाब दिया वो एकदम पावरफुल था, शक किया जाना मारे जाने से बेहतर है। एल्गर उसे साफ साफ समझाता है कि सिटी ऑफ और इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है और तुम्हें सोचना होगा कि क्या करना जरूरी है। वो कहता है कि ऐसे बड़े कामों में सैक्रिफाइस तो होते ही हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस। तो क्या तुम चाहते हो कि उनके सैक्रिफाइस बेकार जाएं या उनकी कोई वैल्यू हो? इतना कलगर चुप हो जाता है ताकि डेरिक खुद इस पर सोच विचार कर सके। मतलब उसने एकदम पॉइंट पर सही बात बोलकर डेरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जब ये सीरियस डिस्कशन चल रहा था, क्लाइन जो द वर्ल्ड बनकर सब सुन रहा था, सीन में एंट्री लेता है। वो अपना सिर घुमाकर मिस जस्टिस यानी ऑड्रे की तरफ देखता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो पूछता है, क्या आप कोई सीरियस मेंटल इलनेस का इलाज कर सकती हैं? ये सुनते ही ऑड्रे की आंखें चमक उठती हैं। वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगा कि फाइनली उसे कोई पेशेंट मिलने वाला है जिसकी वो प्रैक्टिस के लिए तलाश कर रही थी। वो जल्दी से जवाब देती है, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर वर्ल्ड, क्या आपके किसी दोस्त को ट्रीटमेंट की जरूरत है? अब यहाँ पर आता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। द वर्ल्ड यानी क्लाइन एक हल्की सी हंसी के साथ धीरे से कहता है, नहीं, इलाज मुझे चाहिए। और बूम, ये सुनते ही उस शानदार पैलेस में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाक में थे। सबके सब शौक लिया। एल्टर फोर्स ये सब जानते थे कि मिस्टर वर्ल्ड एक क्रेजी एडवेंचरर है, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं लगा था कि उसे इतनी सीरियस मेंटल इलनेस है कि वो पूरी तरह से पागल होने की कगार पर है। ये तो स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी कीमत थी। फोर्स तो डर के मारे कांपने लगती है। वो सोचती है कि एक क्रेजी एडवेंचरर से बात करना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन एक पागल से बात करना नामुमकिन है। एमलिन, जिसे थोड़ा बहुत अंदाजा था, वो भी ये सोचकर परेशान हो गया कि क्या मेंटल टेरर कैंडल भी मिस्टर वर्ल्ड का इलाज पूरी तरह से नहीं कर पाई। और डेरिक बेचारा तो बस मिस्टर वर्ल्ड के लिए फिक्रमंद था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ऑड्रे खुद भी हैरान थी, परेशान और सोचकर बोलती है, मिस्टर वर्ल्ड, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो आपको कोई सीरियस मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ एंग्जाइटी और प्रेशर है तो आप खुद को रिलैक्स करके ठीक हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस पर द वर्ल्ड हंसता है और अपना मास्टर प्लान सामने रखता है। वो कहता है, आपको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि जो पुरानी बीमारी थी उसका इलाज हो चुका है। मैं तो बस एक रिजर्वेशन कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में फिर से वैसे ही साइन दिखाई दे तो मैं चाहता हूँ कि मुझे टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये बात थी। ये सुनकर सबको समझ आता है कि मिस्टर वर्ल्ड कितना आगे का सोचते हैं। ऑड्रे को अचानक मिस्टर वेलिए थोड़ी दया महसूस होती है। उसे लगता है कि ये आदमी जो एक हफ्ते में कई सीक्वेंस 5 वालों को मार देता है, जो मिस्टर फूल का इतना पावरफुल ब्लेस्ड है, वो अंदर से कितना अकेला और दर्द में है। ऑड्रे कुछ सेकंड्स सोचने के बाद ईमानदारी से कहती है, अगर आप मेरी पहुंच के अंदर हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर क्लाइन राहत की सांस लेता है और कहता है, ठीक है, जब टाइम आएगा तो आप लोकेशन कंफर्म कर सकती हैं और अपनी आइडेंटिटी न रिवील करने का तरीका भी तैयार रखिएगा। ये सुनते ही और दिमाग में एक फनी सीन बन जाता है। वो सोचती है कि वो और मिस्टर वर्ल्ड 2 अलग अलग कमरों में होंगे, बीच में एक दीवार होगी और वो उनसे बात करके उनका इलाज करेगी। ऐसे में मिस्टर वर्ल्ड को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। और फिर उसके दिमाग में एक और शरारती ख्याल आता है, अगर मैं अवेलेबल नहीं हुई तो मैं सूजी को भेज सकती हूँ। मिस्टर वर्ल्ड को कभी यकीन नहीं होगा कि उनका इलाज एक कुत्ता कर रहा है। ये सोचकर ऑड्रे को इतनी हंसी आती है कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल रोक पाती है। इस मामले को कंफर्म करने के बाद क्लाइन एक और प्रॉब्लम के बारे में सोचता है और द वर्ल्ड बनकर कैटलिया की तरफ देखता है।
वो पूछता है, क्या आप एक्सप्लोसिव्स का एक क्रेट प्रोवाइड कर सकती हैं? उसे यकीन था कि एक पायरेट एडमिरल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैटलिया बिना कोई सवाल पूछे तुरंत जवाब देती है, हाँ कब चाहिए? क्लाइन कहता है, क्रोकन फिंगर के साथ ही भेज देना, कीमत क्या होगी? इस पर कैटली कहती है, उसे ब्रोकन फिंगर की खरीद पर एक फ्रीबी समझ लीजिए। ये सुनकर द फूल क्लाइन मन ही मन खुश हो जाता है। उसे ये डील पसंद आई। इसके बाद फ्री एक्सचेंज का सेगमेंट खत्म होने वाला होता है और आखिर में मिस्टर फूल यानी क्लाइन सबको एक वार्निंग देता है। जो पिक्चर पहले दिखाई गई थी उसके बारे में रियल वर्ल्ड में याद करने या उसे बनाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर सब एकदम सीरियस हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मीटिंग के बाद का। कैटलिया अपने कैप्टन के केबिन में खड़ी है और बहुत बड़े डिलेमा में है। फाइनली वो एक फैसला लेती हैं और अपने फर्स्ट मेट फ्रैंकली के कमरे की तरफ जाती है। फ्रैंकली को उसके अजीब एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बाकी क्रू ने शिप के सबसे निचले केबिन में फेंक दिया था ताकि उसके एक्सपेरिमेंट से कोई खतरा न हो। जब कैटलिया दरवाजा खटखटाती है तो फ्रैंक दरवाजा खोलता है। कैटलिया अंदर झांकती है और देखती है कि एक टेबल पर नीले रंग की मछलियां पड़ी हैं जिनकी आंखों से गेहूं के पौधे उग रहे हैं। ये बहुत ही वियर्ड सीन था। फ्रैंक खुशी खुशी बताता है कि उसने गेहूं, मशरूम और रोज बिशप के सेल्स को मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बिना रोशनी के भी मॉन्स्टर के मांस और खून को एब्जॉर्ब करके उग सकता है। ये सुनकर कैटलिया का दिमाग घूम जाता है और वो पूछती है, क्या ऐसा खाना किसी इंसान के पेट में जाने के बाद उसी का मांस और खून एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा? फ्रैंक ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद कैटलिया हिम्मत करके फ्रैंक से पूछती है, मेरे पास एक चैनल है जिससे मैं एक ड्रूड का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हासिल कर सकती हूँ। क्या तुम्हें चाहिए? आह, बिल्कुल चाहिए। फ्रैंक खुशी से चिल्लाता है, कई बार मेरे आइडियाज को मेरी एबिलिटीज ही लिमिट कर देती हैं। और जैसे ही फ्रैंक ये बोलता है कैटलिया को तुरंत पछतावा होने लगता है, शायद मुझे ये ऑफर नहीं देना चाहिए था। और इसी थॉट के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a whisper